51। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एलकेएम एक्सप्लेन पर स्वागत है। एक सुंदरी अजगर पर सवार होकर चली जाती है। उसकी अलौकिक सुंदरता मेरे हृदय के सरोवर को भर देती है। झाओ शेंग घूरना बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने फिर से ऊपर देखा और उसकी नजरें साफ नम आंखों की एक जोड़ी से मिली। सच कहें तो उसके मन में अभी कुछ विचार और यहाँ तक कि कुछ कल्पनाएं भी आने लगी थी। लेकिन जब उसकी नजर उन चमकदार आंखों पर पड़ी तो उसके सारे छोटे-छोटे विचार पल भर में गायब हो गए। क्योंकि उसने उन निर्मल चमकदार आंखों के भीतर एक भयानक तलवार जैसी ऊर्जा को बहते हुए देखा, जो सतह पर शांत प्रतीत होती थी, लेकिन भीतर एक भयावह शक्ति को समेटे हुए थी। झाओ शेंग तुरंत खड़े हो गए, अपना हाथ माथे पर रखकर गहराई से झुककर दाव के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। मैं आपके जीवनरक्षक अनुग्रह को कभी नहीं भूलूंगा। झाओ शेंग, क्या मैं आपका आदरणीय नाम जान सकता हूं, वरिष्ठ? झाओ शेंग का लहजा कुछ हद तक रूखा था, लेकिन उनके सामने बैठे व्यक्ति को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने शांत भाव से जवाब दिया, बैंगनी सूरज और भी ठंडा चमकता है। झाओ शेंग ने अपनी स्मृति को अच्छी तरह खंगाला, लेकिन उसे जियान संप्रदाय नहीं मिला। गोल्डन कोर में यूए किन्हान का नाम अमर गुरु में मिलता है। जियान संप्रदाय को स्वर्णिम कोर वाली महिला साधिका कब मिली? झाओ शेंग ने मन ही मन उस नाम को 2 बार दोहराया और सोचने लगा कि आगे क्या करना है। महिला साधिका ने सबसे पहले दाव से पूछा, क्या आपने बाहर औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों में खेती की थी? ये सुनकर झाओ शेंग चौंक गया और फिर कुछ देर सोचने के बाद उसे तुरंत एक अनहोनी का आभास हुआ। उसने झट से ऊपर देखा, लेकिन अपनी सुविधाजनक स्थिति से उसने अचानक यूए किन्हान की गोरी गर्दन और मोहक कॉलरबोन देखी। उसकी रेड रंग की त्वचा पतले जालीदार कपड़े से चमक रही थी, जिससे एक चकाचौंध भरी रोशनी परावर्तित हो रही थी। ये तो वाकई बेहद दिलचस्प है, लेकिन झाओ शेंग ने तुरंत नजरें फेर ली, क्योंकि वह उस खूबसूरत महिला का अनादर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये कहना जरूरी है कि अपने पूरे जीवनकाल में झाओ शेंग ने यूए किन्हान जैसी असाधारण सुंदरता कभी नहीं देखी थी। उसे असाधारण रूप से सुंदर नहीं माना जा सकता था, लेकिन एक महिला साधिका के रूप में उसके गुण ऐसे थे जो उसने अपने 3 जन्मों में कभी नहीं देखे थे, मानो कोई परी पृथ्वी पर अवतरित हुई हो। झाओ शेंग ने उस विचार को जबरदस्ती दबा दिया और दाव को आदरपूर्वक से हिलाकर कहा, मास्टर यू, वो औषधीय क्षेत्र वास्तव में जूनियर द्वारा खोला गया था। ये सुनकर यूए किन्हान ने तुरंत कहा, बहुत अच्छा, मुझे वह जेड लटरी चाहिए। आपकी क्या आवश्यकताएं हैं? बेझिझक पूछें। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, झाओ शेंग ने मन ही मन सोचा। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है और फिर एक कदम में शक्ति उस पर हावी हो गई। मेरी आंखों के सामने का दृश्य अचानक धुंधला हो गया और मुझे हल्का सा चक्कर भी आने लगा। जब झाओ शेंग ने संभलकर अपना संतुलन वापस पाया तो उसने खुद को औषधीय क्षेत्र के किनारे पर पाया। जैसे ही उसे होश आया, उसने अपने सामने का दृश्य देखा और तुरंत चौंक गया। मूल ढलान का बड़ा हिस्सा ढह गया था, जिससे केवल औषधीय जड़ी बूटियों का खेत और पहाड़ की दीवार के पास का एक छोटा सा क्षेत्र ही बरकरार रह गया था। इसके अलावा झाओ शेंग ने चट्टान के बाहर बादलों में कमजोर रूप से तैरते हुए उच्च स्तरीय बादल ड्रैगन को भी देखा, जिसका शरीर गहरे घावों से ढका हुआ था, जिससे हड्डियां दिखाई दे रही थी, जिनसे तेज तलवार की शक्ति निकल रही थी, जो बादल ड्रैगन के स्वयं को ठीक करने में बाधा डाल रही थी। लेकिन बादल का अजगर भागने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उसी क्षण एक ड्रैगन रिंग जो चकाचौंध भरी बिजली से चमक रही थी, उसके गले में डाल दी गई। ये स्पष्ट था कि यूए किन्हान ने इसे वश में कर लिया था। झाओ शेंग ने उस पर केवल एक बार नजर डाली और फिर आगे देखने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि बादल का अजगर अपना क्रोध उस पर निकालेगा। उसका छोटा सा शरीर क्लाउड ड्रैगन के प्रकोप का सामना करने में असमर्थ था। झाओ शेंग ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन फिर वह खूबसूरत नजारे की ओर आकर्षित हो गया। उसके सामने यूए किन्हान, जिसकी स्कर्ट लहरा रही थी, बादलों और धुंध से घिरी हुई, कोहरे के अंतहीन सागर की ओर पीठ करके खड़ी थी। उसका शरीर इंद्रधनुषी प्रकाश से जगमगा रहा था, मानो वह कोई दिव्य प्राणी हो। उसी क्षण झाओ शेंग को अचानक एहसास हुआ कि वह अपने जीवन भर अपने सामने के इस दृश्य को शायद कभी नहीं भूल पाएगा। उसने अपने दिल की उथल-पुथल को छुपाने के लिए अपनी पलकें झुका ली और फिर दाव से कहा, अमर गुरु, यदि आपको ये पसंद है तो कृपया इसे स्वीकार कर लें। मेरे जीवन को बचाने की इस महान कृपा के आगे बाहरी चीजें कुछ भी नहीं है। इस समय यूए किन्हान के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान कौंध गई, लेकिन वह तुरंत ही अपने ठंडे और उदासीन भाव में लौट आए। उसने अपना सिर हिलाया, उसके बालों में लगा जैक का मनका थोड़ा सा हिल रहा था। कर्मा, मैं कभी किसी की ऋणी नहीं हूं। यूए किन्हान हृदय तलवार शैली का एक तलवार साधक है और उसकी मानसिक स्थिति तलवार और हृदय के बीच पूर्ण स्पष्टता के स्तर तक पहुंच चुकी है। एक प्राचीन प्रख्यात भिक्षु ने एक बार 4 पंक्तियों के ये सूत्र छोड़े थे, शरीर एक बोधि वृक्ष है, मन एक चमकदार दर्पण है, इसे लगातार साफ करते रहो, कहीं ऐसा न हो कि यह धूल से ढक जाए। हालांकि यह कहावत बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी कोई उम्मीद करेगा, फिर भी यह कुछ हद तक सही अर्थ प्रकट करती है। हृदय तलवार शैली के तलवार साधक के लिए कर्म धूल के समान है। केवल धूल से अछूती तलवार ही शाश्वत बंधनों को तोड़ सकती है। कर्मों का नाश करो, सांसारिक बंधनों को तोड़ो। ये 6 शब्द यूए किन्हान और अन्य तलवार साधकों का वर्णन करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। झाओ शेंग, जाहिर है दाव यूए के हृदय स्वभाव से अनभिज्ञ था, उसने इसे महज एक विनम्र टिप्पणी मान लिया था। लेकिन यूए किन्हान की निर्मल चमकदार आंखों को देखकर झाओ शेंग चुप हो गया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और कुछ देर तक सोचता रहा। उसने अपना सिर फिर उठाया और हिलाते हुए दाव से अत्यंत ईमानदारी से कहा, मैं बहुत लालची व्यक्ति हूं। मैं बहुत सी चीजें चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि दाव वास्तव में अभी क्या चाहता है। यदि अमर गुरु लोगों को कर्म का ऋणी रखना पसंद नहीं करते, तो बस कुछ खजाने ही इनाम के रूप में दे दो। जब तक अमर गुरु को लगता है कि हमारा हिसाब बराबर हो गया है, तब तक ठीक है। ये सब सुनने के बाद यूए किन्हान की चमकदार आंखों में आखिरकार एक हल्की सी हलचल दिखाई दी। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और पहली बार उसने सीधे अपने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। दाव, तुम बहुत ईमानदार हो। इस तरह का स्वभाव तलवार साधना के लिए बहुत उपयुक्त है। भविष्य में तलवार साधना क्यों नहीं अपना लेते? उदाहरण चिन्ह कुआं। ये सुनकर झाओ शेंग स्तब्ध रह गया। क्या इसका मतलब यह है कि वे उसे अपना प्रशिक्षु बनाना चाहते हैं? लेकिन दूसरे व्यक्ति के चेहरे के भाव देखकर झाओ शेंग ने तुरंत उस विचार को त्याग दिया। ये स्पष्ट है कि इस गोल्डन कोर्स वॉर कल्टीवेटर का शिष्यों को लेने का कोई इरादा नहीं है। बात बस इतनी सी है कि उसका हृदय स्वभाव तलवार की तरह तेज है, निर्मल और शुद्ध, और वह जो मन में आता है वही कह देती है। कुछ देर सोचने के बाद झाओ शेंग ने अपना सिर हिलाया। जूनियर को भी तलवारें पसंद है, लेकिन उसका तलवारबाज बनने का कोई इरादा नहीं है। अफसोस की बात है। यूए किन्हान ने अपनी बात समाप्त करने के बाद अपनी स्कर्ट के किनारे से जैद तलवार का लटकन उतारा और उसे झाओ शेंग को देते हुए कहा, मेरे पास अभी कोई उपयुक्त खजाना नहीं है। इसे एक प्रतीक समझो। जब तुम भविष्य में अपनी असली इच्छा तय कर लो तो इसे जियान संप्रदाय में ले जाकर मुझसे मिल लेना। झाओ शेंग ने जैद तलवार स्वीकार की और दाव को धन्यवाद देने के लिए गहराई से झुककर प्रणाम किया। इस स्मृति चिन्ह को प्रदान करने के लिए धन्यवाद अमर गुरु। जूनियर इसे याद रखेगा। यूए किन्हान ने झटपट जैद लटरी को मिट्टी समेत उखाड़ दिया। ये सब करने के बाद उसने धीरे से कहा, आपकी पवित्र भूमि बहुत दुर्लभ है, इसे उजागर न करने का ध्यान रखें। इसके अलावा तियानजू पर्वत अशांति का केंद्र बन गया है। जल्द ही विभिन्न गुटों के गोल्डन कोर के और भी सदस्य यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ फिर से अराजकता फैलने की संभावना है। आपको मेरे साथ चलना चाहिए। ये सुनकर झाओ शेंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दांत पीसते हुए बोला, जूनियर को अमर गुरु की कृपा का आभार है। हालांकि जूनियर का भी कुछ काम अधूरा है और वह अभी बाहर जाने का इरादा नहीं रखता। शीतलहर आने पर तियानजू एक पर्वत श्रृंखला पर चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हम अभी बाहर जाते हैं तो पहाड़ों में वापस जाने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, और जब आप आएंगे तो शायद यह उतना सुगम न हो जितना इस बार था। झाओ शेंग अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने ये सोचकर दांव लगाया कि तियानजू पर्वत इतना विशाल है कि कोई भी इस जगह की खोज नहीं कर पाएगा। उसके शर्त जीतने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि वह पहाड़ी वास्तव में बेहद छिपी हुई है, अन्यथा सैकड़ों वर्षों तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता। चूंकि ऐसा है तो बेहतर होगा कि आप अपना ध्यान रखें। यूए किन्हान के बोलने के बाद वह जाने की तैयारी करने लगी। हालांकि जाने से पहले उसने अचानक कुछ फेंका और दाव से कहा, चूंकि तुम्हें भी तलवारें पसंद हैं, तो भविष्य में तुम इसका और अधिक अध्ययन कर सकते हो। झाओ शेंग ने उड़ती हुई वस्तु को पकड़ा और देखा कि वह एक चमकदार मोती थी। मोती के अंदर तलवार पकड़े हुए एक आकृति चमकी और उसकी सतह से तलवार की शक्ति का अंश निकल रहा था। जब झाओ शेंग जैद मनके का अवलोकन कर रहा था, तभी यूए किन्हान ने बड़ी ही खूबसूरती से बादल ड्रैगन के सिर पर उड़ान भरी और अपना जैद हाथ ड्रैगन के सींग पर रख दिया। ओह, आकाश को कंपा देने वाली एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ बादल के अजगर के नीचे अचानक कोहरे का एक विशाल विस्तार उठ खड़ा हुआ। जैसे ही बादल ऊपर उठे, ड्रैगन और महिला साधिका ने सहजता से आकाश में उड़ान भरी। पलक झपकते ही वह कोहरे के असीम सागर में गायब हो गया। ये तो सचमुच एक सच्चा किसान है। झाओ शेंग को गहराई से महसूस हुआ कि केवल यूए किन्हान जैसा व्यक्ति जो तलवार पर सवार अजगर की सवारी करता था और अमर के समान अलौकिक था, वही व्यक्ति था जिसके जैसा बनने का उसे प्रयास करना चाहिए। वे वो और चेन जिचुआन जैसे लोग तुच्छ बदमाश हैं जिन्होंने साधकों की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि मैं कब ऐसे मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। झाओ शेंग ने आकाश की ओर देखा और आह भरी और आरोहण के लिए आगे आने वाले कठिन और लंबे मार्ग पर शोक व्यक्त किया। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने अचानक एक लंबी आह भरी और आह पूरी होने से पहले ही वह जोर से हंस पड़ा।
हंसी के बीच ड्रैगन को वश में करने के लिए तलवार चलाने वाली अलौकिक महिला साधिका एक में परिवर्तित हो गई। मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश स्तंभ उसके लिए पार करने के लिए है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तब तक मेरी प्रेमिका वही होगी। 10,000 वर्षों के जीवन के बाद भी कोई मर नहीं सकता। 100 कष्टों के बाद व्यक्ति सच्चे ड्रैगन में परिवर्तित हो जाता है। सुंदरता के चले जाने के बाद झाओ शेंग अपनी गुफा में लौटने के लिए मुड़ गया। तभी अचानक वह आश्चर्य से चिल्लाया और तेजी से गुफा के बगल में स्थित एक पत्थर की दीवार की ओर चल पड़ा। झाओ शेंग ने अपना दाहिना हाथ पत्थर की दीवार की दरार में डाला और जोर से खींचा, जिससे एक विशाल पैर का पंजा बाहर निकला जो चाकू जैसा था। पंजे का निचला आधा हिस्सा खून से लथपथ मांस के एक टुकड़े से जुड़ा हुआ था, जिस पर दो फटी हुई पपड़ियां अभी भी लगी हुई थी। हालांकि पैर के अंगूठे के पंजे का ऊपरी आधा हिस्सा एक नुकीला पंजा होता है, जिसकी लंबाई व्यक्ति की आधी ऊंचाई के बराबर होती है, चाकू की तरह। कहने की जरूरत नहीं, ये चीज उस दुर्भाग्यपूर्ण बादल ड्रैगन द्वारा पीछे छोड़ दी गई थी। झाओ शेंग ने अपने पैर की उंगलियां ऊपर उठाई और चारों ओर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि यूं जियाओ वास्तव में काफी सारी अच्छी चीजें पीछे छोड़ गई थी। ढलानों और आसपास की पर्वतीय दीवारों पर गाढ़ा गहरा लाल और सुगंधित ड्रैगन लगे धब्बे देखे जा सकते हैं। पर्वत की दरारों और ढलानों पर मौजूद चट्टानों के बीच अलग अलग आकार के अजगर के मांस और रक्त के छोटे छोटे टुकड़े लटकते हुए पाए जाते हैं। साथ ही कभी कभी टूटे हुए या साबुत अजगर के शव भी मिलते हैं। ये देखकर झाओ शेंग अत्यंत प्रसन्न हुआ। सबसे बेहतरीन वास्तविक ड्रैगन प्रजातियों में से एक होने के नाते दाओ जियाओ ड्रैगन सिर से लेकर पैर तक एक अनमोल खजाना है। ड्रैगन का आंतरिक भाग उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पदार्थ है, जिसका उपयोग स्वर्ण कोट बनाने में किया जाता है। इसके मांस और रक्त का उपयोग रसायन शास्त्र, सार, रक्त शोधन आदि में किया जा सकता है। इसके शल्क, पंजे और हड्डियां कलाकृतियों के निर्माण में उपयोगी होती हैं। यहाँ तक कि ड्रैगन के गोबर का उपयोग निम्न श्रेणी के याव जीवों को डराने के लिए भी किया जा सकता है। गोल्डन कोस्ट स्तर के ड्रैगन से गिरे मांस और शल्कों का मूल्य स्वतः स्पष्ट है। झाओ शेंग ने दिन का अधिकांश समय ढलान और आसपास की पहाड़ी दीवारों की सफाई में बिताया। क्योंकि वहां कोई उपयुक्त पात्र नहीं थे, इसलिए उसने अजगर के असली खून और मांस और शल्कों के टुकड़ों को अलग अलग रखने के लिए पत्थर से 2 बड़े बर्तन तराश दिए। पैर की उंगलियों और नाखूनों के लिए झाओ शेंग ने जादुई कलाकृति उड़ने वाली तलवार का उपयोग करते हुए लगभग आधे घंटे तक सावधानीपूर्वक काटकर नाखूनों को नीचे जुड़ी हड्डी और मांस से अलग किया। केवल 4 फुट लंबा अजगर का पंजा ही बचा था, जो स्टोरेज पाउच में मुश्किल से समा पा रहा था। 2 बड़े बर्तनों को गुफा में ले जाकर छिपाने के बाद झाओ शेंग की चोटें, जिन्हें वह दबा रहा था, आखिरकार फिर से उभर आईं। उसके चेहरे के भाव बदल गए। गुफा के प्रवेश द्वार को जैसे तैसे बंद करने के बाद उसने तुरंत एक औषधीय गोली निगल ली, फिर पालथी मारकर बैठ गया और अपने आंतरिक अंगों में पड़ी दरारों को धीरे-धीरे ठीक करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने लगा। समय बहुत जल्दी बीत जाता है और 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। इस समय तियांजू पर्वत दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है। बार-बार शीतलहरें चल रही हैं, जिससे अनगिनत जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले लोग कड़वी शिकायतें कर रहे हैं और उनके पास अगले साल बर्फ पिघलने का इंतजार करने के लिए पहाड़ से जल्दी नीचे उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। परिणाम स्वरूप तियांजू पर्वत शांत हो गया और बादलों के सागर की पहली और दूसरी परतों के बीच का क्षेत्र लगभग सुनसान हो गया। इसके विपरीत त्रिविध बादल सागर के ऊपर का क्षेत्र काफी जीवंत है। समय-समय पर गोल्डन कोर के सदस्यों को देखा जा सकता है। अमर गुरु या तो जादुई खजाने पर सवार हो सकते हैं, किसी जानवर की सवारी कर सकते हैं, या बस बादल वाली नाव से तियांजू पर्वत तक जा सकते हैं। जैसे ही अमर गुरु पहुंचे, वे सीधे त्रिविध बादल सागर में उड़ गए। कुछ लोग स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए डोंगटियन शहर में अपने परिचितों से मिलने भी गए और पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही वे एक रहस्यमय स्थान के लिए रवाना हुए। झाओ शेंग बाहरी दुनिया की हलचल से पूरी तरह अनभिज्ञ था और उस पर ध्यान देने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। सुरंग के अंदर झाओ शेंग ने अपनी कुल्हाड़ी चलाई और एक ही झटके में एक पत्थर को काट डाला। वो उस समय बड़े उत्साह से काम कर रहा था। 20 दिन पहले जब उनके आंतरिक अंग पूरी तरह से ठीक हो गए थे, तब से झाओ शेंग ने अपनी अधिकांश ऊर्जा उस मार्ग की खुदाई में लगा दी है। आधे महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद कॉल का समय 2 गुने से भी अधिक हो गया है। इसी बीच आसपास के क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता भी खतरनाक दर से बढ़ रही है, जो ड्रैगन काप झील की तुलना में कहीं अधिक है। आध्यात्मिक शिरा का उच्चतम स्तर। पिछले 2 दिनों से झाओ शेंग को एक स्पष्ट पूर्वाभास हो रहा है कि सुरंग की खुदाई होने वाली है। लगभग 2 घंटे बाद झाओ शेंग ने अपनी कुल्हाड़ी से पत्थर की दीवार पर प्रहार किया। अचानक उसे अपने हाथ में हल्कापन महसूस हुआ। नीचे देखने पर उसने पाया कि कुल्हाड़ी का अधिकांश भाग एक गहरे गड्ढे में धंसा हुआ था। हाँ, आखिरकार कनेक्शन हो ही गया। बेहद प्रसन्न होकर झाओ शेंग ने झटपट अपनी कुल्हाड़ी निकाली और 10 से अधिक बार छेनी से खोदकर अपने सामने के छेद को इतना बड़ा कर दिया कि उसमें एक व्यक्ति प्रवेश कर सके। अपने सामने मौजूद अंधेरी और अज्ञात गुफा को देखते हुए झाओ शेंग ने पत्थर की दीवार से प्रकाश का गोला उठाया और उसे गुफा में फेंक दिया। जैसे ही प्रकाश का गोला अंदर उतरा, झाओ शेंग उसकी रोशनी से गुफा के दृश्य को देख सका। उन्हें आश्चर्य हुआ कि गुफा काफी विशाल थी, जिसका व्यास 3 झांग लगभग 10 मीटर से अधिक था। पेड़ों की जड़ों से बनी दरारों को छोड़कर आसपास की चट्टानी दीवारें बहुत चिकनी हैं, जिससे यह एक गोलाकार सुरंग की तरह दिखती है, जिसमें से एक भारी ट्रक आसानी से गुजर सकता है। ये है। इस विचित्र घटना को देखकर झाओ शेंग ने धीरे-धीरे अपनी भौहें सिकुड़ी और अचानक डोंगटियन शहर में प्रचलित एक गुप्त कहानी उसके दिमाग में आ गई। केचुआ राजा का नाम ड्रैगन है। सबसे बड़े केचुए पहाड़ों के समान राजसी होते हैं और उनकी आत्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। वे 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं और अमर होते हैं। 100 युगों के बाद वे एक सच्चे ड्रैगन में रूपांतरित हो जाते हैं। झाओ शेंग ने मन ही मन बुदबुदाया, क्या इस सुरंग को किसी अजगर ने पहाड़ को काटकर बनाया होगा? उनका मानना नहीं है कि सुरंग का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ था। इसके अलावा ड्रैगन माउंटेन के अलावा झाओ शेंग किसी अन्य शक्तिशाली या जानवर के बारे में नहीं सोच सकता था जो 200 फीट से अधिक गहरे पहाड़ को स्वतंत्र रूप से पार कर सके और इतनी विशाल सुरंग खोद सके। कुछ देर बाद झाओ शेंग असामान्य रूप से सतर्क भाव से धीरे-धीरे सुरंग में चलने लगा। वह पूर्णतः हथियारों से लैस था। उसके दाहिने हाथ में एक छोटा दिव्य ताबीज और बाएं हाथ में एक हल्का हरा तीर था। उसके सामने पानी से घिरी 3 ढालें तैर रही थी और वह सुनहरे कवच की 2 परतों से भी ढका हुआ था। ये सुरंग पूरी तरह से क्षैतिज नहीं है, बल्कि 30 डिग्री के कोण पर नीचे की ओर झुकी हुई है। इस बिंदु पर उन्होंने पाया कि रहस्यमय पेड़ की जड़ ही मार्गदर्शक थी। यह न केवल सुरंग के साथ-साथ बढ़ती थी, बल्कि इसकी दिशा भी आध्यात्मिक नस की दिशा के अनुरूप थी। लगभग 3 या 4 मील चलने के बाद झाओ शेंग को अचानक अपने सामने एक खुला रास्ता दिखाई दिया और अचानक उसके सामने एक भूमिगत गुफा प्रकट हो गई। ये गुफा कई दर्जन एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और इसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता इतनी अधिक है जितनी उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। ये निश्चित है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की यह सांद्रता किसी भी तरह से द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक शिरा की सांद्रता से कमतर नहीं है। हालांकि झाओ शेंग का ध्यान इस पर नहीं था। जो कुछ उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। उस विशाल गुफा के अंदर अजगर जैसी अनगिनत वृक्षों की जड़ें पत्थर की दीवारों को तोड़कर चारों दिशाओं से घनी रूप से नीचे लटक रही थी। गुफा के केंद्र में स्थित एक विशाल कुंडलित सर्पनुमा प्राणी के शरीर में पेड़ की सभी जड़ें घुसी हुई थी। इससे पहले उसने जिस गोल्डन कोट क्लाउड ड्रैगन को देखा था, उसे पहले से ही एक विशालकाय प्राणी माना जाता था, लेकिन उसके सामने मौजूद उस दैत्य की तुलना में वह एक छोटी सी मछली जैसा था। जैसे ही झाओ शेंग ने इसे देखा, उसे 100% यकीन हो गया कि यह विशालकाय प्राणी वास्तव में माउंटेन ड्रैगन ही है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह अनगिनत गुना बड़े आकार के केंचुए जैसा दिखता है, और न ही इसलिए कि आप इसके शरीर के अंदर और बाहर बिल बनाते हुए केंचुओं के झुंड देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्लाउड ड्रैगन के समान ही एक आभा बिखेरता है, ठीक ड्रैगन की शक्ति की तरह। भले ही ड्रैगन पर्वत अनगिनत वर्षों से निर्जीव था, लेकिन उच्चतर ड्रैगन प्राणियों के लिए अद्वितीय प्राकृतिक दबाव कभी कम नहीं हुआ था और अभी लगातार उसके मन को विस्मित करता रहता था। झाओ शेंग ने अपने रास्ते में आ रही वृक्ष की जड़ों को हटाते हुए धीरे-धीरे ड्रैगन पर्वत की ओर चलना शुरू किया। जैसे-जैसे वह करीब आता गया, पर्वतीय ड्रैगन के विशाल रूप को देखकर वह और भी विस्मित होता गया। वह गहरे भाव विभोर भी हुआ और इस बात पर शोक व्यक्त करने लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त पर्वतीय ड्रैगन जैसा शक्तिशाली प्राणी भी ड्रैगन बनने की विपत्ति को पार नहीं कर सका। 1000 वर्षों के बाद भी वह नहीं मरेगा। 100 युगों के बाद वह सच्चे ड्रैगन में रूपांतरित हो जाएगा। अब धूल और पत्थरों में तब्दील हो चुके पर्वत ड्रैगन के अवशेषों को निहारते हुए झाओ शेंग के चेहरे पर खेत के भाव थे। उनकी अंतिम लगभग सुनाई न देने वाली आवाज में बुदबुदाहट सुनाई दी। तुम किस विपत्ति में मरे? पहाड़ों में कोई कैलेंडर नहीं होता और साल ये जाने बिना ही खत्म हो जाता है कि सर्दी कब खत्म हुई। शीतलहर के कारण पर्वत श्रृंखला के बंद होने के बाद से तियांजू पर्वत पर तापमान दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कोहरे से ढके पहाड़ के छायादार हिस्से में अक्सर आकाश से बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। ठंडी हवा इन बर्फ के टुकड़ों को पहाड़ की दीवारों पर उड़ा ले जाती है और समय के साथ तियांजू पर्वत बर्फ से ढक गया है। ड्रैगन गुफा के अंदर पालथी मारकर बैठे झाओ शेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहें निराशा से भरी हुई थी। उसने अपने पीछे पड़े ड्रैगन के अवशेषों पर कई बार मुक्का मारा, फिर अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ। किसी खजाने के पहाड़ में प्रवेश करके खाली हाथ लौटना कैसा लगता है? अब उसे सच में इसका एहसास हो रहा है। मिंगशान पर्वत पर स्थित ड्रैगन गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता बहुत अधिक है, लेकिन ऐसा क्यों है? उफ, ये सब पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे क्यों है? झाओ शेंग ने निराशा में चिल्लाते हुए कहा। जब आप लंबे समय तक अकेले रहते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोना आसान हो जाता है। झाओ शेंग क्यों लगभग आपा हो बैठा। उसने अपने थैले से ड्रैगन क्लॉ ब्लेड निकाला और माउंटेन ड्रैगन के अवशेषों पर बेतहाशा वार करने लगा।
अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद झाओ शेंग ने अपना नुकीला चाकू एक तरफ रख दिया, आगे बढ़ा, नीचे झुका और अपने द्वारा काटे गए अवशेषों और मिट्टी के टुकड़ों को इकट्ठा करके एक ढेर बना लिया। फिर उन्हें पास ही रखे एक पत्थर के बर्तन में रख दिया। असंख्य वर्षों बाद इस पर्वतीय ड्रैगन के अवशेष मिट्टी और पत्थर में परिवर्तित हो गए हैं और अपनी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति खो चुके हैं। लेकिन झाओ शेंग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इन मिट्टी और पत्थरों का उपयोग वास्तव में औषधीय मिट्टी के रूप में किया जा सकता है। हालांकि ये औषधीय कीचड़ जितनी अच्छी तो नहीं थी, फिर भी आध्यात्मिक मिट्टी के समान ही थी। इसलिए खेती में बार-बार असफल हो चुके झाओ शेंग ने औषधीय जड़ी बूटियों की खेती का अंशकालिक काम शुरू कर दिया और प्रतिदिन औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों में काफी समय बिताने लगे। मिट्टी को ढीला करना, पानी देना, औषधीय मिट्टी फैलाना, केंचुओं को दूसरी जगह ले जाना, झाओ शेंग ने वह सब कुछ किया जो वह सोच सकता था। और क्या, शीतलहर के कारण पहाड़ अवरुद्ध हो जाने और साधना करने में असमर्थ होने के कारण उसे कुछ न कुछ काम ढूंढना ही पड़ा। क्या आप प्रतीक बना रहे हैं? वह ऐसा करना चाहता था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने इसकी अनुमति नहीं दी। पहाड़ों में प्रवेश करने से पहले उसने जो थोड़ी बहुत शराब की गोलियां बचाकर रखी थी, वह उसने 1 महीने पहले ही सारी खा ली थी। लेकिन ये कठिन समय आखिरकार समाप्त हो रहा है। झाओ शेंग ने अनुमान लगाया कि पहाड़ों की बर्फ पिघलने और उनके फिर से खुलने का समय अब दूर नहीं है। 2 सप्ताह बाद ढलान के किनारे पर झाओ शेंग एक उभरी हुई चट्टान पर खड़ा था। कोहरे में बर्फ के आखिरी टुकड़े को धीरे-धीरे पिघलते हुए देख रहा था और अंततः उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वापस मुड़कर और पहाड़ की दीवार में बनी गुफा को मलबे से बंद करने के बाद झाओ शेंग तुरंत पहाड़ से बाहर निकलने के लिए निकल पड़ा। 20 दिन बाद जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही डोंटियन शहर के द्वार पर मौजूद था। इस समय झाओ शेंग ने गहरे नीले रंग का चोला पहना हुआ था, जिस पर एक भी सिलवट नहीं थी। वह एक नौसिखिया साधक जैसा दिख रहा था। उसके चेहरे पर तियांजु पर्वत से उतरने का कोई संकेत नहीं था। स्थिरता को हमेशा सर्वोपरि प्राथमिकता मिलनी चाहिए। झाओ शेंग अपने कपड़ों और मेकअप की वजह से डोंटियन शहर के तेज नजर वाले अनुभवी लोगों को अपनी असलियत का पता नहीं चलने देना चाहता था। शहर में प्रवेश कर चुकाने के बाद झाओ शेंग ने सफलतापूर्वक डोंटियन शहर में प्रवेश किया। जैसे ही वह शहर के द्वार से अंदर आया, वह रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था कि तभी अचानक एक अस्त-व्यस्त आकृति उसके पास दौड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। चाचा जी, आप आखिरकार वापस आ गए। मैं बहुत डर गई थी। हे पूर्वज ज़ो, मेरी रक्षा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सुनकर झाओ शेंग ने तुरंत अपनी मन साधना तकनीक को समाप्त कर दिया और करीब से देखने पर उसे पता चला कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि झाओ योंगबू था। योंगबू, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। तुम्हें क्या हुआ? झाओ शेंग ने थोड़ी हैरानी के साथ दाव से पूछा। ये सुनकर झाओ योंगबू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ चारों ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, चाचा जी, यहाँ बात करना ठीक नहीं है। चलिए पहले घर जाकर बात करते हैं। झाओ शेंग ने सिर हिलाया और फिर झाओ योंगबू के पीछे-पीछे डोंटियन शहर के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। 7 दिन बाद डोंटियन शहर के बाहर एक किराए के आंगन में झाओ शेंग ने एक शांत कमरे में अपनी आंखें खोली और ऊर्जा की एक लंबी सफेद धारा बाहर निकाली। उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का भंवर एक बार फिर फैल गया। वह अभी रिफाइनिंग के चौथे स्तर पर पहुंचा है। झाओ शेंग आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तियांजु पर्वत पर जीवन मरण के उसके अनुभव से उसे क्यों शोधन के तीसरे और चौथे स्तर के बीच की बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। हालांकि यह बाधा शोधन चरण में केवल एक छोटी सी अड़चन है, लेकिन साधक इसे अधिकतम कुछ वर्षों में पार कर सकते हैं। लेकिन यह मत भूलिए कि झाओ शेंग कम योग्यता वाले 4 आध्यात्मिक मूल का उपयोग करता है और उसकी साधना 3 आध्यात्मिक मूल वाले की तुलना में बहुत धीमी है। इस सफलता ने उनके कम से कम 3 साल बचा लिए। रीम की इस सफलता ने झाओ शेंग को बहुत खुश कर दिया, जिससे परिवार को लेकर उनकी चिंताएं स्थायी रूप से दब गईं। 7 दिन पहले उन्हें झाओ योंगबू से पता चला कि डोंटियन शहर में संपत्तियों की बिक्री के बाद से झाओ परिवार की दोनों शाखाओं के बीच संबंध जो धीरे-धीरे सहज हो रहे थे, अचानक तनावपूर्ण हो गए हैं। विशेष रूप से दूसरी पत्नी का मानना था कि उसे जियांग संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उसने पहली पत्नी के विरोध की अनदेखी की और परिवार की संपत्ति को और भी निर्दयता से लूटना शुरू कर दिया। दूसरी पत्नी का ये कदम ऊपरी तौर पर ड्रैगन काप झील के पट्टे के नवीनीकरण के लिए था, लेकिन कौन जानता है कि दाव वास्तव में क्या कर रहा था। संघर्ष अपरिहार्य प्रतीत होने के साथ झाओ परिवार की दोनों शाखाओं ने महसूस किया कि नामात्र के परिवार के मुखिया झाओ शेंग अचानक महत्वपूर्ण हो गए थे। दुर्भाग्यवश झाओ शेंग बाहर थे और उस समय तक वापस नहीं लौटे थे। इससे बड़े बेटे के परिवार के लोग बहुत चिंतित हो गए। अगर झाओ शेंग वापस नहीं लौटा है तो वे परिवार के मुखिया के नाम का इस्तेमाल करके दूसरी शाखा की मूर्खतापूर्ण कार्रवाइयों को कैसे रोक सकते हैं। हालांकि मुख्य शाखा के वरिष्ठों को कभी उम्मीद नहीं थी कि झाओ शेंग उनके आदेशों का पालन करेगा। वास्तव में क्या वह वापस लौटेगा भी? झाओ शेंग को अपना जवाब पहले ही मिल चुका था। वह न तो वापस जाएगा और न ही दोनों परिवारों के बीच के झगड़े में दखल देगा, क्योंकि वह जानता था कि अगर दाव वापस भी चला जाए तो भी वह मूल समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। जैसा कि एक महान व्यक्ति ने एक बार कहा था, किसी समस्या को हल करने के लिए प्राथमिक विरोधाभास और द्वितीयक विरोधाभास के बीच अंतर करना आवश्यक है। झाओ शेंग अच्छी तरह समझता था कि झाओ परिवार के भीतर सभी संघर्षों की जड़ 2 बिंदुओं में निहित थी। पहला, परिवार में आधारभूत संरचना और दृढ़ता का अभाव था। ये 2 मुद्दे थे, पहला साधक की उपस्थिति और दूसरा ड्रैगन काप झील के पट्टे का नवीनीकरण। एक बार उपर्युक्त दोनों मुद्दे हल हो जाएं तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सोचते हुए झाओ शेंग उठकर घर से बाहर निकल गया और गुफा के बाहर की ओर देखने लगा। धीरे-धीरे शाम ढल रही थी। उसने मन ही मन बुदबुदाया, समय को देखते हुए वे जल्द ही यहाँ पहुंच जाएंगे। अगली सुबह जब झाओ शेंग ताबीज बना रहा था, तभी झाओ योंगबू उत्साह से कमरे में दाखिल हुआ और एक अच्छी खबर लेकर आया। एल्डर झाओ जिनडिंग स्वयं उपस्थित हुए। कुछ देर बाद झाओ शेंग बैठक कक्ष में दाखिल हुआ और सबसे पहले उसने झाओ जिनडिंग को बाईं ओर की कुर्सी पर बैठे देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इस समय उनके बगल में एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका चेहरा झाओ जिनडिंग से मिलता-जुलता था। झाओ शेंग ने उस आदमी को देखा और मन ही मन सोचा, क्या वह झाओ परिवार की गुप्त सेवा का वर्तमान नेता हो सकता है। उस समय झाओ शेंग ने फाग्यान घाटी के विनाश से सीखा कि किसी को भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। इसलिए अपनी मृत्यु से 2 साल पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से झाओ कबीले की गुप्त सेवा की स्थापना की। बैठक कक्ष में प्रवेश करते ही झाओ शेंग ने झाओ जिनडिंग का अभिवादन किया, जिन्होंने तुरंत झाओ शेंग को उस बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान से परिचित कराया। जैसा कि उम्मीद थी, वो बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में इस पीढ़ी में झाओ परिवार की गुप्त सेवा का नेता था, जिसका असली नाम झाओ जिनजियान था, जो 9वें स्तर का क्यूई शोधन साधक था। तीनों के दोबारा बैठने के बाद झाओ जिनडिंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने गंभीर स्वर में दाव से पूछा, झाओ शेंग का शिष्टाचार नाम अब आप बता सकते हैं ना? आपने जिनजियान को डोंटियन शहर बुलाने पर इतना जोर क्यों दिया? क्या आपको नहीं पता कि उसकी पहचान खास है? झाओ जिनडिंग ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि झाओ शेंग ने एक नियम बनाया था कि एक बार जब कोई कबीले का सदस्य डार्क डिवीजन का सदस्य बन जाता है तो वह परिवार से स्वतंत्र हो जाएगा और उसे कभी भी पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने या सत्ता का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। झाओ शेंग मुस्कुराया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि अपनी थैली से एक जेड बॉक्स निकाला, उसे झाओ जिनडिंग के सामने धकेल दिया और उसे खोलने का इशारा किया। इसी बीच एक तरफ चुपचाप बैठे झाओ जिनजियान चुपके से झाओ शेंग को देख रहे थे। ये कहना झूठ होगा कि उन्हें 300 वर्षों में झाओ परिवार के सबसे युवा और सबसे अनोखे मुखिया में दिलचस्पी नहीं थी। दशकों तक अमर लोक में घूमते और उसकी मरम्मत करते हुए झाओ जिनजियान अनगिनत लोगों को जानता है, लेकिन उसने अपने सामने मौजूद व्यक्ति जितना खास कोई नहीं देखा। महज 20 वर्ष की आयु में भी उनका व्यवहार और आचरण असाधारण रूप से परिपक्व और संयमित था। वे किसी युवक की तरह बिल्कुल नहीं दिखते थे, बल्कि सैकड़ों वर्षों से जीवित रहे किसी प्राचीन दानव की तरह प्रतीत होते थे। कितना अजीब है, कितना अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने मेरी जगह ले ली हो? जब झाओ जिनजियान इस बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसने झाओ जिनडिंग को आश्चर्य से चिल्लाते हुए सुना। लाल रंग का अग्निकवच रेड फायर फंगस शब्द सुनते ही झाओ जिनजियान का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया और वह तुरंत अपने पिछले संदेहों को भूल गया। वह उछलकर खड़ा हो गया, आगे बढ़ा और ज़ैड के डिब्बे में रखी चीजों को ध्यान से देखने लगा। लपटें आग की तरह लाल हैं और छत ज़ैड की तरह सफेद है। जी हाँ, ये क्रिम्सन फायर फंगस है। झाओ जिनजियान ने झट से कहा। जिस क्षण उसे वापस बुलाया गया, तब से वह सोच रहा था कि उसके परिवार ने उसे डोंटियन शहर क्यों बुलाया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि उनका परिवार चाहता था कि वह कुछ खास लोगों या मामलों को संभाले। आखिरकार अंधेरे पक्ष का मतलब ही गंदे काम करना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से गलत थे। लेकिन अच्छा हुआ कि आप गलत थे। झाओ जिनजियान इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा लाल हो गया। वह मूर्ख नहीं था। क्रिम्सन फायर फंगस को देखने के बाद भला कौन इसका मतलब नहीं समझ पाएगा। झाओ जिनजियान ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन सोचा, हाँ, मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में दाखिला पा सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये दिन आ गया है। वह अच्छी तरह जानता था कि झाओ परिवार किस तरह का परिवार था। मुझे पहले लगा था कि मैं इस जीवन में केवल रिफाइनिंग तक ही पहुंच पाऊंगा। महान पूर्णता, लेकिन पूर्वज प्रकट हो गए हैं। उन्होंने उसे एक बहुत ही सुखद आश्चर्य दिया है। शांत स्वभाव वाले झाओ जिनजियान की तुलना में झाओ जिनडिंग अधिक स्पष्टवादी है। उसने ज़ैड बॉक्स को जोर से बंद किया और उत्साह से दाव से पूछा, झाओ शेंग के शिष्टाचार नाम से आपने इसे कैसे प्राप्त किया? झाओ शेंग ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये स्वर्ग का आशीर्वाद है।
मुझे सौभाग्य से त्यांजू पर्वत पर कुछ आध्यात्मिक औषधियां मिल गई। क्रिम्सन फायर गैनोडर्मा उनमें से एक है। कहावत है ना, शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को ध्यान से सुनो। ये सुनकर झाओ जिननिंग तुरंत झाओ शेंग के शब्दों का अनकहा अर्थ समझ गया और उसने जल्दी से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास भी क्रिम्सन फायर गैनोडर्मा के समान कोई आध्यात्मिक औषधि हो? झाओ शेंग ने सिर हिलाया और फिर 3 और Z के बक्से निकाले। डूनटियन शहर लौटने के बाद उन्होंने अल्केमी पवेलियन में स्थित स्पिरिट मेडिसिन शॉप जैसी दुकानों पर स्पिरिट मेडिसिन बेचना नहीं चुना। इसका एक कारण यह है कि ये सभी आध्यात्मिक औषधियां बहुत ही अनमोल हैं। अगर झाओ शेंग इन्हें अकेले ही बेचता तो यह निस्संदेह सबसे अलग दिखता। भले ही वह मेकअप के जरिए अपनी पहचान छुपाता हो, लेकिन अमल लोग में उसके पास अनगिनत असाधारण कौशल और तकनीकें हैं और अगर कोई दृढ़ निश्चयी हो तो उसे ढूंढने के कई तरीके हैं। आखिरकार वह अपनी तीव्र सूंघने की क्षमता से किसी व्यक्ति की पहचान तुरंत कर सकता था। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अन्य साधकों के पास भी ऐसी ही गुप्त तकनीकें न हो। इस समय काम का बोझ साझा करने के लिए कई लोगों को ढूंढना आवश्यक है। संभव है कि चिशोधन के 9वें स्तर के 2 साधक लालची निगाहों को काफी हद तक रोक सके। जैसे ही झाओ शेंग ये सोच रहा था, झाओ जिननिंग ने तीनों Z के बक्से एक-एक करके खोल दिए। 400 साल पुरानी आत्मा को शुद्ध करने वाली घास, ड्रैगन फ्रूट जिससे 700 वर्षों से नफरत की जाती रही है, 1000 साल पुरानी सोलोमन सील की जड़ जो हाथ भर लंबी है। 3 प्रकार की आध्यात्मिक औषधियां हैं जिनमें से प्रत्येक काफी मूल्यवान है। विशेष रूप से 1000 साल पुरानी पॉलीगोनाटम की जड़ तीसरी श्रेणी की स्पिरिट पिल का मुख्य घटक है। तीसरे स्तर का हुआंगजिंग डैंग गोल्डन कोर इमॉर्टल मास्टर है। यह एक बहुमूल्य औषधीय गोली है जिसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में माना की बहाली के लिए किया जाता है। गोल्डन कोर इमॉर्टल मास्टर को तुरंत 30% मैना से पुनः भर सकते हैं। यह इसकी अमूल्यता को दर्शाता है। ऊपर दी गई 4 आध्यात्मिक औषधियां केवल झाओ शेंग की हैं। भंडारण थैली का एक छोटा सा हिस्सा। झाओ शेंग की योजना फिलहाल अन्य 2 क्रिम्सन फायर मशरूम 1.5 फीट से अधिक लंबी ब्लड स्वॉर्ड ग्रास और अन्य स्पिरिट मेडिसिन को बाहर लाने की नहीं है। आगे कदम उठाने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि ड्रैगन काप झील में चीजें कितनी आगे बढ़ती हैं और क्या झाओ जिनजियान समय रहते एक मजबूत नींव स्थापित कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि दाव का पट्टा 5 साल से भी कम समय में समाप्त हो रहा है। झाओ शेंग ने उत्साहित झाओ जिनजियान की ओर मुड़कर देखा और उससे कहा, पारिवारिक परंपरा के अनुसार मुझे आपको चौथे दादाजी कहना चाहिए। चौथे दादाजी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या दाव के पास ये चीजें हैं। नींव स्थापित करने में आप कितने साल लगाने की योजना बना रहे हैं? ये सुनकर झाओ जिनजियान ने कुछ देर सोचा और तुरंत झाओ शेंग के शब्दों का अर्थ समझ गया। उन्होंने एक पल सोचा, फिर दृढ़ता से कहा, 4 साल काफी है। मैं पहले ही अंतिम चरण के 9वें स्तर पर हूं। शिशोधन के स्तर तक पहुंचने के लिए 3 साल काफी है। महान पूर्णता, नींव स्थापना के लिए केवल 1 वर्ष शेष है। ये सुनकर झाओ जिननिंग के चेहरे पर दुख और खुशी दोनों के भाव उभर आए। कहने की जरूरत नहीं, मैं बेहद खुश था। ये दुखद है, जो कि समझ में आता है। दूसरों को नींव स्थापित करने में सफल होते देखना जबकि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। अगर वह दुखी न होता तो यह अजीब बात होती। अपने हक के लिए आवाज न उठाने के लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। इसके अलावा वह किसी और को दोष नहीं दे सकता। 3 दिन बाद झाओ जिननिंग आत्मविश्वास से भरे हुए डोंटियन शहर से चले गए। वहीं झाओ जिनजियान ने झाओ शेंग के निवास के पास एक आंगन किराए पर लिया और वहीं बस गए। 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। ग्रीष्म संक्रांति के 3 दिन बाद झाओ शेंग ने देखा कि झाओ जिनजियान गुफा के भीतरी शहर में एक शांत कमरे में दाखिल हुए। एक ऐसा कमरा जिसका उपयोग विशेष रूप से नींव स्थापित करने के लिए किया जाता था। इसके बाद वह आंगन में लौट आया और झाओ योंगबू को द्वार की रखवाली करने का निर्देश दिया। इसके बाद झाओ शेंग ने खुद को अधिक उम्र का दिखाने के लिए कपड़े पहने और मेकअप किया ताकि वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरह दिखे। फिर वह शहर के भीतरी इलाके में स्थित डैनडिंग पवेलियन पहुंचे। डैनडिंग एक विशाल 6 मंजिला इमारत है जो 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, जिसका बाहरी भाग एक विशालकाय रसायन भट्टी जैसा दिखता है। इसका आंतरिक भाग अत्यंत सुरुचिपूर्ण और प्राचीन है, जो विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों और औषधियों की सुगंध से भरा हुआ है। ये डोंटियन शहर में दानडिंग संप्रदाय द्वारा खोला गया एक बड़ा स्टोर है, जो अमर साधना का एक प्रमुख संप्रदाय है। यह न केवल आध्यात्मिक औषधि बेचता है, बल्कि विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक गोलियां भी बेचता है। 1000 साल से अधिक के इतिहास वाले एक प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में डैनडिंग की प्रतिष्ठा निर्विवाद है। 3 वर्षों के दौरान झाओ शेंग ने डैनडिंग को स्पिरिट मेडिसिन के 4 पौधे बेचे। इसके अलावा उन्होंने हाल के वर्षों में डैनडिंग पवेलियन के बारे में पूछताछ करने और सीखने में काफी समय बिताया है। झाओ शेंग इस बार भेस बदलकर आया था क्योंकि वह आखिरकार अपना असली दांव खेलने वाला था। डैनडिंग पवेलियन में प्रवेश करने के बाद झाओ शेंग ने एक आकर्षक वेटर के पास जाकर दाव से पूछा, मुझे आपके मैनेजर लियू से मिलना है। कृपया उन्हें सूचित कर दें। वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, मैनेजर लियू दुकान में नहीं है। महोदय, यदि आप कोई दवाई या अन्य कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो कृपया व्यापार कक्ष में जाएं या आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। ये सुनकर झाओ शेंग ने अपनी कलाई घुमाई और उसके हाथ में स्पिरिट एसेंस पिल्स की एक बोतल प्रकट हो गई। वह दूसरे व्यक्ति के करीब आया, अपनी उंगली से इशारा किया और स्पिरिट एसेंस पिल आसानी से वेटर की आस्तीन में गिर गई। उसी समय उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या आप जाकर देख सकते हैं कि मैनेजर लियू वापस आ गए हैं या नहीं? वेटर ने अपनी आस्तीन हटाई, औषधि की बोतल को छुआ और तुरंत उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। इस बार उन्होंने सिर हिलाकर दाव की ओर इशारा करते हुए कहा, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, आदरणीय अतिथि। बोलने के बाद वेटर मुड़ा और डैनडिंग पवेलियन के पिछवाड़े में चला गया। कुछ ही देर बाद प्रसन्नता भरे भाव से तेजी से झाओ शेंग के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या सहयोग है? मैनेजर लियू अभी लौटे हैं, कृपया मेरे साथ आइए। झाओ शेंग हंसते हुए बोला, हाँ, क्या सहयोग है? कुछ देर बाद एक प्राचीन शैली के कमरे में झाओ शेंग की मुलाकात स्टीवर्ट लियू से हुई। मैनेजर लियू लगभग 40 वर्ष के प्रतीत होते थे। उनका रंग गोरा था, दाढ़ी नहीं थी और उनका शरीर सुगठित था। उन्होंने गहरे लाल रंग का चोला पहना हुआ था जिस पर 3 टांगों और 6 हैंडल वाले 2 कांसे के तिपाई बने हुए थे। वेटर के जाने के बाद दोनों बैठ गए। मैनेजर लियू ने सबसे पहले बात की, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं और आज आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? झाओ शेंग दाव, मेरा उपनाम झाओ है और मेरा नाम शेंग है। मैं आज स्टीवर्ट लियू से कुछ अच्छी खबर लेने आया हूं। मैनेजर लियू ने उत्सुकता से दाव से पूछा, क्या मैं साथी दाववादी झाओ से पूछ सकता हूं कि आप जिस अच्छी बात की बात कर रहे हैं उसमें इतनी खास बात क्या है? झाओ शेंग ने अपने थैले से एक चौकोर जैक का डिब्बा निकाला, ढक्कन खोला और उसे मैनेजर लियू के सामने धकेलते हुए कहा, मैं एक क्रिम्सन फायर फंगस बेचना चाहता हूं। क्या यह अच्छी बात है? एक प्रमुख संप्रदाय के सदस्य से अपेक्षित होने के नाते मैनेजर लियू ने क्रिम्सन फायर फंगस को देखकर केवल थोड़ी सी हैरानी दिखाई और फिर खुद को संभाल लिया। उसने दाव पर हंसते हुए कहा, ये तो बस एक मामूली लाल अग्नि कवच है, इसे अच्छी चीज कैसे माना जा सकता है? झाओ शेंग ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, मैंने कहा था कि मैं बेचूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे आपके प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान को भी बेचना होगा। ओम। ये सुनकर मैनेजर लियू का चेहरा बदल गया और उन्होंने जल्दबाजी में दाव से पूछा, इसका क्या मतलब है? अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने झाओ शेंग को ध्यान से देखा। झाओ शेंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और धीरे से ज़ेड बॉक्स को थपथपाते हुए शांत स्वर में कहा, अगर मैं इसे आपको बेच दूं तो क्या यह अच्छी बात नहीं होगी? ये सुनकर प्रबंधक लियू चौंक गए, लेकिन उनका गुस्सा तुरंत खुशी में बदल गया और वे हंसे, साथी दाववादी झाओ, आपका इसे क्या मतलब है? मैं लियू कोई भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स नहीं बना सकता। झाओ शेंग मुस्कुराया और बोला, स्थापना की गोलियों की कोई जरूरत नहीं, बस एक समतुल्य औषधीय गोली ही काफी है। एक स्पिरिट स्टोन ही काफी होगा। मैं बस स्टीवर्ट लियू से दोस्ती करना चाहता हूं। कहावत है ना, शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को ध्यान से सुनो। मैनेजर लियू बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि उनके सामने बैठा व्यक्ति उनसे कुछ चाहता है। उन्हें राहत मिली और खुशी से उनका चेहरा खिल उठा। अच्छा, मैंने साथी दाववादी झाओ से दोस्ती करने का फैसला किया है। भविष्य में अगर आपको कभी कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। हालांकि झाओ शेंग मन ही मन दूसरे पक्ष द्वारा स्थिति को कुशलतापूर्वक संभालने की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर थोड़ी सी झिझक दिखाई दी और बोलने से पहले वह कई बार हिचकिचाया। ये देखकर मैनेजर लियू ने ठीक समय पर दाव से पूछा, भाई झाओ, क्या वाकई कोई समस्या है? आप मुझे क्यों नहीं बताते? दूसरे पक्ष के सहयोग को देखकर झाओ शेंग ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाया और इस अवसर का लाभ उठाकर अपने असली इरादे प्रकट कर दिए। सच कहूं तो भाई लियू, मेरे परिवार में काफी सदस्य हैं और हमारा मूल निवास स्थान लगभग भर चुका है। परिवार काफी चिंतित है और उसे समझ नहीं आ रहा कि नया दफन स्थल कहां ढूंढे। भाई लियू रसायन शास्त्र के विद्यालय से हैं और काफी ज्ञानी है। क्या आपने किराए पर उपलब्ध किसी शुभ अंत्येष्टि स्थल के बारे में सुना है? ये सुनकर मैनेजर लियू चौंक गए और मन ही मन दूसरे पक्ष के उत्कृष्ट सूचना नेटवर्क से चकित रह गए। 2 महीने पहले एल्डर चर्च में ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि कई खाली स्पिरिचुअल वेन्स को किराए पर देने के लिए एक छोटी नीलामी आयोजित की जाएगी। हालांकि यह नीलामी महज एक औपचारिकता थी। इससे पहले भी वे आध्यात्मिक नसें गुप्त रूप से अपना रास्ता खोज चुकी थीं। झाओ शेंग का अचानक हस्तक्षेप करने का प्रयास शेर के मुंह से खाना छीनने के समान था। ये सोचकर मैनेजर लियू ने मन ही मन सिर हिलाया। जैसे ही वह कहने ही वाले थे कि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, तभी उन्होंने झाओ शेंग को हल्के से मुस्कुराते हुए क्रिम्सन फायर मशरूम से खेलते देखा। उसका चेहरा भावहीन हो गया और वही पल के लिए हिचकिचाया।
अपने सामने मौजूद क्रिम्सन फायर मशरूम को देखकर मैनेजर लियू की ईर्ष्या और भी बढ़ती गई। भले ही वह एक बड़े परिवार से आता हो जिसमें गोल्डन कोर के कई सदस्य हो, फिर भी परिवार का मुखिया उसका पूर्वज ही है। हालांकि परिवार जितना बड़ा होगा, प्रतिस्पर्धा उतनी ही तीव्र होगी। हालांकि वह सीधे वंश में पैदा हुआ था, लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट प्राप्त करना आसान नहीं था। इस क्रिम्सन फायर मशरूम को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बदले तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ये किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए। अगर ये उसके हाथ लग जाए तो वह परिवार के किसी बड़े सदस्य को ढूंढकर एक बैच को परिष्कृत करवा सकता है और फिर कम से कम कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का शुद्ध लाभ कमा सकता है। बस काफी है। अगर हम प्रभावशाली लोगों को नाराज कर दे तो क्या हुआ? डेन डिंग का मेरा प्रतिष्ठित लियू परिवार कुछ बदकिस्मत छोटे परिवार के सदस्यों से नहीं डरता। मन बना लेने के बाद स्टीवर्ट लियू ने तुरंत दाव से कहा, सच कहूं तो मेरा गुट हाल ही में कुछ 100 वर्षीय टोकन जारी करने की योजना बना रहा है। भाई तुम सही व्यक्ति के पास आए हो। ये सुनकर झाओ शेंग ने मन ही मन सोचा, मैं बिल्कुल इसी की तलाश में था। मैंने तो इस पर सैकड़ों स्पिरिट स्टोन भी खर्च कर दिए हैं। मैनेजर लियू के बोलते ही झाओ शेंग ने तुरंत खुशी से कहा, सच में ये तो बहुत बढ़िया है। भाई लियू, क्या मैं पूछ सकता हूं कि दाव 100 साल पुराना टोकन कैसे प्राप्त कर सकता है? मैनेजर लियू ने क्रिम्सन फायर फंगस पर एक नजर डाली लेकिन कुछ नहीं कहा। झाओ शेंग तुरंत समझ गया और उदारतापूर्वक दाव से कहा, भाई लियू निश्चिंत रहें, परिणाम चाहे जो भी हो, ये क्रिम्सन फायर फंगस केवल आपको ही बेचा जाएगा। ये सुनकर स्टीवर्ट लियू संतुष्टि से मुस्कुराए और धीरे से बोले, 3 महीने बाद हमारे डेन डिंग संप्रदाय की गुप्त संस्था शताब्दी टोकन नीलामी आयोजित करेगी। निमंत्रण प्राप्त कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। हालांकि दूसरे पक्ष को हिचकिचाते हुए बोलते देख झाओ शेंग ने दाव से बहुत गंभीरता से पूछा, लेकिन क्या? कृपया समझाएं भाई लियू। खांसी। मैनेजर लियू ने 2 बार खांसा, थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, सच कहूं तो भाई वे कुछ 100 साल पुराने टोकन शायद पहले ही बेच चुके होंगे। झाओ शेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत भाव से कहा, मैं भाई लियू को किसी भी तरह की मुश्किल में नहीं डालूंगा। मुझे सिर्फ निमंत्रण चाहिए। भाई लियू, यह आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सुनकर मैनेजर लियू बेहद खुश हो गए और तुरंत अपनी छाती थपथपाते हुए दाव को आश्वस्त किया, ये तो बस एक निमंत्रण है। चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा आधा महीना लगेगा। अगर आप फिर से डेन डिंग पवेलियन आए तो मैं आपको निमंत्रण पत्र जरूर दूंगा। झाओ शेंग मुस्कुराया और बोला, तो मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा भाई लियू। चिंता मत करो, कुछ नहीं है। इससे दोनों पक्ष बेहद खुश हुए। 15 मिनट बाद मैनेजर लियू ने असाधारण उत्साह के साथ झाओ शेंग को डेन डिंग पवेलियन के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया और अंत में उन्हें जाते हुए देखा। डेन डिंग पवेलियन से निकलने के बाद झाओ शेंग कई गलियों से होते हुए एक सराय में घुस गया। जब वह बाहर आया तो उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। इसके बाद वह शहर के भीतरी इलाकों में तब तक बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। फिर उसने अपना मूल रूप धारण कर लिया और अपने निवास स्थान पर लौट आया। घर पहुंचते ही झाओ शेंग सीधे अपने शांत कमरे में चले गए। फुटोन पर पालथी मारकर बैठने के बाद झाओ शेंग ने स्टोरेज पाउच निकाला और उसमें से कई बोतलें और जार निकाले। स्पिरिट पिल की 10 बोतलें, डिवाइन पिल की 10 बोतलें, मेरिडियन स्ट्रेंथनिंग पिल की 7 बोतलें, एक्सप्लोजन स्पिरिट पिल की 4 बोतलें और बैरियर ब्रेकिंग पिल की 3 बोतलें। विभिन्न टियर स्पिरिट पिल्स के अलावा झाओ शेंग ने विशेष रूप से कुछ स्पिरिट मेडिसिन सीड्स का भी आदान प्रदान किया। कुल मिलाकर इनकी कीमत लगभग 30,000 स्पिरिट स्टोन थी, जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल की बाजार कीमत के बराबर है। झाओ शेंग को पता था कि उसे नुकसान हो चुका है। ये स्पिरिट पिल्स उसे मैनेजर लियू ने बाजार मूल्य पर बेची थी, इसलिए उसकी लागत और भी कम रही होगी। लेकिन झाओ शेंग को इसका कोई अफसोस नहीं है। कभी-कभी नुकसान सहना एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह होता है। जीवन में दूरदर्शिता होना जरूरी है। औषधीय गोलियों की जांच करने के बाद झाओ शेंग ने अधिकांश स्पिरिट पिल्स को वापस स्टोरेज पाउच में रख दिया और अपने हाथ में केवल पॉली स्पिरिट पिल्स की एक बोतल छोड़ दी। स्पिरिट पिल एक उच्च श्रेणी की प्रथम श्रेणी की गोली है जो स्पिरिट एसेंस पिल से 30% अधिक प्रभावी है। स्पिरिट पिल 4 आध्यात्मिक जड़ों वाले एक बेकार व्यक्ति के रूप में झाओ शेंग का भाग्य है कि यदि वह एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्थापित करना चाहता है तो वह नशे का आदी हो जाएगा। स्पिरिट पिल लेने के बाद झाओ शेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, पालथी मारकर बैठ गया और अपना ध्यान केंद्रित किया। देखते ही देखते हवा में अनगिनत रंगीन आध्यात्मिक ऊर्जा के कण प्रकट हो गए। स्पिरिट पिल का प्रभाव समाप्त होते ही झाओ शेंग डेंटिन के आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा भवन की घूर्णन गति अचानक 3 गुना बढ़ गई और अनगिनत आध्यात्मिक क्यू कण पहले से कहीं अधिक तेजी से डेंटिन के भवन में समाहित हो गए। इसके परिणामस्वरूप बाकी शुद्धिकरण और परिष्करण प्रक्रियाएं भी काफी तेज हो जाती है। झाओ शेंग का अनुमान है कि स्पिरिट पिल की मदद से मूल ब्रेकथ्रू क्यू रिफाइनिंग में 5 स्तरों तक पहुंचने में कम से कम 8 साल लगते थे, लेकिन अब इसमें केवल 5 से 6 साल लगते हैं। इस सौदे से कम 2 साल की बचत होती है, जिससे यह एक सार्थक निवेश बन जाता है। झाओ शेंग इस संभावना से बेहद खुश हुआ और उसने 3 दिन रात लगातार अभ्यास किया, जब तक कि वह थककर चूर नहीं हो गया। तभी वह शांत कमरे से बाहर निकला, बिस्तर पर चढ़ा और गहरी नींद में सो गया। 7 दिन बाद शांत कमरे में झाओ शेंग एक फुटन पर पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने फर्श पर एक प्राचीन ग्रंथ फैला हुआ था। प्राचीन पुस्तक का बायां पृष्ठ छोटे-छोटे अक्षरों से भरा हुआ था, जबकि दाएं पृष्ठ पर प्रतीकों की एक जटिल और पेचीदा श्रृंखला मौजूद थी। झाओ शेंग जिस ताबीज को देख रहा था वह फैंटम एस्केप नामक एक द्वितीय श्रेणी का वास्तविक ताबीज था, जिसका उल्लेख ज़ेड वॉर टैलिस्मान स्क्रिप्चर में किया गया था। फैंटम एस्केप टैलिस्मान एक प्रकार का जल आधारित ताबीज है और यही प्रकार का पलायन ताबीज भी है। अमर लोक की मरम्मत में जीवित रहने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ताबीज अन्य ताबीजों की तुलना में हमेशा कई गुना अधिक महंगा होता है। हालांकि इसी के अनुरूप एस्केप सिंबल टैलिस्मान में सबसे कठिन प्रकार का सिंबल है जिसे बनाना मुश्किल होता है। काफी देर तक अवलोकन करने के बाद झाओ शेंग ने अचानक ताबीज को बंद कर दिया। एक जटिल भाव के साथ लंबी भरी और कहा, आह, दूसरे स्तर का ताबीज इतना कठिन क्यों है? तियानजू पर्वत छोड़ने के बाद से झाओ शेंग मायावी ताबीज बनाने की कला का अध्ययन कर रहे हैं और अब 3 साल हो चुके हैं। वह स्वयं को फैंटम एस्केप टैलिस्मान का अद्वितीय ज्ञान रखने वाला मानता था। उसने टैलिस्मान के 81 आध्यात्मिक EQ पॉइंट से लेकर उसके स्वरूप की शुरुआत और अंत तक सब कुछ पूरी तरह से समझ लिया था। यहाँ तक कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी आध्यात्मिक शक्ति भी स्पिरिट पिल की मदद से फैंटम एस्केप टैलिस्मान को पूरा करने में उसका साथ देने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि पिछले 3 वर्षों में उन्होंने इसे कम से कम 100 बार बनाने की कोशिश की है, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुए हैं। पहले उन्हें यह नहीं पता था कि दाव की समस्या कहाँ है, लेकिन हाल ही में जब उन्होंने ताबीज साधकों की एक सभा में भाग लिया तो उन्हें अनजाने में ही इस बात का ज्ञान हो गया कि ऊर्जा सहज और अद्वितीय है और इसे ताबीज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। झाओ शेंग ने लेटे हुए ताबीज को अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसे अपने माथे पर थपथपाते हुए हताश भाव से खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। इन वर्षों में अपनी प्रतिभा पर भरोसा करते हुए वह ताबीज बनाने में हमेशा सफल रहा, इतना कि उसने धीरे-धीरे तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया और लगभग ये भूल गया कि ताबीज बनाने की कुंजी ईश्वरीय इच्छा में निहित है। हालांकि उसे होश आ गया था, फिर भी वह दूसरे दर्जे के मायावी बचाव ताबीज के सामने असहाय था, क्योंकि उनकी मानसिक ऊर्जा द्वितीय श्रेणी की ताबीज की दिव्य इच्छा का निर्माण करने के लिए अपर्याप्त थी। द्वितीय श्रेणी के सच्चे रूम को द्वितीय श्रेणी का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ति प्रथम श्रेणी की ताबीज की तुलना में कई गुना अधिक होती है। दरअसल इसका ये भी तात्पर्य है कि केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर या उससे उच्च स्तर वाले लोग ही ऐसे ताबीज प्राप्त कर सकते हैं। कुछ देर बाद झाओ शेंग ने ज़ेड वॉर टैलिस्मान स्क्रिप्चर को एक तरफ रख दिया, उठा और उस शांत कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही झाओ शेंग शांत कमरे से बाहर निकला, उसने अचानक आंगन के ऊपर लगातार चक्कर लगाती हुई एक ताबीज नुमा सारस को देखा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने हाथ बढ़ाकर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विस्फोट किया ताकि ताबीज वाले सारस को नीचे आकर्षित कर सके। जैसे ही फूही ने आध्यात्मिक ऊर्जा के चिन्ह को महसूस किया, वो तुरंत झाओ शेंग के हाथ में आ गिरा। झाओ शेंग ने ताबीज वाली सारस खोली और देखा कि उस पर लिखा था, कल शेंशी दोपहर 3-5 बजे को झाओटोंगाओ को डोंटियाटियन शहर के बाफुफांग स्थित जिनचेंग आंगन में आयोजित होने वाले ताबीज समारोह में सादर आमंत्रित किया जाता है। पाठ के निचले भाग में एक अमूर्त ताइची प्रतीक है। ताइची का चिन्ह देखकर झाओ शेंग हंसे बिना नहीं रह सके और बोले, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मनोकामना पूरी हो गई हो। पता नहीं कल बुराशी जा रहा है या नहीं। ऐसा कहते हुए उन्होंने ताबीज पर एक आध्यात्मिक छाप छोड़ी और फिर कागज की बनी सारस को वापस मोड़ दिया। उसमें आध्यात्मिक शक्ति डालने के बाद कागज की बनी सारस को धीरे से हवा में उड़ा दिया गया और वह तेजी से दीवार के ऊपर से उठकर एक निश्चित स्थान पर लौट आए। अगले दिन शेंशी में दोपहर 3-5 बजे डोंटियन शहर के बाफुफांग में ताबीज वाला वस्त्र धारण करने के बाद झाओ शेंग धीरे-धीरे एक सुंदर आंगन के सामने की ओर चले गए। इसी क्षण दरवाजे पर पहरा दे रहे युवा वेटर ने झाओ शेंग को आते देखा और तुरंत मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया, साथ ही उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, वरिष्ठ झाओ, आप काफी समय से यहाँ नहीं आए थे। मेरे दादाजी आजकल आपके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। आपको आज यहाँ देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी। बूढ़े बे, आप आजकल कैसे हैं? झाओ शेंग ने लापरवाही से पूछा और दूसरे व्यक्ति को एक उपचार ताबीज दिया। दादाजी की सेहत बहुत अच्छी है, उन्होंने हाल ही में एक रखेल रखी है। ताबीज स्वीकार करने के बाद युवा वेटर ने मुस्कुराते हुए धाराप्रवाह जवाब दिया। ये सुनने के बाद झाओ शेंग ने उसकी ओर देखा और बेपरवाह लहजे में कहा, अगर तुम लोग प्रतिस्पर्धा करने के लिए इतने अनिच्छुक न होते तो क्या बूढ़े बे को इतनी मेहनत करनी पड़ती? मुझे याद है कि इस साल उनकी उम्र 91 साल हो गई है ना? ये सुनकर युवा वेटर शर्म से स्तब्ध रह गया और कुछ बोल नहीं पाया।
आश्चर्यजनक रूप से वे एक परिवार में जिसमें कुल मिलाकर 100 से अधिक सदस्य थे एक भी आध्यात्मिक मूल नहीं था। आपको ये जानना चाहिए कि दाव का अर्थ है अमृतत्व की साधना करना। यदि कोई साधनाशील परिवार आध्यात्मिक मूल से युक्त संतान उत्पन्न नहीं कर पाता तो चाहे वे अभी कितने भी समृद्ध क्यों न हो, इसका अर्थ है कि उनका वंश समाप्त हो जाएगा। मुख्य द्वार पर पहुंचकर झाओ शेंग ने दाव को हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम अगले व्यक्ति का स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार पर इंतजार कर सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। इतना कहने के बाद झाओ शेंग ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा तक नहीं और आंगन में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। ताबीज की साधना करने वालों का ये सम्मेलन उसी पुराने स्थान पर आयोजित किया गया था। जब झाओ शेंग ने सहजता से सभा भवन में प्रवेश किया तो कई लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही दाववादी, झाओ आप यहाँ हैं, क्या आप इस बार कुछ अदृश्यता के ताबीज लाए हैं? मैं आत्मरक्षा के लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ। अरे वाह भाई झाओ, आपको देखे हुए काफी समय हो गया। आप पहले से भी ज्यादा ऊर्जावान लग रहे हैं। लगता है आपकी साधना में फिर से सुधार हुआ है। वैसे पिछली बार जल चक्र ढाल ताबीज बेहद कारगर साबित हुआ था। इस बार मैं और अधिक मात्रा में ऑर्डर करना चाहूंगा। भाई झाओ, मेरे पास एक बेहतरीन ताबीज ब्रश है। इसकी कीमत सिर्फ 200 स्पिरिट स्टोन है और मैं इसके साथ स्पिरिट इनकी एक बोतल मुफ्त दे रहा हूँ। झाओ साथी, दाववादी, क्या आप पत्नी चाहते हैं? झाओ शेंग ने अपने सहपाठियों के साथ कुशलतापूर्वक व्यवहार किया जबकि उन्होंने बार-बार किसी के द्वारा अपनी बेटी को उनके पास भेजने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। समूह को विदा करने के बाद झाओ शेंग ने हॉल में चारों ओर देखा और एक कोने में लोगों का एक समूह इकट्ठा पाया। समूह के बीच में युवा चेहरे और सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से उत्साहपूर्वक बातें कर रहा था। ये देखकर झाओ शेंग ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर भीड़ के किनारे जाकर चुपचाप सुनने लगा। मैं शेखी नहीं बता रहा, लेकिन परिजिक्सिया सचमुच बेहद खूबसूरत है। उसकी सुंदरता और काया बेजोड़ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप जानते हैं कि दाव क्या है? क्या बात है? बूढ़े शी के स्वभाव से सब वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने दाव से बड़ी सहानुभूतिपूर्ण लहजे में पूछा। कमरे का जायजा लेने के बाद ओल्ड शी ने गर्व से कहा, वह जन्मजात सफेद शेरनी है। समझे? ओह, मैंने सुना है कि सफेद बाघ अशुभ होता है। इस बार कीमत कम होनी चाहिए। हाँ, अगर हमारा जवाबी हमला हुआ तो क्या होगा? हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। भाई जो, आप सही कह रहे हैं। 100 स्पिरिट स्टोन वाकई बहुत महंगे हैं। 50 स्पिरिट स्टोन कैसे रहेंगे? उद्धरण चिन्ह। सभी को कीमत कम करने के लिए होड़ मचाते देख ओल्ड शी क्रोधित हो उठा और चिल्लाया, खरीदो या न खरीदो, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा फायदा उठा सकते हो? बिल्कुल नहीं, जब तक मैं मर न जाऊं। तभी भीड़ के किनारे से एक आवाज आई, धन्यवाद सीनियर, मैं फेरी जिक्सिया खरीद लूंगा। ये सुनकर ओल्ड शी का गुस्सा खुशी में बदल गया और उसने झाओ शेंग की ओर मुड़कर देखा जो भीड़ के बाहर से अंदर आ रहा था। उसने अभिवादन करते हुए अपने हाथ जोड़े और कहा, तो तुम हो बच्चे? क्या तुमने मुझे ठीक से सुना? ये कामुक ताबीज बनाना आसान नहीं था, इसके लिए 100 आत्मा पत्थरों की आवश्यकता पड़ी। झाओ शेंग ने गंभीरता से कहा, 100 स्पिरिट स्टोन कम नहीं, और मुझे सिर्फ जिक्सिया परी ही नहीं चाहिए। मुझे परी जिंगहोंग, ड्रैगन गर्ल, नाइन टेल फॉक्स गर्ल और बाकी सभी परियां चाहिए जो तुमने पहले बनाई थी। ये सुनकर ओल्ड शी बेहद खुश हो गया। उसने झाओ शेंग का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चलने लगा। चलते चलते वह मन ही मन बुदबुदाया, तुम्हारा स्वाद तो कमाल का है बच्चे। ये सब मेरी सबसे कीमती चीजें हैं। हॉल के एक कोने में बूढ़े शी ने दाव का हाथ छोड़ दिया और गंभीरता से पूछा, क्या तुम सचमुच इन्हें खरीदने जा रहे हो? सभी नौ। झाओ शेंग ने सिर हिलाकर कहा, मुझे जूनियर की हर चीज चाहिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं, बस मुझे बता दो कि तुम क्या चाहते हो। बूढ़े शी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, कहावत के अनुसार बूढ़े लोग चतुर होते हैं और बूढ़े भूत भी चालाक होते हैं। इतने वर्षों तक जीने के बाद वह ये कैसे नहीं देख सकता था कि झाओ शेंग के कार्य स्पष्ट रूप से वैसे नहीं थे जैसे वे दिखते थे। ये देखकर झाओ शेंग ने स्पष्ट रूप से पूछा, मैं मायावी ताबीज बनाना सीखना चाहता हूँ। कामुक ताबीजों की तरह ये लाक्षणिक ताबीज है। झाओ शेंग ने अंत में दाव पर जोर दिया, नहीं। बूढ़े शी ने साफ इनकार कर दिया, जिक्सिया और फेरी मेरी सबसे प्यारी प्रेमिकाएं हैं। जब झाओ शेंग को लगा कि वह सफल हो गया है तभी ओल्ड शी ने गहरी सांस ली और फिर अचानक कुछ और शब्द बोले, हमें और अधिक भुगतान करना होगा। 7 दिन बाद झाओ शेंग शांत कमरे में पालथी मारकर बैठे थे। उनके हाथ लगातार हिल रहे थे। उनकी पांचों उंगलियां फड़फड़ा रही थी जिससे उनकी उंगलियों पर प्रकाश का एक गोला आगे पीछे लुढ़क रहा था। प्रकाश के गोले के भीतर कई धुंधली परछाइयां झिलमिला रही थी। प्रकाश का ये गोला प्रथम श्रेणी का जादू है, मायावी प्रकाश। झाओ शेंग ने अपनी पकड़ ढीली कर दी जिससे प्रकाश का गोला उसके सामने तैरने लगा और उसने सीधे उसकी ओर देखा। लेकिन जैसे ही उनके विचार बदले उन्होंने प्रकाश के गोले में अंदर और बाहर दोनों ओर फैले हुए 9 आध्यात्मिक भंवरों को महसूस किया। अदृश्य नसें इन 9 भंवरों को जोड़ती थीं और ये नसें लगातार प्रकाश के कण उत्सर्जित करती थीं। उसी समय 7 दिन पहले ओल्ड शी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। ताबीज में एक छिद्र होना चाहिए और वह छिद्र दिव्य शक्ति से जुड़ा होना चाहिए। यदि ताबीज बनाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है तो दैवीय भावना शरीर में वापस आ जाती है। यदि ताबीज बनाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो दैवीय भावना व्यर्थ हो जाती है। वे बिखरे हुए कण दैवीय इच्छा के विघटन का प्रतीक है। यही मूल कारण है कि झाओ शेंग ने मायावी प्रकाश तकनीक का निरंतर अवलोकन और अध्ययन करना जारी रखा, क्योंकि ईश्वरीय इच्छा पर उसका नियंत्रण बहुत कमजोर था। सभी इंद्रियां आपस में जुड़ी हुई हैं और ईश्वरीय इच्छा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ये वाक्य ज़ैड वॉर्ड टेलिस्मैन क्लासिक के दूसरे पृष्ठ पर अंकित है। झाओ शेंग हमेशा से ये सोचता था कि इस वाक्यांश का अर्थ यह है कि ताबीज बनाते समय व्यक्ति की दिव्य इच्छा और आध्यात्मिक शक्ति निरंतर प्रवाहित होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक स्ट्रोक क्षैतिज और लंबवत रूप से जुड़ता हो। सैद्धांतिक रूप से यह गलत नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी सोच कुछ हद तक सही थी। ओल्ड शी के अनुसार ताबीज बनाने के लिए आत्माओं के रहस्यों को जानना और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। शिशोधन ही वह कारण है जिसके चलते साधकों के लिए दूसरे स्तर के ताबीज तक पहुंचना इतना कठिन होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ईश्वरीय इच्छा का अभाव नहीं है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा पर पर्याप्त नियंत्रण है। इसलिए ताबीज बनाते समय साधक की विभाजित आत्मा का एक बड़ा हिस्सा अनजाने में बर्बाद हो जाता है। झाओ शेंग की समझ के अनुसार ताबीज और मंत्र में वर्णित एक्यू पॉइंट्स मानव शरीर में मौजूद एक्यू पॉइंट्स के समान है और आध्यात्मिक शक्ति एक्यू पॉइंट्स के बीच का मार्ग है जो अबाधित होना चाहिए। ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग का चिन्ह है जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को मार्ग के अनुसार कार्य करने और रूपांतरित होने के लिए निर्देशित करती है। सबसे सरल मायावी प्रकाश तकनीक का उदाहरण ले। इसमें 9 छिद्र होते हैं। सक्रिय होने पर ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से संपर्क स्थापित करता है। दिव्य इच्छा और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्देशित यह आध्यात्मिक ऊर्जा इन 9 छिद्रों के माध्यम से विभिन्न दिव्य और सांसारिक घटनाओं में परिवर्तित हो सकती है। विधियां और तकनीकें आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि आप विधियों को समझ लेंगे तो आप विधियों और तकनीकों को जान जाएंगे। दूसरे दर्जे का मायावी ताबीज बनाने के लिए झाओ शेंग को सबसे बुनियादी मायावी तकनीकों का विश्लेषण करके शुरुआत करनी पड़ी। इसके अलावा खपत को कम करने और दक्षता बढ़ाने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दैवीय इच्छा पर नियंत्रण बनाने का प्रयास करना चाहिए। कहावत है ना, जानना आसान है, करना मुश्किल। ओल्ड मैन शी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद भी इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत सफलता मिल जाएगी। पिछले कुछ दिनों में झाओ शेंग ने दिव्य इच्छा पर अपने नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए बार-बार सैकड़ों दाव मायावी प्रकाश प्रतीकों को चित्रित किया है। 7 दिन पहले 18 ताबीज निकालने से मानसिक ऊर्जा कम हो जाती थी। आज ये संख्या बढ़कर 23 हो गई है। ये प्रगति सराहनीय है। हालांकि दूसरे स्तर के फैंटम एस्केप टेलिस्मैन के लिए इस स्तर की प्रगति अभी भी इसे बनाने के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ देर बाद झाओ शेंग ने मायावी प्रकाश के गोले को झटक दिया और आहते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है। चलो पहले पिलकाड्रॉन पवेलियन जाकर देखते हैं। समय को देखते हुए निमंत्रण अब तक आ जाना चाहिए था। इतना कहकर वह खड़ा हुआ, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। आधे घंटे बाद झाओ शेंग डैन पवेलियन लौट आया। इस बार उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पहले से ही काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। झाओ शेंग के पहुंचते ही एक नौकर उसे प्रबंधक लियू से मिलवाने ले गया। तीसरी मंजिल पर स्थित व्यापारिक कक्ष में प्रबंधक लियू ने अभी एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान के सदस्य को विदा किया था। झाओ शेंग को आते देख उस साधक ने तुरंत मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। भाई झाओ, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आपने जो मांगा था वह आ गया है। झाओ शेंग ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भाई लियू का धन्यवाद करना चाहिए। अगर भाई लियू न होते तो मुझे ऐसा अवसर कैसे मिलता। ये सुनकर मैनेजर लियू को बहुत राहत मिली। हालांकि वह ये भी जानते थे कि झाओ शेंग के शब्द केवल चापलूसी थे, लेकिन हर किसी को अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है और वह भी अपवाद नहीं थे। कुछ औपचारिकताओं का आदान प्रदान करने के बाद मैनेजर लियू ने स्टोरेज पाउच से औषधीय सुगंध वाली एक गहरे हरे रंग की पुस्तिका जल्दी से निकाली और उसे झाओ शेंग को सौंप दिया। उसी समय एक पतली पुस्तिका भी सौंपी गई। झाओ शेंग ने दोनों चीजें ली, पुस्तिका को देखा और उलझन में पूछा, भाई लियू यह क्या है? मैनेजर लियू मुस्कुराए और रहस्यमय ढंग से फुसफुसाए, वापस जाकर इस पुस्तिका को ध्यान से देख लेना। इसमें स्पिरिचुअल वेन की नीलामी का संक्षिप्त विवरण है। इसमें कुछ साधना परिवारों के बारे में भी जानकारी है जो सभी तुम्हारे प्रतियोगी हैं। ये सुनकर झाओ शेंग की आंखों में एक तीव्र चमक आ गई और उन्होंने तुरंत झुककर कहा, भाई लियू आप बहुत दयालु हैं। मैं इस दयालुता को सदा याद रखूंगा। कृपया मुझे भविष्य में आपका आभार व्यक्त करने का अवसर दें। मैनेजर लियू ने हाथ हिलाकर बात को टालते हुए कहा, भाई झाओ, आप बहुत ज्यादा विनम्रता दिखा रहे हैं।
कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी मदद थी। वैसे भी आपकी वजह से मैंने इस बार खूब पैसा कमाया है। परिवार में लौटने पर मैनेजर लियू की किस्मत बेमिसाल थी। वही एक ही बैच में 6 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फिल्म्स बनाने में कामयाब रहे, जिनमें से एक तो हाइब्रिड की भी थी। इस घटना के परिणाम स्वरूप मैनेजर लियू के फाउंडेशन की स्थापना अब पूरी तरह से तय हो चुकी है और परिवार में उनकी प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसे झाओ शेंग के प्रति अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए कुछ करना आवश्यक था। ये सुनकर झाओ शेंग ने जवाब दिया, भाई लियू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिछली बार हमारा लेन-देन निष्पक्ष था। भले ही आपने बहुत अधिक लाभ कमाया हो, ये सब आपके सौभाग्य की वजह से था, भाई लियू, और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। हाँ, अब इस बारे में और बात नहीं करते। मैनेजर लियू जोर से हंसे और फिर बोले, 3 महीने बाद मैं अपने प्रदर्शन की समीक्षा के लिए संप्रदाय में वापस आऊंगा। भाई झाओ, आप और आपके आदमी तब मेरे साथ आएंगे। झाओ शेंग ने तुरंत आभार व्यक्त किया। ये देखकर प्रबंधक लियू ने घृणा का नाटक करते हुए कहा, भाई झाओ, आप कुछ ज्यादा ही विनम्रता दिखा रहे हैं। ये सुनकर झाओ शेंग फिर से बोलने ही वाला था, तभी अचानक एक व्यक्ति गलियारे से निकला और उन दोनों की ओर चलने लगा, मानो वह बस वहां से गुजर रहा हो। नए कर्मचारी को देखते ही मैनेजर लियू ने तुरंत उनका अभिवादन करते हुए कहा, मैनेजर शेन। मैनेजर शेन 60 वर्ष से अधिक आयु के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने मैनेजर लियू को सिर हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन चलना बंद नहीं किया। हालांकि जब वह व्यक्ति झाओ शेंग के पास से गुजरा तो उसकी उंगलियां अनजाने में झाओ शेंग के कपड़ों के किनारे को छू गईं। मैनेजर लियू को किसी भी गड़बड़ी का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन मैनेजर शेंग के जाने के बाद झाओ शेंग अचानक वहां से चले गए। मैनेजर लियू ने उसे रुकने के लिए कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन झाओ शेंग के दृढ़ रवैये को देखकर उन्होंने और कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद झाओ शेंग भावहीन चेहरे और जल्दबाजी भरे कदमों के साथ डेंडिंग पवेलियन से निकल गया। जैसे ही वह चला गया, एक साधारण दिखने वाला अधेड़ उनका व्यक्ति, जिसके कंधे पर एक काला चील बैठा था और जिसने अपने ऊपरी शरीर को चांदी सफेद कवच से ढका हुआ था, अचानक सड़क के कोने से प्रकट हुआ। उसने झाओ शेंग की दूर जाती हुई आकृति को देखा, उसकी आंखों में हत्या करने की मंशा की एक झलक दिखाई दी। जैसे ही गिद्ध ने उड़ान भरी, अधेड़ उनके व्यक्ति ने उपहास किया और चुपचाप झाओ शेंग के पीछे चल दिया। झाओ शेंग को शायद इस बात का एहसास ही नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह सिर झुकाए शहर के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। लगभग 3-4 मील चलने और 7-8 गलियों से गुजरने के बाद वह अचानक धीमा हो गया और एक सुनसान गली में मुड़ गया। ये देखकर अधेड़ उनके व्यक्ति ने आकाश की ओर देखा, जहां एक काला चील ऊपर चक्कर लगा रहा था। ये देखकर अधेड़ उनके व्यक्ति को राहत मिली, वह चुपचाप गली के किनारे तक गया और अंदर घुस गया। जैसे ही वह गली में दाखिल हुआ, उसने अचानक कुछ ही दूरी पर बैंगनी रंग के घूंघट में लिपटी एक बेहद खूबसूरत महिला को देखा, जो कोमलता से भरी आंखों से उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। ऐसा मनमोहक दृश्य देखकर अधेड़ उनका व्यक्ति मोहित हो गया और पल भर में अपने होश खो बैठा। ठीक उसी क्षण एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। अचानक घना कोहरा उठा और देखते ही देखते पूरी गली को अपनी चपेट में ले लिया। दृष्टि बाधित होने के कारण अधेड़ उनका वह व्यक्ति तुरंत वास्तविकता में लौट आया। उसका चेहरा एकदम बदल गया और वह चिल्लाया, ओह नहीं! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तलवारों की खनक के बीच तीव्र तलवार की शक्ति से ओतप्रोत असंख्य जल की बूंदें संघनित होकर मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगी, जिससे अधेड़ उनका व्यक्ति डूब गया। पलक झपकते ही सफेद कोहरे से खून की धुंध का एक विशाल बादल फूट पड़ा और खून की एक मोटी घिनौनी दुर्गंध तेजी से फैल गई। जैसे जैसे कोहरा धीरे-धीरे छंटता गया, गली पूरी तरह से खाली हो गई। इस समय गली की जमीन अनगिनत छोटे-छोटे गड्ढों से ढकी हुई थी। गली के किनारे पर चांदी सफेद रंग का आधा शरीर ढकने वाला कवच अब छेदों से छलनी हो चुका था और उसमें से खून से लथपथ मांस का एक बड़ा सा गड्ढा धीरे-धीरे रिस रहा था। डेंडिंग जी! झाओ शेंग के जाते ही मैनेजर लियू का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। वो मुड़ा और वापस मंडप में चला गया। दूसरी मंजिल पर एक धूप वाले कमरे में घुस गया, जहां उसे पहले वाला स्टीवर्ट शेन मिला। मुलाकात होते ही मैनेजर लियू ने तुरंत कड़े शब्दों में दाव से कहा, शेन झोंगजे, तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। इसी क्षण खिड़की से बाहर देख रहे स्टीवर्ट शेन ने मुड़कर दाव से शांत स्वर में कहा, भाई लियू, आपके पास क्या स्पष्टीकरण है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, दाव। अरे, अभी भी मुझसे नाटक कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुमने अभी क्या किया? फिर मैनेजर लियू ने गुस्से से कहा, तुम्हारे शेन परिवार में तो वाकई बहुत हिम्मत है। उन्होंने तो एल्डर चर्च से निमंत्रण भी छीनने की हिम्मत की। क्या आपको लगता है कि अगर अंततः सब कुछ उजागर हो भी जाता है, तो शांग गोंगतांग के स्टीवर्ट शेन आपके शेन परिवार की रक्षा कर सकते हैं? हे, तुम इतनी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुमने लियू परिवार से पूछा भी था? ये सुनकर मैनेजर शेन के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उन्होंने झटपट मुस्कुराते हुए दाव को शांत करने की कोशिश की। भाई लियू, चलिए इस बारे में बात करते हैं। एक ऐसे बाहरी व्यक्ति के लिए जो इसमें शामिल नहीं होना चाहता, हम अपने ही लोगों की एकता को क्यों भंग करें? जैसा कि आप जानते हैं, हमारा शेन परिवार लंबे समय से शताब्दी पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। जो पहले निश्चित लग रहा था, वह अचानक एक चुनौती बन गया है। कड़ी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। इसी समय स्टीवर्ट शेन ने कुशलतापूर्वक एक चमकदार जेड पेंडेंट स्टीवर्ट लियू के हाथ में रख दिया। ये देखकर मैनेजर लियू का चेहरा थोड़ा नम पड़ गया और उन्होंने दाव से शिकायत करते हुए कहा, परिवार के भविष्य के लिए भी आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने उस नौजवान के बारे में बहुत अच्छी राय रखी थी। इतनी कम उम्र में वह कितना समझदार और दूरदर्शी है। आजकल अमर लोगों की मरम्मत करने वाले उसके जैसे लोग बहुत कम हैं। उदाहरण चिन्ह। जैसा कि झाओ शेंग ने कल्पना की थी, उसने अमरता के क्षेत्र की अनगिनत असाधारण कलाओं और तकनीकों में महारत हासिल कर ली। हालांकि उसने खुद को सावधानीपूर्वक देश बदल लिया था, लेकिन वह अपने उफनते उग्र रक्त को छिपा नहीं सका। मैनेजर लियू ने केवल झाओ शेंग के रक्त को सूंघकर ही बता दिया कि उसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं थी। पाखंडी। मैनेजर शेन ने मन ही मन बुदबुदाते हुए सोचा, क्या उस व्यक्ति की जानकारी लीक करने वाला आपका लियू परिवार ही नहीं था? वे दोनों पक्षों से लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन खुद किसी भी तरह का फायदा नहीं लेना चाहते। हाँ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वे डेनवर के हंसमुख लियू परिवार से हैं। तभी खिड़की के बाहर से पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई और अचानक एक काला बाज खिड़की से कमरे में उड़कर आया और उन दोनों लोगों के सामने मेज पर आकर बैठ गया। काले गिद्ध को देखते ही स्टीवर्ट शेन का चेहरा एकदम बदल गया और वह चिल्ला उठा, ओह नहीं! पीछा करने वालों को मारने के बाद वे डोंगटियन शहर के बाहरी इलाके की ओर चलते रहे। चलते-चलते झाओ शेंग ने पुस्तिका निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी निगाहें तुरंत तेज हुई और एक पन्ने पर आकर रुक गईं, शानदान साम्राज्य का शेन परिवार। गुफा से बाहर निकलते ही झाओ शेंग ने तुरंत अपने कपड़े बदले और लापरवाही से अपने पुराने कपड़े चट्टान से नीचे फेंक दिए। फिर वह हवा में उछला और पहाड़ की दीवार के सहारे तेजी से तियांजू पर्वत पर चढ़ गया। कुछ ही क्षणों में झाओ शेंग एक काले बिंदु में सिमट गया और तेजी से बादलों के सागर में गायब हो गया। 20 दिन बाद पहाड़ी पर स्थित स्पिरिट मेडिसिन गार्डन को आखिरकार उसका नया मालिक मिल गया। 3 साल बाद झाओ शेंग ने पाया कि पहाड़ी ढलान बिल्कुल वैसी ही बनी हुई थी जैसी वह 3 साल पहले थी। नहीं, जड़ी बूटी के बगीचे में उगने वाली आध्यात्मिक औषधि और भी अधिक फल फूल रही है। इसके अलावा उन्होंने औषधीय क्षेत्र में अलग-अलग आकार के केचुए देखे, जिनके शरीर पर सोने के छल्ले थे, जो लगातार मिट्टी खा रहे थे और खाते समय ताजी आध्यात्मिक मिट्टी के दाने उत्सर्जित कर रहे थे। झाओ शेंग के इस बार पहाड़ी पर लौटने का उद्देश्य इन प्यारे और मेहनती जीवों के लिए था। ये डेंडिंग संप्रदाय से शताब्दी टोकन प्राप्त करने में झाओ शेंग के सबसे बड़े सौदेबाजी के हथियार थे। व्यस्त कार्यक्रम के कारण सब कुछ एक साथ ही हो गया। झाओ शेंग ढलान पर ज्यादा देर नहीं रुका। वह पहाड़ में स्थित ड्रैगन गुफा में गया और पहाड़ के ड्रैगन के अवशेषों से आत्मा केंचुओं का एक घोंसला निकालकर आत्मा की थैली में रख दिया। फिर क्लाउड ड्रैगन का मांस और शल्क, जिन्हें 3 साल पहले नहीं हटाया गया था, नए भंडारण थैली में रख दिए गए। क्योंकि यह जमा हुआ था, इसलिए 3 साल बाद भी क्लाउड ड्रैगन का मांस और रक्त पहले की तरह ही ताजा बना रहा। ये सब करने के बाद झाओ शेंग ने पहाड़ जैसी दिखने वाली ड्रैगन के अवशेषों की ओर पीछे मुड़कर देखा और एक पल के लिए झिझक गया। अंत में उसने कुछ नहीं किया और बस मुड़कर चला गया। एक और महीना बीत गया और झाओ शेंग पीले चेहरे के साथ उस आंगन में पहुंचा जहां उसने एक घर किराए पर लिया था। जब झाओ योंगबू ने लड़खड़ाते हुए झाओ शेंग को देखा तो वह चौंक गया और जल्दी से उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय उसने बड़ी चिंता से दाव से पूछा, चाचा जी, क्या आपको चोट लगी है? झाओ शेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। जाओ थोड़ा पानी ले आओ, मुझे नहाना और कपड़े बदलना है। हालांकि उसने कहा कि वह ठीक है, लेकिन बोलते समय उसके मुंह और नाक से खून की तेज गंध आ रही थी। ये देखकर झाओ योंगबू की चिंता बढ़ती गई, लेकिन उसने झाओ शेंग के आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। जवाब देने के बाद वह तुरंत मुड़ा और पिछवाड़े की ओर दौड़ पड़ा। अगले 2 हफ्तों तक झाओ शेंग अपनी चोटों से उबरने के लिए घर पर ही रहे, साथ ही फैंटम एस्केप टेलिस्मैन का अध्ययन जारी रखा और झाओ योंगबू को झाओ जिनजियांग की अमर गुफा के बाहर इंतजार करने का निर्देश दिया, जहां वह एकांत में थे। यदि झाओ जिनजियांग ने प्रस्थान करने से पहले अपनी यात्रा पूरी नहीं की होती, ये संभव है कि झाओ शेंग को दानदिंग संप्रदाय में अकेले ही जाना पड़े। दुर्भाग्यवश इस महत्वपूर्ण अवसर के हाथ से निकल जाने के बाद झाओ शेंग के 100 साल के टोकन को जीतने की संभावना और भी कम हो गई है। प्रस्थान से 3 दिन पहले अपनी चोटों से उबर चुके झाओ शेंग आखिरकार और अधिक समय तक चैन से नहीं बैठ सके और स्वयं अमर गुफा के बाहर इंतजार करने चले गए। 3 दिन, 2 दिन, आखिरी दिन जब झाओ शेंग हार मानने ही वाला था, जैसे जैसे शाम ढलने लगी, अमर गुफा के दरवाजे धीरे-धीरे खुलने लगे और झाओ जिनजियांग बाहर निकल आया।
इस समय उनके सिर पर चांदी जैसे बाल थे और उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जिससे वे एकांतवास में जाने से पहले की तुलना में कहीं अधिक बुरे दिख रहे थे। असफल, ये देखकर झाओ शेंग के चेहरे के भाव पहले तो बदले, लेकिन उनकी चिंता तुरंत खुशी में बदल गई। नहीं, ये सफल रहा, क्योंकि इस समय झाओ जिनजियान से निकलने वाली शक्तिशाली आभा किसी भी तरह से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की आभा से कम नहीं थी। केवल झाओ जिनजियान के वृद्ध चेहरे को देखकर झाओ शेंग का मन बहुत दुखी हुआ। वह जानता है कि झाओ जिनजियान ने फाउंडेशन की सफल स्थापना के लिए भारी कीमत चुकाई थी। अस्थि मज्जा जलाने की तकनीक, एक राक्षसी पद तकनीक जो जीवन काल को जलाकर नींव स्थापना की सफलता दर को बढ़ाती है। एक बार शुरू हो जाने पर इसे कभी रोका नहीं जा सकता। जब तक नींव की स्थापना सफल नहीं हो जाती, तब तक केवल एक ही परिणाम होगा, जीवन काल समाप्त हो जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। झाओ शेंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि ग्रीन हाउस में उगाए गए फूल जंगली फूलों की तुलना में कहीं कम लचीले होते हैं। दोनों ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट हैं। झाओ परिवार के दोनों बुजुर्गों में झाओ जिनजियान की तरह सफलता पाने या मारे जाने का निर्मम दृढ़ संकल्प नहीं था। इसी क्षण झाओ जिनजियान झाओ शेंग के पास गए, हल्के से मुस्कुराए और बोले, मैं अपने मिशन में असफल नहीं हुआ हूं। ये सुनकर झाओ शेंग की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन भावुक हो गया। ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि दाओ बनिंग मैरो सर्जरी शुरू करने में विफल रहता है, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और भले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सफल हो जाए, खर्च की गई जीवन अवधि वापस नहीं मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो झाओ जिनजियान की जीवन अवधि अन्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की तुलना में लंबी थी। कल्टीवेटर की शक्ति में काफी कमी आई है। इस समय प्रशंसा के किसी भी शब्द का प्रयोग करना अनावश्यक होगा। झाओ शेंग ने काफी देर तक सोचा, लेकिन अंत में बोला, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि स्वर्ग में स्थित पूर्वजों की आत्मा ये देखकर प्रसन्न हुई होगी कि परिवार ने एक नई नींव रखी है। साधक को निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता हुई होगी। इस समय झाओ जिनजियान शांत और संयमित रहे और उन्होंने अस्थि जलाने की तकनीक का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपने सामने खड़े युवा कुलपति को अत्यंत प्रशंसा भरी निगाहों से देखते हुए धीरे से कहा, झाओ शेंग का शिष्टाचार, आपकी सहायता के बिना मैं आज इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर पाता। धन्यवाद। झाओ जिनजियान का धन्यवाद सुनने में भले ही संयमित लगे, लेकिन इसके पीछे एक दृढ़ प्रतिबद्धता छिपी है। धन्यवाद सुनकर झाओ शेंग अचानक मुस्कुरा उठा। वह दाओ को जानता है, पारिवारिक मामला सुलझ गया। सुबह तड़के तक कोहरा छटा नहीं था। तियानजू पर्वत पर साधक एक के बाद एक गुफा के नीचे से बादल नाव घाट पर पहुंच रहे हैं। क्लाउड बोट वाट हजारों एकड़ में फैला एक विशाल प्लाजा है, जिसकी पूरी जमीन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनी है, जो अत्यधिक दबाव को झेलने में सक्षम है। आज यहाँ आए सभी साधक यात्री हैं। वे आज हावरान संप्रदाय की बादल नॉक से अमलोक के विभिन्न स्थानों की यात्रा करेंगे। यात्रियों में झाओ शेंग और झाओ जिनजियान भी शामिल थे। वे दोनों समय से पहले ही आ गए और चुपचाप इंतजार करने लगे। अपने बगल में बैठे युवा झाओ शेंग को देखकर, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 वर्ष थी, झाओ जिनजियान भावनाओं से भर गया और बहुत भावुक हो गया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि झाओ परिवार के इतिहास में सबसे कम उनका मुखिया इतना शक्तिशाली होगा। वह अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम था। आज भी वह अपने चेहरे पर आए उस स्तब्धता भरे भाव को याद किए बिना नहीं रह सकता, जब उसे पिछली रात बताया गया था कि उसे शताब्दी टोकन की नीलामी में भाग लेने के लिए डेंडिंग संप्रदाय जाना है। कितना शर्मनाक, ये सोचकर झाओ जिनजियान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि वह जल्दी ही खुश हो गया। परिवार के मुखिया के रूप में ऐसे मुखिया के साथ परिवार का भविष्य उज्जवल है। लेकिन झाओ शेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि झाओ जिनजियान क्या सोच रहा है। इस समय वह बार-बार उन विभिन्न स्थितियों और अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में तर्क दे रहा था और भविष्यवाणी कर रहा था, जिनका सामना उन दोनों को दानडिंग संप्रदाय पहुंचने के बाद करना पड़ सकता है। इस शताब्दी पुराने प्रतीक चिन्ह की नीलामी से झाओ परिवार के अगले कुछ शताब्दियों के भाग्य का सवाल जुड़ा है और इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। समय बीतने के साथ साथ अधिक से अधिक किसान बादल नाव घाट पर एकत्रित होने लगे। तब तक सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, वे आ गए, वे आ गए। लोग आसमान की ओर देखने लगे तो बंदरगाह पर अफरा-तफरी मच गई। झाओ शेंग ने भी अपना दाहिना हाथ अपने माथे पर रखा और बादलों के सागर और आकाश में फैली खगोलीय चोटियों की ओर देखने लगा। उसी क्षण आकाश में ऊंचाई पर सफेद बादलों के पीछे एक काला बिंदु दिखाई दिया। जल्द ही काला बिंदु बड़ा होता चला गया और आसपास के उमड़ते घूमते बादलों को दबाता और धकेलता चला गया। सफेद बादलों में छिपा हुआ एक विशाल काला जहाज धीरे-धीरे बादलों के सागर से उभरा, जो किसी विशालकाय जानवर के पेट जैसा दिख रहा था। 7 या 8 सांसों के बाद पहाड़ को हिलाने वाली बादल नाव चुपचाप आकाश से उतरकर बादल नाव के घाट पर आ गई। इसी क्षण क्लाउड बोट ने आखिरकार अपना पूरा रूप सबके सामने प्रकट कर दिया। बड़ा, ये बहुत बड़ा है। क्लाउड बोट डॉक 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन एक अकेली क्लाउड बोट डॉक के क्षेत्रफल का 10वां हिस्सा ही घेरती है। क्लाउड बोट लगभग 200 झांग लंबी है और सबसे निचले डेक से नाव के तल तक की ऊंचाई 20 झांग से अधिक है। इसके अलावा डेक पर 9 मंजिला तक की इमारतें हैं, जिनमें से सबसे ऊंची इमारत जमीन से लगभग 50 फीट ऊपर होने का अनुमान है। ये परिवहन का साधन कम और एक उड़ता हुआ शहर ज्यादा है, जो हवा में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। झाओ शेंग ने सुना था कि हावरान संप्रदाय के पास वास्तव में पर्वत चलाने वाली बादल नौ के समान श्रेणी की 10 विशाल उड़ने वाली नौकाएं थी। इसके अलावा पहाड़ों को हिलाने वाली बादल नाव के ऊपर 2 और भी अधिक उन्नत और भयानक सत्ताएं हैं, समुद्र को उलट देने वाली और स्वर्ग तक पहुंचने वाली। किंवदंती के अनुसार हावरान संप्रदाय का पर्वतीय द्वार अमरलोक की सतह पर स्थित नहीं है, बल्कि एक विशाल उड़ने वाले जहाज पर स्थित है, जो स्वर्ग श्रेणी से जुड़ा हुआ है। पर्वत द्वार को ले जाने वाला यह विशालकाय जहाज साल भर स्वर्गीय गैंग्रेट क्यूवी पर तैरता रहता है और किसी भी समय अमरलोक के किसी भी क्षेत्र में प्रकट हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इमोर्टल रियल में किस रूट के द्वार को भेदना सबसे कठिन है, तो शायद आपका जवाब गलत होगा। दोनों पक्षों के अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस परिवार के पहाड़ी द्वार को खोजना सबसे मुश्किल है, हावरान संप्रदाय दूसरे स्थान पर होने का दावा करता है, जबकि केवल दिजांग संप्रदाय ही पहले स्थान पर होने का दावा करने का साहस रखता है। सदियों से स्वर्ग स्तंभ जगत को बार-बार आपदाओं का सामना करना पड़ा है और अमरता की साधना करने वाली शीर्ष 10 शक्तियों में से लगभग आधी को बदल दिया गया है। हालांकि हावरान संप्रदाय हमेशा से दृढ़ रहा है और अमरता के क्षेत्र में साधना के सर्वोच्च स्थान पर बना हुआ है। इसका श्रेय काफी हद तक उस विशालकाय जहाज को जाता है जो आकाश तक पहुंचता है। जैसे ही झाओ शेंग हावरान संप्रदाय के बारे में फैली विभिन्न अफवाहों को याद कर रहा था, वे दोनों तेजी से पहाड़ों को हिला देने वाले विशाल जहाज पर सवार हो गए और भीड़ में घुल मिल गए। क्लाउड बोट की टिकट दूरी के आधार पर लिए जाते हैं, प्रति 1000 मील पर एक स्पिरिट स्टोन। भोजन और आवास के खर्चों की गणना अलग से की जाएगी। यदि आप स्पिरिट स्टोन से अलग नहीं होना चाहते, तो आप डेक पर रह सकते हैं। डेक स्पिरिट स्टोन स्वीकार नहीं करता है। अगर आप कुछ और बेहतर चाहते हैं, तो कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें एक छोटा कमरा जिसकी कीमत 2 स्पिरिट स्टोन प्रतिदिन है से लेकर एक आलीशान होटल जिसकी कीमत 10,000 प्रतिदिन है तक शामिल है। चुनने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। डोंगचेन शहर डेंडिंग संप्रदाय के पर्वतीय द्वार से 20,000 लीग से अधिक दूर स्थित है। यात्रा लंबी लग सकती है, लेकिन अगर क्लाउड बोट कहीं नहीं रुकती है, तो इसे एक दिन और एक रात में पूरा किया जा सकता है। हालांकि क्लाउड बोट अंततः परिवहन का एक साधन है और इसे रास्ते में कई स्थानों पर रुकने की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रमुख बाजार या कुछ ताकतों के गढ़। इस गणना के आधार पर डोंगचेन शहर से डेंडिंग संप्रदाय तक यात्रा करने में 5 दिन लगेंगे। झाओ शेंग ने मन ही मन हिसाब लगाया कि नीलामी में अभी भी 7 प्रतिभाशाली लोग बचे थे, जो कि काफी समय था। 1 घंटे बाद क्लाउड बोट की सतह पर अचानक सफेद रोशनी की एक परत दिखाई दी। फिर ये चुपचाप जमीन से ऊपर उठा और सीधे आकाश में उड़ गया। महज 1 मिनट बाद क्लाउड बोट बादलों के सागर को चीरते हुए आकाश में उड़ गई। इसके तुरंत बाद क्लाउड बोट की सतह तेजी से चमक उठी और पूरे पतवार को ढकने वाली प्रकाश की परत पर अनगिनत रहस्यमय प्रतीक दिखाई दिए। पलक झपकते ही पर्वत गतिमान बादल नौ ने स्वर्गीय गिरोह के महान द्वार को तोड़ दिया और क्षितिज की ओर तेजी से बढ़ गई, अपने पीछे केवल बादलों का एक लंबा मार्ग छोड़ गई। अगर आपको कुछ कहना हो तो विस्तार से कहिए, अगर नहीं कहना हो तो संक्षेप में कहिए। 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। दोपहर के समय तेज धूप में क्लाउड बोट धीरे-धीरे आकाश से नीचे उतरी और अंततः डेंडिंग संप्रदाय के निजी घाट पर आकर रुक गई। 15 मिनट बाद झाओ शेंग और झाओ जिनजियान चंद्रमा गतिमान बादल नौ से उतरे। योजना के अनुसार दोनों सबसे पहले रहने की जगह खोजने के लिए ज्यूरिफांग बाजार गए। ज्यूरिफांग मार्केट क्लाउड बोट घाट के बगल में स्थित है। ज्यूरिफांग बाजार डेंडिंग संप्रदाय के पर्वतीय द्वार से 200 ली पश्चिम में स्थित है। ये दूरी गोल्डन कोर फॉर इमॉर्टल मास्टर के लिए है। ये व्यवहारिक रूप से आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप आसानी से दिन में 10 बार आना जाना कर सकते हैं। इसलिए ज्यूरिंग मार्केट व्यवहारिक रूप से डेंडिंग संप्रदाय की नाव के ठीक नीचे बनाया गया था, इसलिए इसकी सुरक्षा पर कोई सवाल ही नहीं था। जिस प्रकार ज्यूरिंग मार्केट डेंडिंग संप्रदाय के लिए है, उसी प्रकार अमरता की साधना करने वाले सभी प्रमुख संप्रदायों और शक्तियों के भी समान बाजार होते हैं। लोक कथाओं में अमर साधना करने वाले संप्रदायों के पर्वतीय द्वार अक्सर ऊंचे पहाड़ों के दूरदराज के कोनों में बनाए जाते हैं, जहां लोग शायद ही कभी जाते हैं। दरअसल सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। अमर लोक में अधिकांश संप्रदायों के मुख्य मंदिर अक्सर उनके संबंधित क्षेत्रों के सबसे समृद्ध और चहल-पहल वाले इलाकों में स्थित होते हैं। इससे नश्वर लोगों की अमर लोक की मरम्मत करने की रूढ़िवादिता पूरी तरह से उलट गई। जब झाओ शेंग को इस बारे में पता चला, तो वह भी काफी देर तक आश्चर्यचकित रहा। जब उनका वास्तव में साधकों से संपर्क हुआ, तभी उन्हें अचानक एहसास हुआ, साधक भी इंसान ही होते हैं।
आधे घंटे बाद झाओ शेंग और उसका साथी लोगों की भीड़ के साथ ज्यूनिंग बाजार में दाखिल हुए। दोनों ने जल्दी ही एक सराय ढूंढ ली और रहने के लिए 2 अतिथि कमरे बुक करा लिए। अतिथि कक्ष का दरवाजा बंद करने के बाद झाओ शेंग ने अपने थैले से एक लंबा लकड़ी का बक्सा निकाला, उसे मेज पर रखा और झाओ जिनजियांग को उसे खोलने का इशारा किया। ये देखकर झाओ जिनजियांग ने उत्सुकता से डिब्बा खोला और अंदर एक 4 फुट लंबा चांदी जैसा सफेद पंजा देखा जो धातु जैसी चमक से जगमगा रहा था। अरे ये क्या है? झाओ जिनजियांग ने आश्चर्य से कहा और जल्दी से पंजा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे करीब से देखने के लिए अपनी आंखों के पास ले आया। इससे पहले कि वह पूरी तरह से पुष्टि कर पाता, झाओ शेंग ने पंजों की उत्पत्ति का खुलासा कर दिया। चौथे दादाजी, देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये पंजा गोल्डन कोस्टर के क्लाउड ड्रैगन से काटा गया था। ये सुनकर झाओ जिनजियांग चौंक उठी और बोली, असंभव, ये तुम्हें कहां से मिला? आपको ये जानना चाहिए कि दाओ युनजियाओ एक साधारण गोल्डन कोर को आसानी से हरा सकता है। अमर गुरु का भयानक अस्तित्व कोई साधारण बिल्ली या कुत्ता नहीं है। इसके पंजे इतनी आसानी से कैसे प्राप्त किए जा सकते थे? झाओ शेंग ने दाओ को समझाया, मुझे ये पंजा तियानजू पर्वत पर मिला। इतना ही नहीं, बल्कि एक बादल ड्रैगन का कुछ मांस और शल्क भी मिले। बोलते बोलते उसने भंडारण थैली खोली और क्लाउड ड्रैगन के शरीर से कई तरह की छोटी मोटी चीजें बाहर निकाल दी। मेज पर पड़े चमकीले चकाचौंध भरे मांस और रक्त को देखकर, जिससे दमन का हल्का सा आभास होता था, और बड़े चांदी जैसे सफेद शल्कों को देखकर झाओ जिनजियांग ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सब सच है। एक पल के लिए झाओ जिनजियांग का मन भटकने से खुद को रोक नहीं पाया। यदि इस पंजे को परिष्कृत करके एक जादुई कलाकृति बना दिया जाए तो ये कम से कम मध्यम श्रेणी की कलाकृति होगी। आध्यात्मिक कलाकृति से शुरू करते हुए एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बदले में पर्याप्त से अधिक है। पिल, इसके अलावा स्केल आर्मर को आध्यात्मिक कलाकृति में ढाला जा सकता है। ग्रेड आर्मर और शील्ड में ढाला जा सकता है। इसके अलावा बादल ड्रैगन का मांस और रक्त भी अत्यधिक पौष्टिक होता है यदि इसका उपयोग स्पिरिट आपको खिलाने के लिए किया जाए तो। अध्याय के सबसे तेज अपडेट के लिए कृपया वेबसाइट का पता याद रखें। झाओ जिनजियांग की हालत कुछ खराब देखकर झाओ शेंग ने खांसी आ गई। झाओ जिनजियांग अचानक जाग उठी और जल्दी से दाव से पूछा, झाओ शेंग का शिष्टाचार नाम क्या है? ये खजाने कीमती तो है, लेकिन इनसे 100 साल का टोकन खरीदना संभव नहीं है। झाओ शेंग ने सिर हिलाया, मुझे पता है कि, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनका इस्तेमाल 100 साल के टोकन के बदले में करूंगा। झाओ जिनजियांग के हैरान चेहरे को देखकर झाओ शेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये खजाने तुम्हारे लिए हैं। ये प्रतिष्ठित फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से है। अगर किसी साधक के पास कुछ उपयुक्त आध्यात्मिक कलाकृतियां न हो तो क्या उसके साथी दावादी उसका उपहास नहीं करेंगे? उसका उपहास नहीं करेंगे। एक और बात यह है कि हमें कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी अपनी ताकत बढ़ाना ही सबसे अच्छा उपाय है। मुझ पर इसका प्रयोग करो। झाओ जिनजियांग ये सुनकर, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया कि क्या हो रहा है और उसने तुरंत पूछा, तो फिर आप 100 साल के टोकन के लिए बोली लगाने के लिए किस खजाने का इस्तेमाल करेंगे? इसका उपयोग करें। जब वह बोल रहा था, झाओ शेंग ने जादुई ढंग से एक सुनहरे छल्ले वाला केचुआ प्रकट किया जो 8 या 9 इंच लंबा और उंगली जितना मोटा था और वह उसके हाथ में लगातार छटपटाता और मरोता रहा। यह क्या है? झाओ जिनजियांग आत्मा केचुए को देखकर, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसने उसे पहचाना नहीं। अमर लोगों की साधना करते समय स्पिरिट अर्थवर्म्स अत्यंत दुर्लभ होते हैं। डेंडिंग संप्रदाय जैसे बड़े गुटों के स्पिरिट मेडिसिन गार्डन में कभी-कभार ही इन्हें देखा जा सकता है, वे लगभग कहीं और नहीं देखे जाते। झाओ शेंग ने दाव की व्याख्या करते हुए कहा, इस चीज को आध्यात्मिक केचुआ कहा जाता है। इसके मल को आध्यात्मिक मिट्टी कहा जाता है जो सबसे उपजाऊ आध्यात्मिक मिट्टी होती है। आध्यात्मिक मिट्टी शब्द सुनते ही झाओ जिनजियांग को अचानक समझ में आ गया कि क्या हो रहा है और उसने तुरंत आध्यात्मिक केंचुओं से जुड़ी अपनी बिखरी हुई यादों को याद कर लिया। झाओ शेंग का शिष्टाचार नाम है, स्पिरिट अर्थवर्म्स दुर्लभ है, लेकिन कीमिया संप्रदाय के पास वे लंबे समय से होने चाहिए थे। क्या उन्हें 100 साल के टोकन के बदले में देना कुछ ज्यादा ही है? इससे पहले कि वह मनमौजी विचार जैसे शब्द बोल पाता, झाओ शेंग ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण आत्मा केचुआ नहीं है। चिंता मत करो, अगर डेंडिंग संप्रदाय को अपने काम की अच्छी जानकारी है तो 100 साल का टोकन निश्चित रूप से हमारे हाथ में होगा। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम ये तय करना है कि हम अपने परिवार के भविष्य के मुख्यालय के लिए किस पवित्र स्थल का चयन करें। बोलते बोलते उसने आध्यात्मिक केचुए को एक तरफ रख दिया, फिर आध्यात्मिक नस के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तिका निकाली और उसे मेज पर फैला दिया। झाओ जिनजियांग संशय में थी, लेकिन कुलपति पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे थे। किसी तरह उसका आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। नीलामी से एक दिन पहले झाओ शेंग सराय में ही रुका रहा और बाहर नहीं निकला, जबकि झाओ जिनजियांग अपना सामान लेकर अकेले बाजार में स्थित कलाकृति शोधन की दुकान पर चला गया। जब तक वह लौटा तब तक काफी रात हो चुकी थी। झाओ जिनजियांग के मुस्कुराते चेहरे को देखकर झाओ शेंग समझ गया कि दाव की फसल बहुत अच्छी हुई होगी। वास्तव में बिना पूछे ही झाओ जिनजियांग ने उत्सुकता से कई चीजें उसके सामने रख दी। 3 इंच लंबी उड़ने वाली तलवार जिसकी सतह लाल रंग की रोशनी से चमक रही थी। एक गहरे काले रंग की कवच ढाल जो छाती पर लगी कवच के आकार की है और कभी-कभी इसकी सतह पर एक विशाल काले कछुए का भ्रम प्रकट करती है। इसके अलावा एक चमकीले नीले रंग का चोला था जिसका कपड़ा पानी की तरह चिकना था और उस पर रंगीन सफेद बादलों के पैटर्न की कढ़ाई की गई थी और छूने पर वह बर्फीली ठंडक का एहसास देता था। इससे पहले कि झाओ शेंग कुछ पूछ पाता, झाओ जिनजियांग ने थोड़े गर्व के साथ तीनों खजानों के बारे में विस्तार से बताया। फ्लाइंग स्वॉर्ड का मूल नाम क्रिम्सन रेनबो स्वॉर्ड मीडियम ग्रेड था। यह एक आध्यात्मिक कलाकृति है। फ्लाइंग स्वॉर्ड के रूप में इसके उपयोग के अतिरिक्त इसका अन्य उपयोग भी है। इसमें एक अनूठी तलवार बचने की तकनीक भी है जो तलवार को लाल इंद्रधनुष में परिवर्तित करके हजारों मील तक गायब होने में सक्षम है। काले कवच वाली ढाल को जुबान ढाल कहा जाता है और यह एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति है। इसमें कोई विशेष विशेषता नहीं है, ये काफी सामान्य है। इसका एकमात्र लाभ इसकी अत्यंत मजबूत रक्षा क्षमता है जो क्रिम्सन स्केल कवच के बराबर है। जहां तक तीसरे चमकीले नीले वस्त्र की बात है, इसे विशेष रूप से झाओ जिनजियांग ने झाओ शेंग के लिए तैयार किया था। इसे बादल बिखेरने वाला वस्त्र कहा जाता है और यह एक उत्कृष्ट जादुई कलाकृति है। उच्च कोटि की जादुई कलाकृतियां, जिन्हें आध्यात्मिक कलाकृतियां भी कहा जाता है, सामान्य निम्न श्रेणी की कलाकृतियों के समान ही होती हैं, सिवाय इसके कि इनमें आध्यात्मिक कलाकृतियों की तरह आकार बदलने की लचीलता नहीं होती। आध्यात्मिक और कलात्मक कलाकृतियों के बीच अंतर नगण्य है। इस बादल बिखेरने वाले वस्त्र का एक बहुत ही सरल कार्य है, जल तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा के संग्रहण को तेज करना और आध्यात्मिक ऊर्जा के एक हिस्से को संग्रहित करना। हालांकि जब इसका स्वामी खतरे में होता है तो ये तुरंत बड़ी मात्रा में कोहरा उत्पन्न कर सकता है जो न केवल दुश्मन की दृष्टि को धुंधला कर सकता है बल्कि अपनी बादल सवारी पलायन तकनीक का उपयोग करके समय रहते बादलों पर सवार होकर दुश्मन के पीछे से बचने में भी इसकी मदद कर सकता है। झाओ शेंग ने बादल के पैटर्न वाले वस्त्र को बड़े स्नेह से सहलाया और मन ही मन झाओ जिनजियांग के उत्कृष्ट स्वाद की प्रशंसा की। मैंने कल रात बसी हुई कुछ अनुरोधों का जिक्र किया था और मुझे आज इस बादल फैलाने वाले वस्त्र को प्राप्त करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह अद्भुत जादुई कलाकृति उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। क्लाउड सोअरिंग एस्केप टेक्निक को छोड़ दे तो केवल बादलों और धुंध के निर्माण पर विचार करें। जब इसे झाओ शेंग के 9 स्तरित धुंध तलवार ताबीज के साथ जोड़ा जाता है तो यह न केवल दुश्मन को रोक सकता है बल्कि उन्हें अदृश्य रूप से मार भी सकता है। इसके अलावा क्लाउड स्कैटरिंग रोग में वास्तव में स्पिरिट गैदरिंग एरे के कुछ प्रभाव थे जो झाओ शेंग के लिए कुछ हद तक अप्रत्याशित था। यह ध्यान देने योग्य है कि दाव अमर लोक की मरम्मत कर रहा है और आत्मा संग्रहण सरणी अत्यंत दुर्लभ है और अपनी उच्च लागत के लिए जानी जाती है। यह एक ऐसा संगठन है जिसका बाहर प्रसार करना पूर्णतः निषिद्ध है और इस पर हमेशा से ही प्रमुख साधना शक्तियों का एकाधिकार रहा है। झाओ शेंग को इस बात की बहुत जिज्ञासा थी कि झाओ जिनजियांग को क्लाउड स्कैटरिंग रोग कैसे प्राप्त हुआ। जांच करने पर पता चला कि इसमें कुछ हद तक हेराफेरी शामिल थी। पता चला कि एक खास कलाकृति शोधन की दुकान में एक द्वितीय श्रेणी के कलाकृति शोधक को वह क्लाउड ड्रैगन क्लॉ पसंद आ गया और उसने उसे खरीदने पर जोर दिया। भूत और चतुर झाओ जिनजियांग ने जानबूझकर उदासीनता का नाटक किया, बेचने से पूरी तरह इनकार करने और कलाकृति शोधन का उपयोग केवल अपने उद्देश्यों के लिए करने का दिखावा किया और इस तरह द्वितीय श्रेणी के कलाकृति शोधक को सफलतापूर्वक मूर्ख बना दिया। अंत में झाओ जिनजियांग ने हताश होने का नाटक किया और झाओ शेंग के अनुरोध को सामने रखने का अवसर लिया। क्लाउड ड्रैगन क्लॉ प्राप्त करने के लिए कलाकृति शोधक ने बहुत खोजबीन की और कई कलाकृति शोधन दावादियों से संपर्क किया। अंततः आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक उच्च गुणवत्ता वाली जादुई कलाकृति मिलने से पहले इसी वजह से क्लाउड रोग झाओ शेंग के हाथ लग गया। सुनने के बाद झाओ शेंग ने दाव को अंगूठा दिखाते हुए कहा, शानदार, बिल्कुल शानदार। जिस समय झाओ शेंग और उसका साथी उस जादुई कलाकृति की सराहना कर रहे थे उसी समय बाजार के एक आंगन में लोग भी उनके बारे में बात कर रहे थे। कल की नीलामी में कितनी कंपनियां भाग लेंगी? कुल 12 हैं, लेकिन 100 साल के टोकन वाले केवल 7 हैं। भेड़िए तो बहुत हैं लेकिन मांस बहुत कम है। हम 2 और परिवार इसमें शामिल हो गए हैं। हमने इस स्थिति को बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, इसलिए नहीं कि दूसरे हमारा खाना चुरा लें।
भेड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए पहले कमजोर भेड़ियों को खत्म कर देते हैं। कल तुम लोगों को ये और वो काम करने के लिए कह देना। समझे? मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा करना संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन है। अगर प्रवर्तन हॉल के शिष्य को पता चल गया तो ये बहुत बुरा होगा। चिंता मत करो, परिवार के प्रवर्तन कार्यालय में कुछ अच्छे दोस्त हैं। अगर उनका भेद खुल भी जाता है तो वे एक छोटी सी बात को भी बड़ा मुद्दा बना देंगे और छोटी सी बात दब जाएगी। इसके अलावा कल सिर्फ हम ही कदम नहीं उठाएंगे, कम से कम जो परिवार और वन परिवार का बुरा आदमी तो निश्चित रूप से छल कपट का सहारा लेंगे। ठीक है, मैं तुरंत व्यवस्था कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। डॉट डॉट डॉट। झाओ शेंग और झाओ जिनजियांग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि नीलामी के इर्द-गिर्द एक गुप्त लड़ाई धीरे-धीरे चल रही थी। किसी ने उनके लिए जाल बिछाया है ताकि वे उसमें फंस जाएं। इस समय अपनी योजना के अंतिम विवरणों को अंतिम रूप देने के बाद झाओ शेंग और उसका साथी भविष्य के लिए आशा से भरे हुए अपने अतिथि कक्ष में सोने के लिए लौट आए। क्या कल तलवारों की इस झड़प के बीच दोनों अपने लक्ष्य हासिल कर पाएंगे? अगली सुबह झाओ शेंग ने स्नान किया, बादल के पैटर्न वाला अपना चोला पहना और पहली मंजिल पर झाओ जिनजियांग से मिलने के लिए अपने अतिथि कक्ष से बाहर निकल गया। आज झाओ जिनजियांग भी सलीके से कपड़े पहने हुए थे, उनके चांदी जैसे बालों का जुड़ा बना हुआ था और जुड़े में एक हेपिन की तरह लाल इंद्रधनुषी तलवार लगी हुई थी। दोनों मिलते ही मुस्कुरा उठे। झाओ जिनजियांग के कल रात के शब्दों को दोहराते हुए, आज का आयोजन सफल हो या असफल, हम औरा को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते। झाओ शेंग ने निमंत्रण पत्र निकाला और झाओ जिनजियांग को सौंपते हुए दाव से पूछा, क्या मैं ये निमंत्रण पत्र आपके पास छोड़ दूं? कोई जरूरत नहीं, आज तो तुम ही स्टार हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। निमंत्रण को टालने के बाद झाओ जिनजियांग ने कहा, चलो चलते हैं, पहले बाजार स्टेशन चलते हैं। झाओ शेंग ने सिर हिलाया और निमंत्रण पत्र एक तरफ रख दिया। सराय से निकलने के बाद दोनों सीधे डाकघर की ओर चल पड़े। अमरता की साधना करते समय प्रमुख साधना संप्रदायों के पर्वतीय द्वारों में बाहरी लोगों को प्रवेश करने की अनुमति आमतौर पर नहीं होती है। बाहर से आने वाले लोगों को पहाड़ में प्रवेश करने के लिए किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जियोनिंग बाजार के डाक स्टेशनों की सुरक्षा हमेशा डैंडिंग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों द्वारा की जाती है, जो विशेष रूप से साधकों का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दानडिंग संप्रदाय मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग में दक्षिणी सीमांत के 10,000 पहाड़ों के निकट स्थित है। अनंत वन्य वन की रक्षा करने वाले पशु संरक्षण संप्रदाय के साथ मिलकर ये दोनों संप्रदाय दक्षिणी क्षेत्र के दो सबसे शक्तिशाली संप्रदायों के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों संप्रदाय मध्य महाद्वीप के शीर्ष 10 संप्रदायों में शामिल हैं। दक्षिणी शिनजियांग की जलवायु गर्म है और इसके स्थानीय रीति रिवाज मध्य शिनजियांग के डोंटियन शहर से काफी अलग है। डाकघर जाते समय दोनों ने आसपास नजर डाली और हर जगह ब्रा और छोटी स्कर्ट पहने दक्षिणी शिनजियांग की आकर्षक महिलाओं को देखा। कुछ तगड़े पुरुष तो यहाँ तक कि बिना शर्ट पहने ही घूमने लगे और उन्होंने अपनी छाती और पीठ पर भालू, बाघ और ड्रैगन जैसे विभिन्न याओ बीस्ट टोटेम के टैटू बनवा लिए। इसके अलावा तरह तरह के याओ जानवर सड़कों पर भीड़ के बीच बेखौफ घूमते रहते हैं, केवल इसलिए कि उन पर एक गुरु की निगरानी थी। इन याओ राक्षसों को साधकों द्वारा बहुत पहले ही मार दिया गया होता। अन्य 4 महाद्वीपों की तुलना में मध्य पृथ्वी का विकास सबसे पहले हुआ था और इसकी भूमि पर पाए जाने वाले याओ जानवर और आध्यात्मिक औषधि लंबे समय से दुर्लभ हो गए हैं। विशेषकर कुछ अमर लोगों में याओ जानवर लगभग विलुप्त हो चुका है। दक्षिणी शिनजियांग की अनूठी भौगोलिक स्थिति के कारण ही, जिसमें याओ जानवरों के 2 स्वर्ग स्थल हैं, 10,000 पर्वत और अंतहीन जंगल, इतनी बड़ी संख्या में याओ जानवर पाए जा सकते हैं। रास्ते में झाओ शेंग ने जो कुछ देखा और सुना, उससे उसका दृष्टिकोण व्यापक हो गया और वह अमर लोक की विशालता और आश्चर्य से विस्मित हुए बिना नहीं रह सका। मनुष्य ऐसी भव्य और रहस्यमय घटना की कल्पना भी नहीं कर सकता। आधे घंटे बाद झाओ शेंग और उनके साथी ने बाजार कस्बे का अधिकांश हिस्सा पार कर लिया और अंततः डाकघर पहुंचे। जैसे ही झाओ शेंग प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे अचानक एक चहचहाट सुनाई दी। फिर उसने पीले रंग की चोंच और सफेद पंखों वाला एक छोटा पक्षी डाकघर से उड़कर बाहर आते देखा, जो उसके सिर के ऊपर आकर बैठा और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ये देखकर झाओ शेंग और झाओ जिनजियांग दोनों ही चुपके से अधिक सतर्क हो गए। तभी लाल रंग की धारियों वाला सफेद वस्त्र पहने, नाजुक भौहों और लंबे चेहरे वाला एक युवा किसान जल्दी से डाकघर से बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा और झाओ शेंग और उसके साथी को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह जल्दी से उनके पास गया और विनम्र स्वर में पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप दोनों साथी दाववादी नीलामी के लिए आए हैं? ये सुनने के बाद झाओ शेंग ने झाओ जिनजियांग के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ, हमें नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। क्या आप दोनों हमें अपने निमंत्रण पत्र दिखा सकते हैं? कुछ पल हिचकिचाने के बाद झाओ शेंग ने अपने थैले से निमंत्रण पत्र निकाला और उस युवक को दिखाया। इसे पढ़कर युवक प्रसन्न हुआ। बहुत बढ़िया। अगले गुरुवार को भोर में मैं डैन डिंग संप्रदाय का मार्गदर्शक बनूंगा। मैं 2 साथी दाववादियों को नीलामी में भाग लेने के लिए वायु महल तक ले जाने के लिए जिम्मेदार रहूंगा। कृपया मेरे पीछे आइए। इतना कहकर उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया, फिर मुड़कर डाकघर की ओर चल दिए। ये देखकर झाओ शेंग और उसके साथी ने एक दूसरे को फिर से देखा और फिर उनके पीछे चल दिए। कुछ ही क्षण बाद 5 झांग से अधिक पंखों वाले, एक चौड़ी पीठ वाले, 2 पैरों वाले, एक सींग वाले उड़ने वाले छिपकली ने अचानक डाकघर से आकाश में उड़ान भरी और सीधे आसमान की ओर उड़ गई। बादलों के ऊपर से उड़ने के बाद उड़ने वाली छिपकली ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी पूंछ घुमाई, फिर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में उड़ गई। उड़ने वाली छिपकली की चौड़ी पीठ पर खड़े होकर झो सिमिंग ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ दोनों पुरुषों की ओर मुड़कर देखा। क्या मैं आपका आदरणीय नाम पूछ सकता हूं? झाओ शेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों का उपनाम झाओ है। मेरा उपनाम झाओ है और मेरा नाम झाओ शेंग है। ये मेरे बड़े भाई हैं। तुम दोनों कहां से हो? तुम्हारे पहनावे को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम दक्षिणी सीमांत से हो। झो सिमिंग ने उत्सुकता से दाव से पूछा। झो साथी दाववादी, आपकी नजर बहुत तेज है। हम सचमुच दक्षिणी शिनजियांग से नहीं है, लेकिन जिज्ञासु झो सिमिंग का सामना करते हुए झाओ शेंग उत्साहित हो गया और उससे बातचीत करने लगा। दूसरी ओर झाओ जिनजियांग चुप रहा और अपनी श्रेष्ठता का भाव बनाए रखा। उड़ने वाली छिपकली बेहद तेज थी, उसने महज 15 मिनट में 200 मील से अधिक की दूरी तय कर ली। जैसे ही वे डैन डिंग संप्रदाय के पहाड़ी द्वार के पास पहुंचे, झाओ शेंग और झो सिमिंग की बातचीत अचानक रुक गई, क्योंकि दोनों अलग-अलग भावनाओं का अनुभव कर रहे थे। पृथ्वी की ओर नीचे देखते हुए झाओ शेंग ने नीचे ऊंचे पहाड़, घाटियां और विशाल झीलें देखी, साथ ही हरे-भरे जंगल, आध्यात्मिक पौधे और दुर्लभ और विदेशी जानवर हर जगह दिखाई दिए। हालांकि इस जीवंत दुनिया के केंद्र में बंजर पहाड़ों और दलदलों का एक विशाल विस्तार स्थित है, जो अपने परिवेश से बिल्कुल अलग-थलग प्रतीत होता है। झाओ शेंग ने बंजर पहाड़ों और दलदलों के दक्षिण में एक समतल क्षेत्र देखा, जो मनकों, मीनारों और महलों से ढका हुआ था, एक शानदार स्थापत्य परिसर जिसे औरा कहा जाता है। झाओ शेंग को आश्चर्य हुआ कि उड़ने वाली छिपकली इमारतों के समूह की ओर नहीं उड़ी, बल्कि इसके बजाय सुनसान पहाड़ों और दलदलों की ओर उड़ गई। उनके चेहरों पर अजीब भाव देखकर झो सिमिंग ने समझाया, कृपया गलतफहमी न पालें। वह सुनसान पहाड़ और दलदल सिर्फ एक मायाजाल है। मेरे संप्रदाय का मुख्य द्वार उसके पीछे छिपा है और नीचे की इमारतें सिर्फ बाहरी समूह हैं। मेरे दान डिंग संप्रदाय का मुख्य द्वार नहीं। झाओ शेंग ने झो सिमिंग को सिर हिलाकर सहमति दी और फिर अचानक झाओ जिनजियांग की ओर मुड़कर पूछा, क्या ये काफी नहीं है? झाओ जिनजियांग ने सामने के बंजर पहाड़ों पर एक नजर डाली, फिर नीचे व्यू पॉइंट की ओर देखा, अंत में हल्के से सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, बस इतना ही। ये सुनकर झाओ शेंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कुछ भ्रमित दिख रहे झो सिमिंग से कहा, धन्यवाद साथी दाववादी झो, हमें लिफ्ट देने के लिए। बाकी का रास्ता हम खुद पैदल चलेंगे। हम साथी दाववादी से आगे मार्गदर्शन करने की जहमत नहीं उठाएंगे। ये सुनकर झो सिमिंग के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, झाओ शेंग छिपकली की पीठ से उतरकर नीचे इमारतों के समूह की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने लगा। उसी क्षण झाओ जिनजियांग की कनपटी पर स्थित लाल इंद्रधनुषी तलवार ने अचानक एक तलवार की गर्जना की, फिर वही लाल तलवार के इंद्रधनुष में परिवर्तित हो गई, जिसने झाओ जिनजियांग को घेर लिया और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी। झो सिमिंग ने झाओ शेंग और उसके साथी को पूरी तरह से गलत समझा। क्या उन्हें वाकई यह नियम नहीं पता कि किसी भी स्कूल के गेट पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना मना है? स्कूल के साथ भी भले ही शिष्य आगे आगे चल रहा हो, पास टोकन के बिना उसे घुसपैठिए के रूप में पकड़ लिया जाएगा। इस नाटक को रचने वाले व्यक्ति की योजना सरल और कारगर थी। वे बस एक समय अंतराल पैदा करना चाहते थे। अगर झाओ शेंग ने उड़ने वाली छिपकली की गति को देखते हुए थोड़ी सी भी धीमी प्रतिक्रिया दी होती, तो जब तक उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता, तब तक वह शायद पहले ही मायावी घेरे में जा चुकी होती। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। झाओ शेंग और उनके साथी को नीलामी की कमी जरूर खलेगी। जब झाओ शेंग आधे रास्ते नीचे उतर चुका था, तभी झाओ जिनजियांग ने उसे पकड़ लिया, जो इंद्रधनुष की तरह उड़ता हुआ आया था। दोनों ने क्रिम्सन रेनबो स्वॉर्ड पर कदम रखा और तुरंत नीचे स्थित भवन परिसर में एक पत्थर के रास्ते पर उतर गए। जैसे ही वे उतरे, उन्हें अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, तुम कौन हो? झाओ शेंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लाल वस्त्र पहने, तलवारें लिए हुए शिष्यों का एक दल थोड़ी ही दूरी से उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है।
नेता एक हट्टा-कट्टा आदमी था जिसकी लंबाई 9 फीट थी, सिर तेंदुए जैसा था और आंखें भेदक थी। वही था जिसने अभी-अभी वे शब्द चिल्लाकर कहे थे, तुम कौन हो? मेरी जमीन पर घुसपैठ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी आत्मसमर्पण करो। हट्टे-कट्टे आदमी ने झाओ शेंग की ओर दौड़कर उससे स्पष्टीकरण मांगा। झाओ शेंग ने निमंत्रण पत्र निकाला और उसे दिखाते हुए दाऊ को समझाया, प्रिय दाऊवादी कृपया गलतफहमी न पालें। हम दोनों निमंत्रण पर आए हैं, बिन बुलाए मेहमान नहीं है। उस हट्टे-कट्टे आदमी ने निमंत्रण पत्र की जांच की और उसे असली देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, लेकिन फिर भी उसने दाऊ से पूछा, तुम्हारा मार्गदर्शक कहाँ है? वह कहाँ गया? हे देखो वो यहाँ है। झाओ शेंग मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया। उसी क्षण जो सिमिंग अपनी उड़ने वाली छिपकली पर सवार होकर तेजी से इस स्थान की ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वह उड़ने वाली छिपकली से उतर पाता, उस हट्टे-कट्टे आदमी ने अचानक दाऊ पर चिल्लाते हुए कहा, झोसी न्यान देखो तुमने क्या किया? मेहमानों का ठीक से स्वागत करने के बजाय तुम इधर-उधर क्यों भाग रहे हो? क्या तुम कानून प्रवर्तन कार्यालय भेजे जाना चाहते हो? उस हट्टे-कट्टे आदमी की आवाज सुनकर जो सिमिंग कांप उठा और दौड़कर उसके पास गया। बार-बार झुकते हुए बोला, वरिष्ठ भाईरेन, मुझे पता है मैंने गलती की है। कृपया मुझ पर दया कीजिए और इसकी सूचना प्रवर्तन विभाग को न दीजिए। हम सीनियर सिस्टर झो की खातिर ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। जब वह हट्टा-कट्टा आदमी और उसकी गश्ती टीम कुछ दूर चली गई, तो झाओ शेंग ने पसीने से तरबतर झो सिमिंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे झो साथी दाऊवादी, क्या आप हमें विदेश मामलों के हॉल तक नहीं ले चलेंगे? उम्मीद है कि इस बार हम फिर से रास्ता नहीं भटकेंगे। हम चलो चलें। झो सिमिंग ने बिना कुछ कहे ठंडी सी आवाज निकाली, झाओ शेंग को घूरा और फिर मुड़कर चला गया। इस बार झो सिमिंग ने चुपकर कोई गड़बड़ी नहीं खड़ी की। एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है, उतने ही कम समय में तीनों एक भव्य महलनुमा इमारत के सामने पहुंच गए। केंद्रीय पट्टिका के ऊपर 3 बड़े सुनहरे अक्षर खुदे हुए थे, विदेश मामलों का हॉल। विदेश मामलों का हॉल एक 6 मंजिला महलनुमा इमारत है जो लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और 20 झांग से अधिक ऊंची है, जिसमें 5 द्वार हैं। इस समय विभिन्न रंगों के वस्त्र पहने हुए डेन डिंग संप्रदाय के कई सदस्य और अलग-अलग शैलियों के कपड़े पहने हुए अन्य साधक आ जा रहे थे, जिससे वह स्थान बहुत व्यस्त प्रतीत हो रहा था। जो सिमिंग उन दोनों को चौपाल कराते हुए मुख्य द्वार के चारों ओर से होते हुए विदेश मामलों के हॉल के एक तरफ के द्वार तक ले गया। हम यहाँ हैं, आप लोग खुद अंदर जाइए। जो सिमिंग ने ठंडे लहजे में कहा और मुड़कर चला गया। झाओ शेंग ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ झाओ जिनजियांग के साथ विदेश मामलों के हॉल में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें फिर से रोक दिया गया। सफेद वस्त्र धारण किए हुए बाह्य संप्रदाय का एक शिष्य भावहीन होकर दरवाजे पर पहरा दे रहा था और उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये देखकर झाओ शेंग ने मन ही मन आह भरी और सोचा, लगता है कि चाहे कोई भी दुनिया हो, सब एक जैसा ही है। बड़ी दुकानें ग्राहकों को धमकाती हैं और अगर सीमा बहुत ऊंची हो तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं और लोगों को परेशानी होती है। असहज महसूस करने के बावजूद झाओ शेंग ने ईमानदारी से निमंत्रण पत्र निकाला और तीसरी बार अपनी बात दोहराई, इसे मुझे दे दो, आप क्या लाए हैं? झाओ शेंग ये सुनकर स्तब्ध रह गया और एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। इसी क्षण झाओ जिनजियांग आगे बढ़ी और उसने दवा की एक बोतल दूसरे व्यक्ति की बाहों में फेंक दी। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो गया। उसने दवा की गोली को जमीन पर पटक दिया और दाऊ को कोसते हुए कहा, अरे तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तो निमंत्रण के बारे में बात कर रहा था। ये सुनकर झाओ जिनजियांग को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह मन ही मन आश्चर्यचकित भी हुई। लाल लिफाफे न खाना, ऐसा करना किसी बड़े स्कूल के बस की बात नहीं लगती। ये तो किसी बाहरी संप्रदाय के शिष्य का तरीका है। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ अनुभवहीन असंबद्ध गुटों के सदस्य और युवा पारिवारिक सदस्य व्यापारिक उद्देश्यों से स्कूल आते हैं। यदि आप द्वारपाल को रिश्वत नहीं देंगे तो वे आपको अंदर भी नहीं जाने देंगे। हजारों वर्षों से अमर लोगों की मरम्मत के लिए यह बुरी आदत लगभग एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज उनकी मुलाकात किसी सचमुच गुणी व्यक्ति से हुई हो? यह शायद इतना आसान नहीं है। झाओ जिनजियांग मन ही मन यही सोच रहा था और परिवार के मुखिया को याद दिलाने ही वाला था कि उसने देखा कि मुखिया ने बिना किसी झिझक के निमंत्रण पत्र को वापस अपने थैले में रख दिया। ये देखकर वह आदमी गुस्से से चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? मुझे अभी दो, क्या लेना है? झाओ शेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। निमंत्रण। उस आदमी ने अपने दांत पीसते हुए मुश्किल से अपने गुस्से को दबाते हुए कठोर स्वर में चिल्लाया। झाओ शेंग ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मैं आपको निमंत्रण नहीं दे सकता। अगर आप इसे खो देते हैं तो क्या होगा? उस आदमी ने हंसते हुए गुस्से से दाऊ से पूछा, अगर तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है तो तुम अंदर नहीं जा सकते। ये देखकर झाओ जिनजियांग आगे बढ़ा और गुप्त रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र की आभा को प्रकट किया। हे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, तो क्या हुआ अगर तुम एक कल्टिवेटर हो? तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? उस आदमी ने कोई डर नहीं दिखाया और इसके बजाय दाऊ को उकसाया। वह निडर और साहसी था। डेन डिंग संप्रदाय के सख्त नियमों के बावजूद हमेशा कुछ कमियां रह जाती हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। इन वर्षों में डेन डिंग स्कूल के नियमों को इसके शिष्यों द्वारा अच्छी तरह से समझा गया है। इसके अलावा आपसी संबंधों का जटिल जाल भी है और खतरों से अनजान बाहरी लोग जल्दबाजी में डेन डिंग संप्रदाय के शिष्य का सामना कर सकते हैं और भले ही वे सही हो, अंततः उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको ये जानना चाहिए कि अमरता प्राप्त करने का अर्थ केवल लड़ाई और हत्या करना ही नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय संबंध और सांसारिक मामले भी शामिल हैं। क्या झाओ जिनजियांग और झाओ शेंग को इसके परिणामों का पता है? एक तो एक बुरा आदमी है जो दशकों से अमर लोगों की मरम्मत कर रहा है और दूसरा एक अमर बुरा आदमी है जिसका 4 बार पुनर्जन्म हो चुका है। इसका उत्तर स्वतः स्पष्ट है। झाओ शेंग ने आगे बढ़कर झाओ जिनजियांग को कोई कदम न उठाने का संकेत दिया। उन अभिमानी द्वारपालों को देखकर झाओ शेंग मुस्कुराया और अचानक चिल्लाया, तुम हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? मैंने कहा था कि बिना निमंत्रण के किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है, उस व्यक्ति ने अधीरता से कहा। लेकिन वे हमारे पास हैं। झाओ शेंग ने चुपके से डेंटिन को बुलाया, उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। इसी क्षण द्वारपाल शिष्य ने देखा कि लोग उत्सुकता से इधर-उधर देख रहे हैं। घबराने के बजाय उसने दाऊ का उपहास करते हुए कहा, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अगर तुमने इसे पहले ही निकाल लिया होता तो मैं तुम्हें अंदर आने देता। ये देखकर झाओ शेंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, क्योंकि वह जानता था कि इस व्यक्ति को अवश्य ही किसी शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थन प्राप्त होगा। अपनी चाल नाकाम होते देख झाओ शेंग ने अपना इरादा बदल लिया और मूर्ख होने का नाटक करते हुए कुछ मिनटों तक उस आदमी से जोर-जोर से बहस की। इस समय झाओ शेंग के घर में हुए बदलावों ने अधिक से अधिक लोगों का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया है। समय लगभग सही देखकर झाओ शेंग क्यूई ने अपने कीड़ों के थैले से एक सुनहरे छल्ले वाला केचुआ निकाला, उसे जमीन पर फेंका और उस पर पैर रखने का नाटक किया। तभी अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, रुको। पल भर में ऐसा लगा मानो आकाश से बिजली गिरी हो, जिससे आसपास के लोगों के दिलों में तेज दर्द हुआ और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे खून की उल्टी करने वाले हो। झाओ शेंग को अपनी आंखों के सामने कुछ धुंधला सा महसूस हुआ और जब उसने गौर से देखा तो उसने देखा कि एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। इस आदमी का चेहरा और कान बड़े थे, उसकी दाढ़ी लंबी थी जो उसकी छाती तक पहुंचती थी और उसने रेशमी चोगा पहन रखा था जिस पर 6 टांगों वाले 2 कानों वाले कीमियाई बटन कढ़ाई किए हुए थे। लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने सुनहरे छल्ले वाले केचुए को अपने हाथ में लिया और भयभीत होकर बोला, सौभाग्य से मैं समय पर आ गया, वरना तुम इस खजाने को बर्बाद कर देते। जब झाओ शेंग ने उस व्यक्ति को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा, जैसा कि उम्मीद थी, एक जानकार व्यक्ति का नाम सामने आया है। मेरा नाटक व्यर्थ नहीं गया। आखिरकार मैंने एक बड़े आदमी को आकर्षित कर लिया है। नए आने वाले को देखते ही द्वारपाल शिष्य भय से पीला पड़ गया और उसने जल्दी से दाऊ को प्रणाम किया। शिष्य अमर गुरु को प्रणाम करता है। डेन डिंग स्कूल की एक बहुत ही दिलचस्प परंपरा है। एक बार जब कोई शिष्य सफलतापूर्वक गोल्डन कोर बना लेता है तो वह स्वतः ही स्कूल का एल्डर बन जाता है और दाऊ का नाम संभवतः किसी प्रकार की आध्यात्मिक औषधि के नाम पर रखा गया होगा। लिंग शेन अमर लोक में सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक औषधियों में से एक है। ये तथ्य कि लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति आध्यात्मिक जिनसिंग को अपने दाव नाम के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, ये दर्शाता है कि डेन डिंग संप्रदाय में उसकी स्थिति कितनी उच्च थी। इस समय गोलकीपर डिसाइपल भयभीत था, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि अमर गुरु ने अभी-अभी जो कुछ हुआ है उसे न देखा हो। ये जानना जरूरी है कि दाऊ लिंग शेन अमर गुरु केवल एक सेक्टर एल्डर नहीं है, वे प्रवर्तन हॉल के प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका गुस्सा बहुत उग्र था। मुझे डर है कि मैं इस विपत्ति से नहीं बच पाऊंगा। वह व्यक्ति मन ही मन विलाप करने लगा, साथ ही साथ उस वन परिवार के साधक से घृणा भी करने लगा जिसने उसे आदेश दिए थे। जिस बात से वह सबसे ज्यादा डरता था वही सच हो गई। अमर गुरु ने ठंडी सांस लेते हुए दाऊ की ओर इशारा किया, तुम तुरंत प्रवर्तन हॉल में रिपोर्ट करो और 1 महीने के लिए बर्फ और अग्नि गुफा में रहो। उन्हें बताना कि यह मेरा आदेश है। क्या तुम समझते हो? मैं समझ गया। शिष्य तुरंत जाएगा। हे अमर गुरु, दया दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। गोलकीपर शिष्य ने भय से झुककर गहरा प्रणाम किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो मुड़ा और वध के लिए इंतजार कर रही बटेर की तरह भाग गया, इस डर से कि अमर गुरु उसे और भी कठोर दंड देंगे। बचे कुचे लोगों से निपटने के बाद अमर गुरु ने अपनी भौहें उठाई और पूरे कमरे पर नजर घुमाई। धिक्कार है, गोल्डन कोर का डेथ साइट। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, चलो भागते हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक गए और पल भर में इधर-उधर भागने लगे। क्षेत्र को साफ करने के बाद अमर गुरु ने मुड़कर झाओ शेंग और दूसरे व्यक्ति को दयालु भाव से देखा। ये देखकर झाओ शेंग और झाओ जिनजियांग तुरंत आगे बढ़े और झुककर प्रणाम किया।
जूनियर झाओ झाओ के शिष्टाचार नाम से मैं अमर गुरु से मिल चुका हूँ। ड्रैगन काप झील के झाओ जिनजियान ने अमर गुरु का अभिवादन किया। अमर गुरु अमर रहे, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। अमर गुरु ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया, फिर दाव को निर्देश दिया, तुम दोनों मेरे साथ आओ। झाओ शेंग और झाओ जिनजियान ने एक दूसरे की ओर देखा और जल्दी से बहुत सारी जानकारी का आदान प्रदान किया। झाओ जिनजियान तुरंत समझ गया और उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। अमर गुरु को सूचना दे रहा हूँ कि हम एक नीलामी में भाग लेने जा रहे हैं। अगर हमें देर हो गई तो उसके बोलने से पहले ही अमर गुरु को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तो आप शताब्दी नीलामी के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पीछे आइए। उनके बोलने से पहले ही अचानक एक कोमल महिला की आवाज उनके कानों में गूंजी, रुको। किसने कहा कि वे नहीं जा रहे हैं? झाओ शेंग ने आवाज की दिशा में देखा और 6 नोकों वाले लाल वस्त्र पहने एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण महिला को विदेश मामलों के हॉल की छठी मंजिल से धीरे-धीरे नीचे उतरते हुए और उन तीनों के सामने आकर बैठते हुए देखा। सुंदर स्त्री के प्रकट होते ही उसने तुरंत अमर गुरु को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई अमर गुरु, आप 10 वर्षों से एकांतवास में हैं। आज आपको देखकर मैं देख सकती हूँ कि आपकी जादुई शक्ति और भी बढ़ गई है। आप संभवतः स्वर्ण कोष स्तर तक पहुंच चुके हैं। ये तो अंतिम चरण है ना? जब अमर गुरु ने नवागंतुक को देखा तो उनका दिल बैठ गया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने सिर हिलाया, दाओ छोटी बहन, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रही हैं। गोल्डन कोर अंतिम चरण को पार करना इतना आसान नहीं है। मुझे अभी बस थोड़ी सी जानकारी मिली है। वरिष्ठ भाई, 9 टर्न स्पीक पर एकांतवास में रहने के बजाय आज आप मेरे विदेश मामलों के हॉल में क्यों आए हैं? हाँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। किसने सोचा होगा कि मुझे इतना अप्रत्याशित लाभ मिल जाएगा? इसके बाद दो गोल्डन कोर इमोर्टल मास्टर्स ने कुछ और औपचारिक बातचीत की। दो बड़े दिग्गजों को एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए सुनकर झाओ शेंग और झाओ जिनजियान लकड़ी के खंभों की तरह स्थिर खड़े रहे और कोई भी आक्रामक कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। अपनी हार को नकारते देख अमर गुरु की आंखों में चमक आ गई और अंत में उन्होंने गंभीरता से कहा, वरिष्ठ भाई, आपने अभी कुछ गड़बड़ कर दी। ये दोनों स्पष्ट रूप से शताब्दी टोकन के लिए आए हैं। इन्हें नीलामी में भाग लेने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? अमर गुरु ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी निषिद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है छोटी बहन, तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। दो स्वर्ण कोर को देखकर झाओ शेंग मन ही मन करा था, क्योंकि दोनों अमर गुरुओं ने अपनी निगाहें उस पर टिका दी थी। उसने गलत अनुमान लगाया था, उसे गोल्डन रिंग अर्थवर्म से दो गोल्डन कोर के उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं थी। अमर गुरु, आइए। वह इन दोनों बड़े दिग्गजों में से किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। दोनों दाव की अर्थपूर्ण निगाहों के नीचे झाओ शेंग ने खुद को संभाला और जवाब दिया, ओह, अमर गुरु ने निषिद्ध शब्द नहीं कहा। लिंग शेन और कियोंग शेन काफी हैरान थी। उन्हें लगा था कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बोलेगा, लेकिन जवाब उस युवक ने दिया। अमर गुरु अपना वाक्य पूरा करने में असमर्थ होकर फिर से पूछा, क्या आप नीलामी में भाग लेने आए हैं? जी हाँ, अमर गुरु। झाओ शेंग दूसरे पक्ष के शब्दों में निहित अर्थ को भलीभांति समझते हुए तुरंत उत्तर दिया, जी हाँ। अमर गुरु कियोंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और दाव से धीरे से कहा, अब आप अंदर जा सकते हैं। नीलामी शुरू होने वाली है। जैसे ही झाओ शेंग जवाब में सिर हिलाने ही वाला था कि एक कोमल लेकिन शक्तिशाली जादुई शक्ति ने आसानी से उसके शरीर में प्रवेश कर लिया और तुरंत उसकी गतिविधियों को रोक दिया। एक मिनट रुको, छोटी बहन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? अमर गुरु ने नाखुशी से दाव से पूछा। बड़े भाई, कृपया नाराज न हो। छोटी बहन तो बस नियमों का पालन कर रही थी। वैसे भी आप उस सुनहरे छल्ले वाले केचुए को अकेले कैसे ले जा सकते थे? बोलने के बाद अमर गुरु कियोंग ने अपनी लंबी आस्तीनें लहराई और गहरे नीले रंग की रोशनी की एक किरण झाओ शेंग के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे आक्रमणकारी विदेशी जादू आसानी से खुल गया। हम अमर गुरु ने ठंडी झंझनाहट भरी आवाज में कहा, उन्हें इस बात से नाराजगी थी कि उनकी बात स्पष्ट हो गई थी। उन्होंने झाओ शेंग और दाव की ओर मुड़कर पूछा, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझे आध्यात्मिक केचुआ बेचना चाहते हो या नीलामी में भाग लेने पर रहे हो? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, गोल्डन कोर क्षेत्र के साधक की अपार आभा बिना किसी छिपाव के प्रकट हुई। इसमें कोई शक नहीं कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग दूसरों को डराने धमकाने के लिए कर रहा था। गोल्डन कोर का सामना करते हुए झाओ शेंग को अमर गुरु की आभा के दबाव को सहन करने में संघर्ष करना पड़ा और झाओ जिनजियान की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। गोल्डन कोर के बिना बाकी सब कुछ महत्वहीन है, चाहे वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट हो या नश्वर प्राणी। अजीब बात यह थी कि अमर गुरु ने हस्तक्षेप नहीं किया, वह बस किनारे से शांतिपूर्वक देखती रही। तभी झाओ शेंग के दिमाग में अचानक एक विचार कौन था, मानो उसे कुछ सूझा हो। उसने मुंह खोलकर कहा, हे अमर गुरु, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हम केवल 100 वर्षों की कृपा मानते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं मानते। हालांकि झाओ शेंग ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। ये देखकर अमर गुरु ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर अमर गुरु की आभा के दबाव को रोकने के लिए अपनी स्वयं की आभा छोड़ी। वरिष्ठ भाई, कृपया कनिष्ठ बहन को कठिन परिस्थिति में न डालें। संप्रदाय से खुलेआम कर्मचारियों की भर्ती करना हमारे लिए एक बड़ा निषेध है। अमर गुरु जी ने अपनी लंबी आस्तीन झटक दी, लेकिन फिर भी दाव का बचाव करते हुए कहा, छोटी बहन, तुम अतिशयोक्ति कर रही हो। मैं तो बस किसी चीज को देखकर उत्साहित हो गई थी। बहुत अच्छा, तुम दोनों अंदर जाओ। मैं भी अंदर जाकर देखना चाह रही थी कि क्या हो रहा है। छोटी बहन, तुम आराम से रहो। वरिष्ठ भाई, आपका मेरे विदेश मामलों के हॉल में आना दुर्लभ है, इसलिए छोटी बहन को स्वाभाविक रूप से आपके साथ व्यक्तिगत रूप से आना होगा। बाहरी हॉल में एक हॉल सहित 3 मंजिलें हैं। इस समय तक हॉल में कुर्सियों पर कुछ लोग पहले से ही बिखरे हुए बैठे हुए थे। उनके पहनावे और स्थान के आधार पर इन लोगों को मोटे तौर पर 9 गुटों में विभाजित किया जा सकता है। शानदान का शेंग परिवार, शेंग का झो परिवार, बानेशान का वे परिवार। उपर्युक्त 9 संस्थापक परिवार के सदस्य शताब्दी नीलामी में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मूल रूप से 12 कंपनियां थीं, लेकिन कुछ लोगों ने कुटिल हथकंडों का इस्तेमाल करके उनमें से 3 को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। शायद वे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हॉल में किसी ने अनजाने में बुदबुदाते हुए कहा, समय आ गया है, यह अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? आवाज धीमी होने के बावजूद भी दूसरों ने उसे सुन लिया और तुरंत ही हॉल में एक हल्की फुसफुसाहट फैल गई। इन परिवारों ने डैन डिंग संप्रदाय को शताब्दी लंबे फरमान को मंजूरी देने के लिए राजी करने में बहुत प्रयास और संसाधन खर्च किए। यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है और नीलामी रद्द हो जाती है, तब वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे और इससे भी बुरी बात यह होगी कि उन्हें रोने और शिकायत करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो तरीके अपनाए थे वे कुछ हद तक संदिग्ध थे। यदि गोल्डन कोर इमोर्टल मास्टर को स्कूल की संपत्ति के नुकसान का संदेह होता है, तो वह गबन और व्यक्तिगत लाभ के आरोप लगाता है। एक बार जब डैन डिंग संप्रदाय इस जांच को गंभीरता से ले लेगा, तो अंत में कोई भी बच नहीं पाएगा। हॉल में शोर बढ़ता देख लियू कुजी के पास आगे बढ़कर गंभीर भाव से जोर से ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, शांत रहो। ये सुनकर कमरा एकदम शांत हो गया। ये देखकर लियू कुजी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, बाहरी हॉल वाकई संप्रदाय के प्रमुख हॉलों में से एक होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। तीसरे दर्जे का सेवक होना भी पर्यवेक्षक के रूप में भेजे जाने से कहीं बेहतर है। यहाँ नियुक्ति पाने के लिए अपने तीसरे चाचा से आधे महीने की विनती करना मेरे लिए सार्थक रहा। मंच से मुड़कर नीचे उतरते हुए लियू कुजी ने चुपचाप अपने तीसरे चाचा लियू फादे को ढूंढा और दाव से फुसफुसाते हुए कहा, तीसरे चाचा, नीलामी अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई है? जब बाकी लोग जल्दी में नहीं है तो तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? पूर्वज कहीं फंस गए थे, उन्होंने तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करवाया, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? पीछे वाले कमरे में आंखें बंद करके आराम कर रहे लियू फारिंग ने अपनी आंखें खोली और उसे बदमाश होने के लिए फटकार लगाई। लियू फारिंग आउटर थिंग्स हॉल के प्रथम श्रेणी के प्रबंधक हैं, जिनकी साधना का स्तर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है। वे और लियू कुजी दोनों डैनवर के लियू परिवार से हैं। इसके अलावा ये दोनों अमर गुरु के रिश्तेदार और वंशज भी हैं। जी हाँ, कियोंग शेंग अमर गुरु भी लियू परिवार के सदस्य हैं। वो लियू परिवार के 3 स्वर्णिम कोर सदस्यों में से एक है। अमर गुरु परिवार की सबसे युवा सदस्य। लियू कुजी चौंक गया और चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। तभी अचानक सामने वाले हॉल से कुर्सी खिसकने की चरमराहट की आवाज आई। इसके तुरंत बाद दोनों ने सबको एक साथ दाव चिल्लाते हुए सुना। शानदान का शेंग परिवार, बानेशान का वान परिवार। अमर गुरु को प्रणाम करते हैं, कियोंग के देवता। अमर गुरु को प्रणाम करते हैं। अमर गुरु अमर रहें। हम पूर्वज के निवास पर पहुंच गए हैं। चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। लियू फादे ने उनका अभिवादन किया और तेजी से मुख्य हॉल की ओर दौड़ पड़ी। लियू कुजी भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। इस समय उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने वाले हॉल में मौजूद अमर साधना परिवार के 9 सदस्य कितने सदमे में थे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने प्रतिष्ठित डैन डिंग स्कूल के 2 गोल्डन कोर सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। अमर गुरु वास्तव में 2 साधारण साधकों के साथ इस स्थान पर आए थे। इसके अलावा उनका रवैया बहुत ही मिलनसार प्रतीत होता था। क्या डैन डिंग स्कूल के गोल्डन कोर बॉस का व्यवहार अभी भी ऐसा ही है? ये पारिवारिक किसान अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और वे उन दोनों के प्रति ईर्ष्या, जलन और नफरत से भर गए थे। ये कामना करते हुए कि काश वे उनकी जगह ले पाते। इसी समय सामने वाले हॉल में पहुंचे लियू फादे और उनके भतीजे ने भी इस दृश्य को देखा। दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। हालांकि लियू फारिंग ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया और फिर दौड़कर वृद्ध पूर्वज के पास गई और सम्मानपूर्वक सिर झुकाया।
फिर उन्होंने अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर अमर गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। लियू कुजी थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन फिर भी समय पर पहुंचने में कामयाब रहे। अपने चाचा के पीछे चलते हुए उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, नीलामी शुरू हो सकती है। बोलने के बाद अमर गुरु कियोगे ने अपने भंडार थैली से सिर के आकार का एक क्रिस्टल बॉल और 7 कांस्य टोकन निकाले और उन्हें लियू फारिन को सौंप दिया। इन कार्यों को पूरा करने के बाद अमर गुरु कियोगे ने अमर गुरु लिंकन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, क्यों ना हम पीछे वाले हॉल में चले और कनिष्ठों को अपना काम करने दें। आपका क्या विचार है? अमर गुरु ने सिर हिलाया, फिर झाओ शेंग और दाओ की ओर मुड़कर उन्हें निर्देश दिया, तुम दोनों पहले बैठ जाओ। अगर तुम्हें कोई आध्यात्मिक नस पसंद आए तो उस पर बोली लगा सकते हो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मुझसे मदद मांग सकते हो। इसके अलावा इस बिंदु पर अमर गुरु ने कुछ देर विचार किया और अंततः दाओ से पूछे बिना नहीं रह सके, मुझे बताओ तुम्हारे पास कितने आध्यात्मिक केचुए हैं। उसके बोलते ही अमर गुरु चिल्लाए, वरिष्ठ भाई, आपने नियम तोड़ दिया। अमर गुरु हंसे और बोले, छोटी बहन, कृपया नाराज मत होइए, मैं तो बस उत्सुक था। वैसे भी मेरा सन परिवार और आपका लियू परिवार हजारों वर्षों से विवाह बंधन से जुड़े हुए हैं। हमारे दोनों परिवार हमेशा से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं। थोड़ी नरमी बरतने में कोई बुराई नहीं है ना? ये सुनकर अमर गुरु चुप रहे। डेंडिंग स्कूल में अमरता प्राप्त करने में विशेषज्ञता रखने वाले 7 प्रमुख परिवार हैं, 1 कड़ाही, 2 औषधियां और 4 महान अमृत। अमर गुरु, जिनका वास्तविक नाम संस्कृत है, 7 महान परिवारों में से एक, जिन्हें औषधि राजाओं के रूप में जाना जाता है, सन परिवार के स्वर्णिम मूल है। प्राचीन पूर्वज, हजारों वर्षों के अंतर्विवाह के बाद रसायन शास्त्र के 7 महान परिवार आपस में जुड़ गए हैं। उनके रिश्ते दूर के भी हैं और बहुत करीबी भी। 7 महान परिवारों में से डेनवर का लियू परिवार वास्तव में औषधि राजा सन परिवार के सबसे करीब है। इस बारे में इमोर्टल मास्टर सही है। ये देखकर झाओ शेंग ने ईमानदारी से कहा, जूनियर स्पिरिट इंसेक्ट बैग में स्पिरिट अर्थवर्म्स का एक घोंसला है, लेकिन उनकी संख्या क्या? पूरा घोंसला। अमर गुरु ने अचानक झाओ शेंग की बात काटते हुए कहा। अगले ही क्षण अमर गुरु ने दाऊ से जल्दबाजी में पूछा, क्या तुम्हारे पास वे विशाल सुनहरे छल्ले वाले केचुए हैं? झाओ शेंग ने एक पल के लिए याद किया और अनिश्चितता से जवाब दिया, ऐसा लगता है कि उनमें से 2 एक झांक लगभग 3.3 मीटर से अधिक लंबे थे। मुझे दें। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, अमर गुरु ने अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए अपनी जादुई शक्ति को मुक्त किया और उसे एक विशाल सुनहरे हाथ में संग्रहित किया, जिसने सीधे झाओ शेंग की कमर पर स्थित आत्मा की थैली को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही वह विशालकाय हाथ आधी दूरी तय कर पाया, नीली रोशनी की एक किरण से वह चकनाचूर हो गया। वरिष्ठ भाई, आप दिखावे पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अमर गुरु कियोगे ने गंभीर भाव से दाऊ को फटकारा। अमर गुरु के अपना आपा होने का कारण ये था कि स्वर्ण वलय वाला केचुआ सामान्य केचुए से बहुत अलग होता है। आध्यात्मिक केचुआ एक प्रकार का अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाला आध्यात्मिक कीट है। यह उच्च कोटि का नहीं है और इसमें कोई शक्तिशाली दैवीय क्षमता नहीं है। क्योंकि यह जो आध्यात्मिक मिट्टी उत्पन्न करता है, वह मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और वृद्धि कर सकती है। इसलिए आध्यात्मिक केचुआ सभी कृषि शक्तियों द्वारा अत्यधिक मांग में है। ये कहा जा सकता है कि अमर लोक की साधना में आध्यात्मिक केचुए असामान्य नहीं है और वे अधिकांश साधना संप्रदायों के आध्यात्मिक औषधि क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। हालांकि आध्यात्मिक केंचुओं में पीढ़ी दर पीढ़ी क्षय होने की कमी होती है। कई पीढ़ियों के बाद वे साधारण केंचुओं में परिवर्तित हो जाते हैं और आध्यात्मिक मिट्टी उत्पन्न करने की क्षमता खो देते हैं। ये सभी साधना गुटों के लिए एक बड़ी समस्या है। केंचुओं में श्रेष्ठ होने के नाते गोल्डन रिंग अर्थवर्म की वंशावली माउंटेन ड्रैगन के सबसे करीब है। आम केंचुओं की तुलना में ये दुर्लभ होते हैं, लेकिन ये अक्सर कई पीढ़ियों में विभाजित हो सकते हैं। लेकिन ये सबसे अहम बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि केवल गोल्डन रिंग अर्थवर्म में ही माउंटेन ड्रैगन में विकसित होने की क्षमता होती है। पर्वतीय ड्रैगन केंचुओं का राजा है, जिसमें अमरता और अत्यंत दृढ़ जीवन शक्ति की विशेषता होती है, जो इसे अमर लोक में जल भालू के समान बनाती है। गोल्डन को, यदि कोई अमर गुरु किसी पर्वतीय ड्रैगन के साथ आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है, तो न केवल उसे एक शक्तिशाली आत्मा पालतू प्राप्त होगा, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी जीवन अवधि नाटकीय रूप से बढ़कर 2000 वर्ष हो जाएगी, जिससे वह एक नवजात आत्मा पूर्वज से कम शक्तिशाली नहीं रह जाएगा। हालांकि गोल्डन रिंग अर्थवर्म के माउंटेन ड्रैगन में विकसित होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? इसके अलावा ड्रैगन में परिवर्तित होने की संभावना आत्मा केचुए की लंबाई के सीधे समानुपाती होती है। 10 फीट से अधिक लंबे सुनहरे छल्ले वाले केचुए के साधारण सुनहरे छल्ले वाले केचुए की तुलना में अजगर में परिवर्तित होने की संभावना 100 गुना अधिक होती है। ये देखकर कोई भी समझ सकता है कि अमर गुरु ने अपना आपा क्यों खो दिया। इस समय हॉल में मौजूद सभी साधक ये देखकर स्तब्ध रह गए कि 2 अमर गुरुओं ने वास्तव में एक युवक पर हमला कर दिया था। लेकिन वे चाहे जितने भी हैरान क्यों न हो, इसकी तुलना लियू कुजी से नहीं की जा सकती थी। इस समय लियू कुजी या यूं कहें कि प्रबंधक लियू गहरे अफसोस से भर गया था, क्योंकि वह पहले ही उस युवक की पहचान अपने अच्छे भाई झाओ शेंग के रूप में कर चुका था। शताब्दी नीलामी में केवल कुछ ही परिवारों ने भाग लिया, बाकी सभी परिवार दक्षिणी शिनजियांग से थे। झाओ शेंग का उच्चारण डोंटियन शहर के निवासियों के उच्चारण से काफी मिलता जुलता था और उनकी उम्र भी लगभग समान थी। यदि लियू कुजी अभी भी झाओ शेंग की पहचान का अनुमान नहीं लगा पाता है, तो वह डोंटियन शहर में अपने 10 से अधिक वर्षों के अनुभव को व्यक्त कर देगा। काश मुझे दाव के बारे में पहले पता होता। मुझे कितना पछतावा हो रहा है। इस समय लियू कुजी का मन कर रहा था कि वह खुद को कई बार थप्पड़ मार दे। विदेश मामलों का हॉल 3 मंजिला हॉल। इस समय अमर गुरु भी बहुत क्रोधित थे। काश उन्हें पता होता कि दाव के पास 10 फीट से भी अधिक लंबाई स्वर्ण वलय आत्मा केचुआ है। उसने समय बर्बाद करना बंद कर दिया और सीधे उनका अपहरण कर लिया। दया, ये सोचते हुए अमर गुरु ने खांसा और खुद को संभालते हुए कहा, छोटी बहन सही कह रही है, मैं आखिरकार इतना शक्तिशाली नहीं हूं। तुम यही रहो और कमान संभालो, मैं मन को शांत करने के लिए बर्फ और अग्नि की गुफा में जाता हूं। जैसे ही वह बोला, उसने अपनी लंबी आस्तीनें लहराई और उसके पैरों के नीचे से एक साफ रोशनी का गोला निकला, जिसने उसके शरीर को सहारा दिया और वह अचानक हवा में तैरने लगा। लेकिन जाने से पहले अमर गुरु ने झाओ शेंग को एक अपूर्ण नजर से देखा। झाओ शेंग ने इसे अपनी आंखों के कोने से देखा और उसका दिल अचानक कांप उठा और वह कुछ बेचैन हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि गोल्डन कोर के बड़े अधिकारियों ने मुझे निशाना बनाया हो, या इसके पीछे कोई और कारण है? लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में अच्छी तरह सोच पाता, काम शुरू करने के लिए बेताब लियू कुजी आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और हिचकिचाते हुए दाव से पूछा, भाई झाओ। ये सुनकर झाओ शेंग ने मैनेजर लियू की ओर देखा और उस व्यक्ति के चिंतित चेहरे को देखकर उसके भीतर कुछ हलचल सी मच गई। वह अचानक थोड़ा मुस्कुराया और खुशी से झूम उठा, तो ये भाई लियू है। आपको देखे हुए कई महीने बीत गए। आप डोंटियन शहर से अपने संप्रदाय में लौट आए हैं। लियू कुजी ये देखकर बेहद खुश हुआ कि झाओ शेंग ने इसे इनकार नहीं किया और तुरंत कहा, हाँ भाई, आपकी वजह से ही मेरा तबादला वापस विदेश मामलों के कार्यालय में हो गया है। झाओ का अपनी पहचान छिपाने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा अगर वह कुछ समय के लिए इसे छिपा भी लेता, तो हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता था। एक बार जब पूरा झाओ परिवार दक्षिणी सीमा पर चला जाता, तो बाहरी लोग आसानी से उसकी पृष्ठभूमि का पता लगा लेते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झाओ परिवार भविष्य में दान दिंग संप्रदाय का अनुसरण करेगा। दान दिंग संप्रदाय में मित्र होना कोई बुरी बात नहीं है। जितने अधिक मित्र होंगे, उतने ही अधिक विकल्प होंगे। इसी क्षण झाओ शेंग ने दाव से सहज भाव से पूछा, वैसे क्या स्टीवर्ट शेन भी लौट आए हैं? ये सुनकर लियू कुजी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैनेजर शेन अभी भी डोंटियन शहर में है। हाँ, कितना अफसोस की बात है। झाओ शेंग ने आह भरी, जबकि अन्य लोग यह नहीं जानते थे कि पछतावा किस बात को संदर्भित करता है। लियू कुजी ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। इस दृश्य को देखकर अमर गुरु की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने अचानक दाव से पूछा, क्वजी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जब लियू कुजी ने पूर्वज दो का प्रश्न सुना, तो उन्होंने तुरंत आदरपूर्वक उत्तर दिया। पूर्वज के उत्तर में, भाई झाओ नहीं, साथ ही दावादी झाओ का निमंत्रण मेरे पोते ने व्यक्तिगत रूप से भेजा था। अमर गुरु ने सिर हिलाया, दाव, तुमने अच्छा काम किया। फिर उसने लियू फादे की ओर देखा और दाव को निर्देश दिया, नीलामी शुरू हो सकती है। जी हाँ पूर्वज जी। लियू फादे और उनके भतीजे लियू कुजी ने अपने चेहरे सीधे किए और एक साथ जवाब दिया। बोलने के बाद लियू कुजी का चेहरा लाल हो गया और वह स्तब्ध अवस्था में फ्रंट डेस्क की ओर चल पड़ा। इस समय वह अपार उत्साह और उमंग से भर गया था। पुराने पूर्वज लोग ने तो उसकी तारीफ कर दी। हे भगवान, मेरी किस्मत पलटने वाली है। शेंग परिवार, इस बार माफ करना। झाओ शेंग और झाओ जिनजियांग ने भी प्रणाम किया और कहा, अमर गुरु जी कृपया हमें क्षमा करें, हम अब विदा लेते हैं। अमर गुरु ने उन दोनों को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर वहां से चले गए। इस दृश्य को देखकर हॉल में मौजूद परिवार के 9 सदस्यों के दिलों में सिहरन दौड़ गई और वे मन ही मन अपने दुर्भाग्य पर अफसोस जताने लगे। पहले से ही भेड़ियों की संख्या बहुत अधिक थी और मांस की कमी थी, और अब आध्यात्मिक नसों में से एक निश्चित रूप से छीन ली जाएगी। अगर लियू परिवार के चाचा और भतीजा मूर्ख नहीं है, तो क्या उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि क्या करना है? इसी क्षण झाओ शेंग और उनके साथी को संयोगवश 2 खाली सीटें मिली और वे बैठ गए। आसपास के लोग उनका स्वागत करने के लिए जमा हो गए, जबकि वे चुपके से उनकी पहचान, पृष्ठभूमि और दोनों गोल्डन कोर के साथ उनके संबंधों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे।
अमर और गुरु के बीच क्या संबंध है? झाओ शेंग और झाओ जिनजियांग दोनों ही अनुभवी दिग्गज थे। इस तरह की स्थिति से निपटना उनके लिए बहुत आसान था। दोनों ने लापरवाही से कुछ अस्पष्ट शब्द कहे, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों को लगा कि झाओ परिवार को समझना असंभव है और वे झाओ शेंग और उसके साथी के प्रति विस्मय की भावना से भर गए। नीलामी शुरू होने से पहले लियू फारिन मंच पर आए, कुछ विनम्र टिप्पणियां की और फिर नीलामी की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। सारा है कि प्रथम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, आध्यात्मिक शिरा में 50 एकड़ के आध्यात्मिक क्षेत्र, एक पन्ना स्वर्ण आध्यात्मिक खान और 1 लाख से अधिक की आबादी है। इसका क्षेत्र, जैसा कि लियू फारिन ने बताया, लियू कुजी ने क्रिस्टल बॉल में आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। अगले ही क्षण क्रिस्टल बॉल से भारी मात्रा में सफेद रोशनी निकली। 3 घुमावदार नदियां एक पहाड़ी की तलहटी में आकर मिलती हैं, जहां एक हलचल भरा प्राचीन शहर बसा हुआ है, जो विशाल सुनहरी घाटियों से घिरा हुआ है। तुरंत ही हॉल में सजीव दृश्यों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। इन अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी दृश्यों को देखकर सभी को ऐसा लगा मानो वे वास्तव में वहीं मौजूद हो। ये दृश्य देखकर झाओ शेंग मन ही मन हैरान रह गया। इस तरह के यथार्थवादी 3D ग्राफिक्स वर्चुअल रियलिटी तकनीक की पहली पीढ़ी के बराबर हैं, बल्कि उससे कहीं बेहतर हैं। क्योंकि झाओ शेंग को पके हुए अनाज से निकलने वाली सुगंध स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। लियू फादे के परिचय समाप्त करने के बाद हॉल में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। झाओ शेंग को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ जब उसे एहसास हुआ कि बाकी सभी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। झाओ शेंग ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। ये स्पष्ट रूप से इस बात की परीक्षा है कि क्या वे आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव करते हैं। यदि वे स्वयं कोई विकल्प नहीं चुनते हैं तो अन्य लोग अपने स्वयं के तरीकों का उपयोग करने का साहस करेंगे। यदि किसी को कोई विशेष चीज पसंद आ जाती है तो दूसरों को उसके लिए प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचते हुए झाओ शेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर सभी को एक संयमित मुस्कान दी। ये देखकर लाल चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति तुरंत भीड़ से उठ खड़ा हुआ और जोर से बोला, मेरे झो परिवार के पास 9 दीप्तिमान उत्कृष्ट हृदय नामक एक अनमोल खजाना है। प्रबंधक लियू, कृपया इसे देखें। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, 9 छेदों वाला दिल के आकार का एक क्रिस्टल निकाला और उसे लियू फारिन को सौंप दिया। 300 साल पहले जियान संप्रदाय की शताब्दी टोकन नीलामी मुख्य रूप से स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने के लिए आयोजित की जाती थी, जबकि डेंडिंग संप्रदाय अत्यंत धनी था और उसके पास स्पिरिट स्टोन की कोई कमी नहीं थी। इसलिए यह नीलामी मुख्य रूप से खजाने के बदले टोकन प्राप्त करने के बारे में थी। इसी क्षण एक और व्यक्ति आगे बढ़ा, मेरे पास प्राचीन बर्बर औषध संहिता नामक एक खजाना भी है। कृपया एक नजर डालिए, गुरु लियू। जल्द ही सानहे की स्पिरिचुअल विंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक तीसरी और एक चौथी कंपनी भी सामने आई। नीलामी शुरू से ही बेहद प्रतिस्पर्धी रही और इसका सारा श्रेय झाओ शेंग और उसके साथी को जाता है, जो अनजाने में ही खेल बिगाड़ने वाले साबित हुए। 1 घंटे बाद 7 आध्यात्मिक नसों में से 3 की नीलामी हो चुकी थी। इस समय लियू फादेग ने झाओ शेंग और दूसरे व्यक्ति पर एक नजर डाली और फिर जोर से घोषणा की, निम्नलिखित आध्यात्मिक शिरा प्रथम श्रेणी की उच्च श्रेणी की है। ताइबू पर्वत पर स्थित इस आध्यात्मिक शिरा की 600 वर्षों से अधिक समय से खेती की जा रही है। इसके मुख्य उत्पादों में शामिल हैं। जैसे जैसे मायावी दृश्य एक एक करके सामने आते गए, झाओ शेंग अंततः खड़ा हुआ और शांत भाव से बोला, मुझे ये आध्यात्मिक नस चाहिए। ये सुनकर वानिशान का वान परिवार सदमे में आ गया, मानो उन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया हो। क्योंकि ताइबू पर्वत की आध्यात्मिक नस एक ऐसा स्थान है जिसे उनके परिवार के प्राचीन पूर्वज ने ड्रैगन से संबंधित होने के लिए सावधानीपूर्वक चुना था। अब ड्रैगन का जन्मस्थान किसी और का है। 2 घंटे बाद शेन परिवार के सदस्य पीले पड़े चेहरों के साथ बाहरी हॉल से बाहर निकले। इस बार वे एक भी स्पिरिचुअल विंग पर गोली लगाने में कामयाब नहीं हुए, जबकि उनके अपने खजाने 9 परिवारों में कम से कम शीर्ष 3 में थे। हालांकि उस नीच मैनेजर लियू ने उस पर नजर तक नहीं डाली। शेन परिवार को पहले तो ये बात समझ नहीं आई, लेकिन वे शायद जल्द ही इसे समझ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा लिया था जिसे उन्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था। नीलामी समाप्त होने के बाद झाओ शेंग और झाओ जिनजियांग जाने ही वाले थे कि लियू जी ने उन्हें रोक लिया। बाहरी हॉल के प्रवेश द्वार पर लियू जी ने उत्साहपूर्वक झाओ शेंग से कहा, भाई झाओ, आपकी किस्मत अच्छी है। पूर्वज की होगा आपसे मिलना चाहती है। बिल्कुल जैसा सोचा था, झाओ शेंग अमर गुरु के उससे मिलने के अनुरोध के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। झाओ शेंग ने झाओ जिनजियांग को शताब्दी आदेश सौंपा और फिर लियू क्यूजी का पीछा किया। कुछ ही क्षण बाद बाहरी चीजों के हॉल की छठी मंजिल पर झाओ शेंग ने अमर गुरु को खिड़की के पास खड़े देखा। इस समय लियू जी ने समझदारी से कमरे से बाहर निकलकर सावधानीपूर्वक दरवाजा बंद कर दिया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही झाओ शेंग ने तुरंत आदरपूर्वक झुककर कहा, जूनियर झाओ शेंग अमर गुरु को प्रणाम करता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया नाम है। उद्धरण चिन्ह। झाओ शेंग की प्रशंसा करने के बाद अमर गुरु ने अपना हाथ हिलाया और उसे उठाने में मदद करने के लिए जादू का एक विस्फोट किया और कोमल भाव से उससे बात की। झाओ शेंग सीधे खड़े हो गए, उनका चेहरा शांत था। अमर गुरु ने जूनियर को आपसे मिलने के लिए आमंत्रित किया है, क्या ये गोल्डन रिंग अर्थवर्म के लिए है? अमर गुरु की योगा मुस्कुराई, लेकिन सीधे जवाब देने के बजाय उन्होंने अचानक दाव से पूछा, क्या तुमने गोल्डन रिंग अर्थवर्म की खोज की? झाओ शेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। जूनियर को तियानजू पर्वत पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय एक चट्टानी घाटी में गोल्डन रिंग अर्थवर्म मिला था। उसने जो मुझे सौंपे हैं उनके अलावा जूनियर के पास अभी भी 1 दर्जन से अधिक है। वाह, तुम तो बड़ी स्पष्टवादी हो। मैं चीज शोधन के लिए किसी को भेज दूंगी। शिष्यों में तुम्हारे जैसा बुद्धिमान तो बहुत कम ही है। अमर गुरु ने शांत और आत्मविश्वासी झाओ शेंग को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। झाओ शेंग ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक आत्मा की थैली निकाली और उसे मेज पर रख दिया। दान रिंग संप्रदाय में आने से पहले उन्होंने यथासंभव सभी संभावित अप्रत्याशित स्थितियों पर विचार किया था। ये स्थिति उनके लिए अप्रत्याशित नहीं थी। क्या गोल्डन रिंग स्पिरिट अर्थवर्म प्राप्त करने वाला कोई साधक इतना मूर्ख होगा कि वह इसे पूरी तरह से सौंप दे? नहीं, सामान्य किसान कुछ किस्मों को जानबूझकर छिपाते हैं और वे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली निम्न श्रेणी की किस्मों को भी छिपाते हैं। झाओ शेंग ने भी ऐसा ही किया। अमर गुरु ने आत्मा की थैली को अपने हाथ में लिया और अपनी दिव्य चेतना से उसका परीक्षण किया। उनके चेहरे पर आश्चर्य का एक संकेत तुरंत दिखाई दिया। इस आध्यात्मिक की थैली में 12 सुनहरे छल्ले वाले आध्यात्मिक केचुए हैं, जिनमें से सबसे छोटा 5 फीट लंबा है और उनमें से एक तो 3 झांग से भी अधिक लंबा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि दाव गोल्डन रिंग केचुआ तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वह विभाजित होकर प्रजनन नहीं करता। यदि कोई प्राणी 10 फीट से अधिक लंबा हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें अपने पैतृक पर्वत ड्रैगन में परिवर्तित होने की क्षमता होती है। लंबाई जितनी अधिक होगी, पूर्वज लक्षणों की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लगभग दूसरे दर्जे के ग्रेड वाला 3 झांग लंबा सुनहरा वलय वाला आत्मा केचुआ एक दुर्लभ खजाना माना जा सकता है, जिसमें अपने पैतृक रूप में वापस लौटने की संभावना 1% तक होती है। 1% को कम मत आंकिए, ये बहुत अधिक संभावना है। अमर लोक की मरम्मत में अक्सर स्वर्ण कोर का उपयोग होता है। अमर गुरु उस 1% सफलता की संभावना के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद अमर गुरु क्योगन ने अपनी कलाई घुमाई और आत्मा की थैली को अपनी आस्तीन में रख लिया। साथ ही दाव की प्रशंसा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तुमने इसमें अपना पूरा दिल लगा दिया है। झाओ शेंग ने विनम्रतापूर्वक कहा, जूनियर श्रेय लेने की हिम्मत नहीं करता और अमर गुरु से जूनियर को सच्चाई छिपाने के लिए क्षमा करने का अनुरोध करता है। अमर गुरु दाव, इसमें क्या अपराध है? ये तो बस मानवीय स्वभाव है। आपकी क्या मांगे हैं? ये सुनकर झाओ शेंग का दिमाग तेजी से सोचने लगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया, इसलिए उसने दाव से पूछा, अमर गुरु, ऐसा लगता है कि आत्मा अमर गुरु जूनियर में बहुत रुचि रखते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि अमर गुरु भी इन गोल्डन रिंग अर्थवर्म्स के पीछे पड़े हैं, बल्कि उन्होंने इसे कहने का अधिक सूक्ष्म तरीका अपनाया। अमर गुरु क्योगन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दाव ने कहा, चिंता मत करो, मैं अमर गुरु क्योगन को संभाल लूंगा। इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होगा। ये सुनकर झाओ शेंग ने राहत की सांस ली और फिर कहा, जूनियर अमर गुरु द्वारा उसे प्रदान किए गए रसायन शास्त्र के ग्रंथ की एक प्रति से अधिक कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं करता है। दरअसल झाओ शेंग ने इन केंचुओं के बदले में क्या लेना है, इसकी योजना पहले ही बना ली थी। शुरू में तो वह केवल कुछ औषधियों के बदले में ही वस्तु का आदान प्रदान करना चाहता था, लेकिन क्यून शेन और लिंग शेन द्वारा लिंग क्यू को दिए जाने वाले महत्व को देखकर झाओ शेंग ने गुप्त रूप से अपनी आवश्यकताओं को 2 स्तर तक बढ़ा दिया। अमृतत्व प्राप्ति के 4 आवश्यक सिद्धांत हैं, धर्म, धन, संगति और स्थान, जिनमें धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। अंततः धन उड़ाने का एक अच्छा अवसर मिलने पर झाओ शेंग ने अपने जीवन के सैकड़ों वर्ष बर्बाद कर दिए होते यदि उसने कुछ हद तक अनुचित मांगे करने के इस अवसर का लाभ नहीं उठाया होता। अमर गुरु हंसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये सुनकर झाओ शेंग के चेहरे के भाव बदल गए। कुछ देर बाद झाओ शेंग शांति से कमरे से बाहर आया और उसने तुरंत देखा कि लियू कुजी छठी मंजिल की सीढ़ियों के पास पहरा दे रहा है। भाई झाओ, कैसा है? लियू कुजी ने झाओ शेंग को देखते ही चिंता से पूछा, क्या हुआ? क्या आप अमर गुरु के बारे में पूछ रहे हैं? झाओ शेंग ने जवाब देने से बचते हुए दाव से पूछा। लियू कुजी का चेहरा बदल गया और उसने अचानक खुद को थप्पड़ मारते हुए माफी मांगते हुए कहा, मैंने अभी गलत बोल दिया, कृपया इसे दिल पर मत लेना। भाई, झाओ शेंग हंसते हुए बोला, भाई लियू, आप क्या कह रहे हैं?
अगर आपकी मदद न होती तो मुझे यह अवसर कैसे मिलता। अमर गुरु मेरी बहुत प्रशंसा करती हैं और उन्होंने विशेष रूप से अपने बचपन के कुछ रसायन शास्त्र के नोट्स मुझे दिए हैं। क्या पूर्वज दो ने सचमुच आपको अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स दिए? ये तो असंभव है। लियू कुजी बेहद उत्साहित था। वो यही मानना चाहता था कि झाओ शेंग को उच्च श्रेणी का पुरस्कार मिला है। आध्यात्मिक कलाकृतियां सुनी सुनाई बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करती। झाओ शेंग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि चुपचाप एक पुस्तिका निकाली और उसे उसके सामने लहराया। पुस्तिका के आवरण पर लिखी साफ सुथरी लिखावट को देखकर लियू कुजी की आंखों में ईर्ष्या के आंसू आ गए। दूसरे व्यक्ति की शक्ल देखकर झाओ शेंग समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है। दरअसल एक स्वर्णिम कोर होने के नाते अमर गुरु भला किसी बाहरी व्यक्ति को अपने रसायन शास्त्र के ज्ञान कैसे प्रदान कर सकते हैं। अमर गुरु क्यों ने उन्हें बस कुछ नोट्स दिए जिनमें लगभग एक दर्जन औषधियों के फॉर्मूले थे, साथ ही उनका विश्लेषण और सारांश भी था। फिर भी झाओ शेंग बहुत संतुष्ट था। एक स्वर्णिम कोर अमर गुरु की रसायन विद्या संबंधी अंतर्दृष्टि झाओ परिवार को एक अतिरिक्त दान दाव विरासत प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। स्वाभाविक रूप से झाओ शेंग लियू कुजी को मामले की सच्चाई नहीं बताएगा। झाओ शेंग दूसरों को डराने के लिए किसी और के नाम का इस्तेमाल करने की तरकीब में पहले से ही बहुत माहिर था। इसका हर बार उपयोग करने पर यह अत्यधिक प्रभावी होता है। ये सही है। इस घटना के बाद लियू कुजी उसे अलग नजरिए से देखने लगा। उसकी निगाहों में न केवल विस्मय था बल्कि तीव्र इच्छा भी थी। जब लियू कुजी को पता चला कि झाओ शेंग ताइगु पर्वत का कार्यभार संभालने जा रहा है, तो उसने स्वेच्छा से उसके साथ जाने की पेशकश की और कुछ मामूली मामलों में उसकी मदद करने का प्रस्ताव दिया, जैसे कि हस्तांतरण के दौरान कुछ लोगों द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों से निपटना। अब अनावश्यक शब्दों का प्रयोग बंद करो। 4 दिन बाद लियू कुजी की पूरी सहायता से झाओ शेंग और उसके साथी ने बिना किसी प्रयास के चौकी पर तैनात शिष्य से ताइगु पर्वत पर कब्जा कर लिया। 10 दिन बाद ज्यूनिंग फार्म में क्लाउड बोर्ड घाट पर लियू कुजी को बार-बार विदाई देने के बाद झाओ शेंग मोना और झाओ जिनजियांग के साथ बान्यू क्लाउड बोर्ड पर सवार होकर डोंटियन शहर लौट गया। 5 दिन बाद सूरज डूब गया। पर्वत को ले जाने वाली बादल की नाव को ऊपर चढ़ते और दूर जाते हुए देखकर झाओ जिनजियांग को मानो एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और वह अचानक हंस पड़ा। ये देखकर झाओ शेंग भी मानो प्रभावित हो गया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। काफी हंसने के बाद झाओ शेंग ने खुद को संभाला और गंभीर स्वर में कहा, चलो चले। ड्रैगन काप झील पर शो शुरू हो चुका है। अगर हम अभी नहीं गए तो हम आखिरी शो देखने से चूक जाएंगे। ये सुनकर झाओ जिनजियांग का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ लोग तो वाकई हंगामा कर रहे हैं। झाओ शेंग ने शांत भाव से कहा, जब आपदा आती है तो हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता है, बस इतना ही। ड्रैगन काप झील से 10 मील पूर्व में डोंगझाओ नामक एक काउंटी शहर स्थित है, जिसकी आबादी 100,000 से अधिक है, जिनमें से आधे से अधिक लोगों का उपनाम झाओ है। इस काउंटी शहर का इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है और यह ड्रैगन काप झील में झाओ परिवार के धर्मनिरपेक्ष रिश्तेदारों की मुख्य बस्ती है। हाल ही में डोंगझाओ शहर का वातावरण असामान्य रूप से तनावपूर्ण रहा है, मानो आसमान गिरने ही वाला हो। झाओ परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे उदास हैं और वे चिंता से व्याकुल हैं। 1 महीने पहले टोनशिन तांग ने अचानक घोषणा की कि जियांग संप्रदाय 1 साल के भीतर ड्रैगन काप झील को वापस ले लेगा और मांग करेगा कि झाओ परिवार निर्धारित तिथि के बाद ड्रैगन काप झील से बाहर चला जाए। ये खबर अचानक आई बिजली की तरह थी, जिसने झाओ कबीले के 50,000 सदस्यों की आखिरी उम्मीदों को भी पल भर में चकनाचूर कर दिया। 300 वर्षों तक विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेने के बाद झाओ वंश लंबे समय से ड्रैगन काप झील को अपना पैतृक घर मानता आया है। अब उन्हें अचानक अपने गृहनगर से दूर जाने के लिए कहा गया है। कोई भी इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। कुछ समय के लिए पूरा झाओ परिवार लगातार चिंता की स्थिति में डूब गया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में झाओ कबीले के सदस्यों के बीच एक अफवाह तेजी से फैल रही है और ऐसा लगता है कि स्थिति ने सकारात्मक मोड़ ले लिया है। डोंगझाओ शहर के एक आंगन में लोग बातचीत कर रहे हैं। बिखरा हुआ तारा सागर, आह, मेरे पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं। मेरे परदादा के भाई का बेटा किसान है। मेरा पूरा परिवार रिश्तेदारी के 5 कोनों के भीतर ही है, इसलिए मेरे पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने सुना है कि बिखरा हुआ तारा सागर मध्य महाद्वीप के पास यहाँ से अनगिनत मील दूर है। अगर आप वहाँ गए तो शायद आप कभी वापस न लौटें। अगर वे वापस नहीं आ सकते तो वे वापस नहीं आ सकते। वैसे भी अगर आसमान गिर जाए तो परिवार के साधक उसे थामे रहेंगे। इसके अलावा अगर उनकी रक्षा करने वाले किसान न हो तो कौन जाने डोंगझाओ शहर के झाओ परिवार का क्या होगा। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप सभी के साथ शैटेड स्टार सीट की यात्रा करें। आह, अपने वतन को छोड़ना कितना मुश्किल है। वैसे भी मेरे पास अभी भी बहुत सारी पारिवारिक संपत्ति है जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। छोड़ो, मैं नहीं जा रहा। वैसे भी मेरा परिवार रिश्तेदारी के 5वें दर्जे से भी आगे है। झाओ परिवार के आवास पर स्थित एक परिषद कक्ष के अंदर झाओ परिवार की सबसे बड़ी शाखा के कई प्रमुख व्यक्ति एकत्रित हुए। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे और वे कोई अच्छा समाधान निकालने में असमर्थ थे। लंबे मौन के बाद झाओ जिनपिंग ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए कहा, दूसरे भाई, क्या जियांग संप्रदाय वास्तव में ड्रैगन काप झील को वापस लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है? झाओ जिनपिंग पूरी तरह से असहाय दिख रहा था। स्थानांतरण का आदेश पहले ही जारी हो चुका है। ये फर्जी कैसे हो सकता है? नहीं, हम टूटे तारों के सागर में नहीं जा सकते। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत खतरा है। मुझे लगता है परिवार की दूसरी शाखा सचमुच उलझन में है। वे चेन जिचुआन की बकवास पर कैसे विश्वास कर सकते हैं और वहाँ जाने के लिए इतने दृढ़ हैं? झाओ जिनपिंग ने दाव को जवाब देते हुए कहा, जियांग संप्रदाय ने अभी शैटेड स्टार सीट में एक शाखा खोली है और वहाँ लोगों की कमी है। हमारा झाओ परिवार दुर्भाग्यवश स्थिति में फंस गया है। अगर हम सचमुच शैटेड स्टार सीट नहीं गए तो क्या हम बेगत लूज कल्टीवेटर बन जाएंगे? आपने पहले भी लूज कल्टीवेटर का दयनीय जीवन देखा है। इसके अलावा हमारे हजारों सदस्यों वाले झाओ परिवार को बसने के लिए एक जगह तो चाहिए ही। झाओ शेंग का इस तरह के महत्वपूर्ण क्षण में गायब हो जाना वाकई चौंकाने वाला है। अगर वह यहाँ होते तो शायद कुछ अच्छे विचार लेकर आते। जब झाओ जिनपिंग ने किसी को शिकायत करते सुना तो उनके चेहरे के भाव बेहद जटिल हो गए और उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई। अब यह तय हो चुका है कि झाओ परिवार ड्रैगन काप लेक से दूर चला जाएगा। इस अनसुलझी स्थिति का सामना करते हुए झाओ जिनपिंग ने स्वीकार किया कि उनके पास इसे हल करने का कोई तरीका नहीं था। अब उसकी एकमात्र उम्मीद झाओ शेंग के शिष्टाचार नाम पर टिकी है, नहीं बल्कि यह कहना चाहिए कि यह झाओ जिनजियांग पर टिकी है। दुर्भाग्यवश जब वह 6 महीने पहले उन दोनों के साथ जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए डोंटियन शहर गए तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। यहाँ तक कि झाओ योंगबू भी यह नहीं बता सका कि वे दोनों कहाँ गए। वह केवल इतना जानता था कि चौथे पूर्वज के एकांतवास से बाहर आने के बाद दाऊ तुरंत अपने परदादा के साथ डोंटियन शहर से निकल गया। क्या झाओ जिनजियांग एकांतवास से बाहर आ गए हैं? क्या उन्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पद पर पदोन्नत किया गया है? इस प्रश्न को मन में लिए झाओ जिनपिंग अपने दिल में एक निश्चित उम्मीद लिए ड्रैगन काप झील लौट आया। काफी देर तक चर्चा करने के बाद भी किसी को कोई सुराग नहीं मिला। ये देखकर झाओ जिनपिंग चिल्लाया, अगर यह मामला और लंबा खींचता है तो झाओ परिवार के सभी सदस्य परिवार की दूसरी शाखा के बहकावे में आ जाएंगे। मैंने सुना है कि हमारी मुख्य शाखा के काफी लोग शैटेड स्टार लेक जाकर नाम कमाने के लिए राजी हो गए हैं। नहीं तो हम भी साथ ही चलते हैं। वैसे भी ड्रैगन काप लेक के अलावा हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। उनकी यह बात सुनकर कुछ लोग ललचा गए, जबकि अन्य लोगों ने इसका उपहास उड़ाया। तभी झाओ चोंगबे होते हुए अचानक अंदर घुस आया और चिल्लाया, दूसरी शाखा के लोगों ने अचानक पारिवारिक बैठक की मांग की है। वे पहले ही टोनशिन हॉल जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बैठक आधिकारिक तौर पर 1 घंटे में शुरू होगी और वे तब तक इंतजार नहीं करेंगे। क्या ये तो घोर अन्याय है? परिवार की दूसरी शाखा ने हमसे सलाह लिए बिना पारिवारिक बैठक बुलाने की हिम्मत की। क्या उन्हें पूर्वजों के नियमों का कोई सम्मान नहीं है? चलो जल्दी से टोनशिन तांग चलते हैं। इस क्षण झाओ जिनपिंग ने मेज पर मुक्का मारा और अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा ठंडा और कठोर था। टोनशिन तांग जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि झाओ जिनगांग किस तरह की चालें चल रहा है। 1 घंटे बाद यानी वे पर स्थित टोनगक्सिन हॉल में। टोनशिन हॉल के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। झाओ परिवार की दोनों शाखाएं एक दूसरे को घूर रही थी, मानो लड़ने के लिए तैयार हो। चारों ओर देखने पर पता चलता था कि मुख्य हॉल में झाओ परिवार के सभी 27 साधक ही नहीं बल्कि सांसारिक रिश्तेदारों में से 1 दर्जन से अधिक सम्मानित बुजुर्ग भी मौजूद थे। दूसरी ओर जियांग संप्रदाय के संस्थापक साधक चेन जिचुआन भी उनमें से एक थे और इस समय वह बिना किसी संकोच के झाओ केकिन के साथ खुशी-खुशी बातचीत कर रहे थे। सभी को आते देख झाओ जिनगांग अचानक 2 बार खांसा, झुक गया और दूसरी शाखा के लोगों के समूह से निकलकर हॉल के बीच में चला गया। उसने कर्कश आवाज में कहा, सभी लोग यहाँ हैं। मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, क्यू रिफाइनिंग की 6ठी मंजिल से झाओ केकियांग अचानक बाहर कूदा और चिल्लाया, रुको।
झाओ जिंगांग, तुमने इस बारे में हमारी मुख्य शाखा से चर्चा नहीं की तो तुम्हें पारिवारिक बैठक बुलाने का क्या अधिकार है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक कनिष्ठ व्यक्ति की मुझे मेरे नाम से पुकारने की? झाओ जिंगांग क्रोध से धारा, उसकी आंखों में भेड़िए जैसी ठंडी चमक थी। इसी क्षण झाओ जिनमिंग उनके पास आए और सख्ती से बोले, तीसरे भाई झाओ, मुख्य मुद्दे से बचने की कोशिश मत करो। आज आपकी पारिवारिक बैठक का उद्देश्य क्या है? यदि आप सबको शैटर्ड स्टार सीट में जाने के लिए मनाना चाहते हैं तो और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। परिवार की सबसे बड़ी शाखा की ओर से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हे झाओ जिनमिंग, तुम कहते हो कि तुम बड़े बेटे के परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। क्या तुमने सबसे पूछा है? जहां तक टूटे हुए तारा सागर में जाने या न जाने का सवाल है, यह अकेले तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बस इतना बता दूं कि मैंने झाओ परिवार की ओर से प्रवास आदेश स्वीकार कर लिया है। ये सुनकर झाओ जिनमिंग और झाओ वंश के कुछ अन्य सदस्य जो अभी भी अपनी मान्यताओं में गहराई से दृढ़ थे, सभी स्तब्ध और अवाक रह गए। आव्रजन अध्यादेश जियांग संप्रदाय द्वारा जारी किया गया एक हालिया फरमान है। यह जियांग संप्रदाय के अधिकार और विश्वसनीयता का प्रतीक है। एक बार प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अन्यथा आपको जियांग संप्रदाय के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा और आपके परिवार और कुल का विनाश निश्चित है। तुम झाओ जिनमिंग का चेहरा लाल हो गया था, उसकी उंगली कांप रही थी जब उसने झाओ जिंगांग की ओर इशारा किया, उसके होंठ कांप रहे थे। झाओ जिंगांग, मेरे झाओ परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तो परिवार को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने पर तुले हो जहां से आगे कोई रास्ता न बचे। झाओ जिंगांग ने व्यंग्य करते हुए कहा, झाओ जिनमिंग, झूठे आरोप मत लगाओ। मैंने ये सब झाओ परिवार के हित में किया है और भविष्य में झाओ परिवार के लिए बिखरा हुआ तारा सागर ही एकमात्र रास्ता है। बकवास, उद्धरण चिन्ह। हम ये क्या बकवास कर रहे हो? झाओ जिनमिंग, तुम्हारी सोच और नजरिया बहुत संकीर्ण है। तुम्हारे साथ झाओ वंश का एक वरिष्ठ सदस्य कहलाने में मुझे सचमुच शर्म आती है। कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के बाद झाओ जिंगांग ने आक्रामक रूप से दाव पर हमला करते हुए पूछा, जियांग संप्रदाय द्वारा ड्रैगन काप झील पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के बाद क्या आप बस खड़े होकर पूरे झाओ परिवार को बिखरते हुए देखेंगे और आपके कुल के लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे? आपके पास क्या अच्छे समाधान है? आपके पास क्या अच्छे विचार हैं? मैं तो बस पागल कुत्ते की तरह भौंकता रहता हूं। जब झाओ जिनमिंग से यह सवाल पूछा गया तो वह एक पल के लिए अवाक रह गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनके चेहरे पर बेहद शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए। झाओ जिंगांग के शब्द तीखे थे, अगर सचमुच उनके पास कोई रास्ता होता तो वे दूसरी पत्नी को इतना अहंकारी होने की कभी अनुमति नहीं देते। तभी झाओ जिनमिंग अचानक उछलकर चिल्लाया, सच कहूं तो एल्डर झाओ बिल्कुल सही है। फिलहाल हमारे झाओ परिवार के लिए बिखरते तारा सागर की ओर जाना ही एकमात्र रास्ता है और हमें जल्द से जल्द निकलना होगा और सबसे पहले खजाने वाले द्वीप का चुनाव करना होगा। अगर हम देर करते हैं तो हमें केवल वही मिल पाएगा जो दूसरों ने छोड़ा होगा। बिल्कुल सही, पहले आओ पहले पाओ, जो बाद में आएंगे उन्हें भुगतना पड़ेगा। छठे गुरु सही कह रहे हैं। दूसरी शाखा के एक साधक ने तुरंत दाव की बात दोहराई, क्या पिताजी सचमुच शैटर्ड स्टार सीट जाना चाहते हैं? पहले तो उन्होंने देखा कि एल्डर झाओ जिनमिंग आसानी से हार गए और फिर उन्होंने झाओ जिनमिंग की प्रेरक व्याख्या सुनी। मुख्य हॉल में मौजूद झाओ कबीले के सदस्यों के मन में अचानक एक ही विचार आया। इस समय झाओ जिंगांग ने सभी के भावों में बदलाव देखा, मानो वे उसके शब्दों से प्रभावित हुए हो। ये देखकर वह अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान लाने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर आप झाओ जिंगांग से पूछे कि क्या वह सचमुच चाहते हैं कि झाओ परिवार शैटर्ड स्टार सीट में बच जाए तो क्या आप जवाब देंगे? इसका उत्तर यह है कि वो स्वयं दाव को नहीं जानता था। हालांकि वह जानता था कि दाव पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसने ड्रैगन काप झील के पट्टे के नवीनीकरण के लिए पिछले 7 या 8 वर्षों में पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुका दी थी। जिस दिन से झाओ जिंगांग ने चेन जिचुआन को ये सुझाव देते सुना कि झाओ परिवार को शैटर्ड स्टार सीट में स्थानांतरित कर दिया जाए, उसी दिन से उसे एहसास हो गया कि वह किसी और के जाल में फंस गया है। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह है कि वह पहले से ही इस दलदल में फंस चुका है और इससे बाहर नहीं निकल सकता। उसके पास इस रास्ते पर चलते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सौभाग्यवश उनके विचार में खंडित तारा सागर की ओर जाना कोई गतिरोध नहीं था, बल्कि इसके विपरीत ये झाओ परिवार के निर्माण का मार्ग था। पुनर्जन्म की आशा, अमर लोक, मध्यम आदमी, मृत्यु, ऊर्जा, कठोर वर्ग विभाजन का स्थान है, लेकिन बिखरा हुआ तारा सागर बिल्कुल नई दुनिया है। भारी बंधनों से मुक्त होकर झाओ परिवार के पास विकास के लिए व्यापक अवसर होंगे। इसके अतिरिक्त झाओ जिंगांग जब विचारों में डूबी हुई थी तभी अचानक टोनशिंतांग का दरवाजा बाहर से धक्का देकर खोल दिया गया। कदमों की एक श्रृंखला के साथ झाओ शेंग और झाओ जिनजियांग सबके सामने प्रकट हुए। आश्चर्य, सदमा और घृणा सहित कई तरह के भावों का सामना करते हुए झाओ शेंग शांतिपूर्वक टोंगक सिंह हॉल में चले गए। झाओ शेंग का शिष्टाचार नाम, मालिक, अरे वो वापस आ गया। हे, जब परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो गायब हो गया। अब जब मामला सुलझ गया है तो वह अचानक फिर से प्रकट हो गया है। सचमुच झाओ के शिष्टाचार नाम के योग्य है, अपनी चालाकी के कारण ही मुसीबत में पड़ गया है। अध्याय के सबसे तेज अपडेट के लिए कृपया वेबसाइट का पता याद रखें। झाओ शेंग ने अपने कुलवासियों के बीच हो रही चर्चाओं को नजरअंदाज कर दिया। अपनी सीमित सोच के कारण झाओ परिवार के इन सदस्यों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके मुखिया ने पूरे झाओ परिवार के भविष्य के लिए कितना प्रयास किया था। जाहिर है झाओ शेंग को इन टिप्पणियों की परवाह नहीं थी। वे सभी उनके वंशज थे और प्राचीन पूर्वज वंश में इतनी सहनशीलता थी। झाओ शेंग झाओ जिनजियांग के पास गए और शांत भाव से बोले, दूसरे दादाजी, हम वापस आ गए हैं। झाओ जिनजियांग ने झाओ शेंग और फिर झाओ जिनजियांग की ओर देखा, जिनके चेहरे के भाव में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था और ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ एहसास हो गया हो। उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था और उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। जिनजियांग, वह सफल हो गया। झाओ शेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर झाओ जिनजियांग ने आगे बढ़कर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र से आभामुक्त करते हुए दाव से कहा, दूसरे भाई, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। पुराने पूर्वज संप्रदाय के आशीर्वाद से मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। भनभनाहट, तलवार की गर्जना के साथ आध्यात्मिक कलाकृति लाल इंद्रधनुषी तलवार आकाश में उड़ गई। उसकी चकाचौंध भरी रोशनी 3 फीट लंबी हो गई। पलक झपकते ही उसने अखाड़े के 3 चक्कर लगाए और अंत में झाओ जिनजियांग के सिर के ऊपर मंडराने लगी। आध्यात्मिक कलाकृति, नींव स्थापना कृषक, हे भगवान, ये तो बहुत भयानक है। झाओ परिवार के सभी सदस्य अपने सामने के दृश्य को देखकर बेहद भावुक और उत्साहित हो गए। झाओ परिवार के लिए संकट के समय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कबीले का एक सदस्य अप्रत्याशित रूप से सामने आया। पुराने पूर्वज प्रकट हुए हैं। इसी क्षण झाओ जिनपिंग अचानक शर्माते हुए झाओ जिनजियांग की ओर दौड़ा और उत्साह से चिल्लाया, चचेरे भाई, तुम मेरे चचेरे भाई झाओ जिनजियांग हो। उस समय झाओ जिनपिंग बेहद उत्साहित थे। आपको ये पता होना चाहिए कि दाओ और झाओ जिनजियांग सबसे करीबी चचेरे भाई हैं। उनके पिता सगे भाई थे। झाओ जिनजियांग ने अपने सामने खड़े उत्साहित बूढ़े व्यक्ति को देखा और फिर उसे याद आया कि वह उसका चचेरा भाई झाओ जिनपिंग प्रतीत होता है। तो उसने दाओ को सिर हिलाकर कहा, तो ये लाओ लियू है। हम भाइयों ने दशकों से एक दूसरे को नहीं देखा। ये मामला सुलझने के बाद चलिए अच्छे से मिलते हैं। हाँ, चचेरे भाई सही कह रहे हैं, झाओ जिनपिंग ने दोहराया और पल भर में उनकी पीठ और भी सीधी हो गई। खांसी खांसी, झाओ जिनगांग को अचानक 2 बार खांसी आई। उनके बुरे चेहरे पर जबरदस्ती एक मुस्कान आ गई और उन्होंने झाओ जिनजियांग की ओर देखते हुए कहा, चौथे भाई, आपको फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पदोन्नति कब मिली? आपने परिवार को इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई? झाओ जिनजियांग का चेहरा शांत हो गया और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तीसरे भाई, परिवार के शैटर्ड स्टार सीट में स्थानांतरित होने की बड़ी घटना की तुलना में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में मेरी पदोन्नति कुछ भी नहीं है। ये सुनकर झाओ जिनगांग कुछ देर के लिए रुक गई, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सकी। केवल एक वाक्य में झाओ जिनजियांग ने स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रख दिया। ये कहना जरूरी है कि झाओ परिवार में झाओ जिनजियांग ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है। उनकी बातों का बहुत महत्व है। उसे एक वाक्य ने ही अधिकांश लोगों के रुख को झकझोर दिया। परिवार की दूसरी शाखा के लोगों के समूह में चेन जिचुआन ने झाओ केकिन से बात करना बंद कर दिया और अपनी नजर झाओ जिनजियांग की ओर घुमाई, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने झाओ केकिन को आंख मारी। ये देखकर झाओ केकिन ने मन ही मना भरी और उसके पास मजबूरी में बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बिल्कुल नहीं, चेन जिचुआन के फाउंडेशन की स्थापना के वादे को पूरा करने के लिए उसे अपना सब कुछ छोड़ देना था, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास एक तुरुप का पत्ता था। वह हॉल के बीचों बीच गए, सीधे झाओ जिनपिंग की ओर देखा, झुककर प्रणाम किया और प्रसन्नता से बोले, चौथे चाचा जी, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पद पर पदोन्नति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपका लौटना बिल्कुल सही समय पर हुआ है क्योंकि परिवार के स्थानांतरण का महत्वपूर्ण मामला आपकी अध्यक्षता में ही संपन्न होगा। झाओ जिनजियांग हंसते हुए बोली, केकिन, दशकों बीत गए, तुम अभी शरारतें करना पसंद करती हो, बिल्कुल बचपन की तरह। मैंने भला कब इसके लिए हाँ कहा था। ये देखकर झाओ केकिन ने दाओ को समझाया, चौथे चाचा, शायद आपको पता न हो ड्रैगन काप। हम और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरी कहानी अच्छी तरह से पता है। हालांकि परिवार ड्रैगन काप लेक से दूर जाना चाहता है, लेकिन उन्हें जरूरी नहीं कि शैटर्ड स्टार सीट ही जाना पड़े। ये सुनकर झाओ केकिन का चेहरा एकदम बदल गया और उसने दाव से पूछा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? झाओ जिनजियांग ने कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कुलपति की ओर एक नजर डाली और फिर एक कदम पीछे हट गए। इस एकांतवास ने तुरंत झाओ शेंग को सुर्खियों में ला दिया। यह एकांतवास स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन दोनों में से प्राथमिक और द्वितीय व्यक्ति कौन है। इस समय टोनशिंतांग में उपस्थित झाओ परिवार के सदस्यों में से कोई भी मूर्ख नहीं था। इस एक ही क्रिया से अनगिनत सुराग सामने आए, जिससे वे सभी चौंक गए और उनकी निगाहें तुरंत झाओ शेंग की ओर मुड़ गईं।
झाओ शेंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, आगे बढ़े और जोर से कहा, अगर जियांग संप्रदाय ड्रैगन काप झील को वापस लेना चाहता है तो उन्हें लेने दो। हमारा झाओ परिवार विस्थापित नहीं होगा, क्योंकि परिवार का दक्षिणी सीमांत में पहले से ही एक नया पवित्र स्थल है। इन शब्दों ने तुरंत ही पूरे आयोजन स्थल पर सनसनी मचा दी। झाओ परिवार के सदस्यों में से कुछ बेहद खुश थे, कुछ को आधा यकीन था और कुछ बेहद गुस्से में थे। झाओ जिंगांग ने गुस्से से झाओ शेंग को घूरते हुए उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, बकवास दाओ, मुझे इस मामले के बारे में कैसे पता नहीं चला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक तुच्छ बच्चे की ऐसी बकवास करने की? अगर इससे परिवार के जरूरी मामलों में देरी हुई तो तुम्हारा नाम झाओ झाओ शेंग कभी माफ नहीं किया जा सकेगा। दूसरे पक्ष की घबराहट देखकर झाओ शेंग ने मन ही मन सोचा, तुम्हें कुछ नहीं पता। जब मैंने तुम्हारे पूर्वजों को जन्म दिया था तब तुम्हें ये भी नहीं पता था कि मैं कहां हूं। हे वृद्ध पूर्वज, आप तो बड़े उदार हैं, है ना? स्नैप, झाओ जिंगांग के चेहरे पर एक कांसे का टोकन फेंका गया। अपनी बुरी आंखें खोलो और देखो यह क्या है। झाओ शेंग ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि जियांग संप्रदाय और डैन डिंग संप्रदाय के शताब्दी पुराने फरमानों में विवरणों में थोड़ा अंतर है, लेकिन वे काफी हद तक समान है। इसके अलावा ये 100 साल पुराना और गोल्डन कोस्टर की कलाकृति शोधन प्रक्रिया से बनाया गया है। इसे स्वयं महान गुरु ने तैयार किया था, इसकी नकल करना नामुमकिन है। झाओ जिंगांग ने उसे हाथ में लिया, उस पर एक नजर डाली और फिर उसे छुआ। उसका दिल बैठ गया। इस प्रतीक चिन्ह की बनावट और स्पर्श बिल्कुल उसी प्रतीक चिन्ह के समान है जो पूर्वजों के कक्ष में स्थापित है। तो आखिरकार वह झूठ नहीं बोल रहा था। झाओ जिंगांग को अचानक अपने वर्षों के समझौते और उस विशाल स्पिरिट स्टोन पेन की याद आ गई जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दान कर दिया था। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे वो पागल हो रहा हो। झाओ जिंगांग ने शताब्दी टोकन को कसकर पकड़ रखा था, उसकी हथेलियों की नसें उभर रही थी और उसके पूरे चेहरे पर अनजाने में एक भयानक भाव प्रकट हो गया था, जिससे वह एक प्रतिशोधी भूत जैसा लग रहा था। ये दृश्य देखकर झाओ केकिन का दिल बैठ गया। इसी बीच चेन जिचुआन ने महसूस किया कि चीजें गड़बड़ हो रही हैं और मन ही मन से हिलाते हुए दाव को कोसने लगा। ये सब बेकार है, लगता है मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उसने अपने रास्ते में खड़े लोगों को धक्का देकर हटा दिया और करते हुए झाओ जिनजियान और अन्य लोगों के पास पहुंचा। हल्की सी मुस्कान के बाद चेन जिचुआन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले फेलो दाओइस्ट झाओ को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पद पर पदोन्नति के लिए हार्दिक बधाई। झाओ परिवार को भी 200 वर्षों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सचमुच जश्न मनाने का अवसर है। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। साथी दाओवादी चेन जियांग संप्रदाय के एक अत्यंत सम्मानित शिष्य हैं और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के सदस्य भी हैं। वरिष्ठ झाओ ने साथी दाओवादी चेन के प्रस्ताव को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। बधाई हो। ये सुनकर झाओ जिनजियांग के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया और उन्होंने अभिवादन करते हुए हाथ जोड़ लिए। चेन जिचुआन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे कहा, झाओ परिवार ने दक्षिणी सीमा पर एक नई आध्यात्मिक भूमि प्राप्त कर ली है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मुझे कुछ कहना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सज्जन मेरी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। सीनियर चेन, कृपया खुलकर बोलिए। झाओ शेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे पहले ही पता चल गया था कि दूसरी पत्नी के शेटेड स्टारसी जाने के पीछे कौन था। ये केवल शातिर चेन जिचुआन ही हो सकता था। हालांकि ये कदम उनके मन में बनी योजना से कुछ हद तक मेल खाता था। पलक झपकते ही झाओ शेंग के मन में अनगिनत विचार उमड़ आए। चेन जिचुआन ने झाओ शेंग की ओर कुछ बार नजर डाली और मन ही मन सोचा कि कुछ साल पहले इसी नौजवान बदमाश ने उसकी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी थी। हालांकि इस बार मामला पहले से अलग है। यह एक खुली साजिश है। प्राचीन काल से ही सबसे कठिन रणनीतियां वे होती हैं जो खुली और पारदर्शी होती हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान या सक्षम क्यों न हो, वह परिस्थिति की प्रबल शक्ति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हो रही है जो आपको त्रुटियों और अव्यवस्थित अध्यायों से मुक्त पठन अनुभव प्रदान करती है। जियांग संप्रदाय द्वारा खंडित तारा सागर में एक शाखा की स्थापना एक शानदार उपलब्धि है। उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे, लेकिन चेन जिचुआन ने ऊपरी तौर पर कहा, भले ही आपके झाओ परिवार को एक पवित्र भूमि मिल गई है, लेकिन ये केवल 100 वर्षों के लिए है। 100 वर्षों के बाद स्थिति अनिवार्य रूप से आज जैसी ही हो जाएगी। तब आप कहां जाएंगे? यदि हम खंडित तारा सागर में चले जाते हैं तो स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। स्वर्गीय सूर्य तलवार संप्रदाय के संस्थापक स्वर्गीय सूर्य पूर्वज ने स्वयं यह वचन दिया है कि किसी भी आध्यात्मिक शिरक द्वीप पर यदि कोई परिवार बसता है तो वह द्वीप हमेशा के लिए उसी परिवार का रहेगा। क्या आध्यात्मिक नस का मालिक होना उस संप्रदाय द्वारा सदियों पुराने फरमान को रद्द करने और परिवार के विस्थापित होने की लगातार चिंता करने से कहीं बेहतर नहीं है? ये कहना जरूरी है कि चेन जिचुआन बहुत ही वाकपटु थे। उन्होंने महज कुछ शब्दों से ही स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। वह सही कह रहा है। किसी आध्यात्मिक नस पर स्थायी रूप से कब्जा करने की तुलना में महज एक सदी का पट्टा नगण्य है। झाओ परिवार के सदस्यों को आसानी से गुमराह होते देख झाओ शेंग ने मन ही मन अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि लालच ने उसके विवेक को धुंधला कर दिया था। चेन जिचुआन ने केवल लाभों का उल्लेख किया, लेकिन जोखिमों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। शेटेड स्टारसी के आध्यात्मिक द्वीपों पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा अगर झाओ परिवार किसी आत्मा द्वीप पर कब्जा करने में कामयाब भी हो जाता है तो क्या वे उसे अपने कब्जे में रख पाएंगे? शेटेड स्टारसी में मौजूद अनगिनत समुद्री राक्षसों और उग्र राक्षसी साधकों की कल्पना कीजिए। झाओ शेंग दूसरी पत्नी के परिवार के भविष्य को लेकर आशावादी नहीं है। सौभाग्य से झाओ परिवार में झाओ जिनजियांग ही एकमात्र बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तुरंत दाव को जवाब दिया, साथी दाओवादी चेन की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने सुना है कि शेटेड स्टारसी में राक्षसी साधकों की भरमार है और समुद्री जीव हर जगह मौजूद है। यह न केवल खतरनाक है बल्कि युद्ध भी बेहद क्रूर होते हैं। मेरा झाओ परिवार छोटा और कमजोर है और हमारे कुल के लोग कभी भी युद्ध कौशल में अच्छे नहीं रहे हैं। हम उन दुष्ट लोगों और भयंकर राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकते। भले ही स्पिरिट आइलैंड कितना भी शानदार क्यों न हो, इसका आनंद लेने के लिए आपको जीवित रहना होगा। ये सुनकर चेन जिचुआन ने अपनी भौहें उठाई, फिर सामान्य हो गया। उसने चारों ओर देखा, फिर झाओ जिनजियांग की ओर मुड़कर व्यंग्य भरे लहजे में कहा, साथी दाओवादी झाओ, तुम सच में बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। बिखरा हुआ तारा सागर उतना खतरनाक नहीं है जितना तुम बताते हो। मैं जियांग संप्रदाय का प्राचीन पूर्वज नवोदित आत्मा अवस्था प्राप्त करने के बाद अकेले ही शुद्ध तारा सागर में विचरण करते हुए तियानयान तलवार संप्रदाय की स्थापना की। 30 वर्षों तक मैंने अरबों मील समुद्र की यात्रा की और शुद्ध तारा सागर के अनगिनत राक्षसी साधकों और दानवों के हृदयों में भय उत्पन्न किया। मैंने पहले ही 10,000 मील समुद्री क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली है और 1000 आध्यात्मिक द्वीपों पर मेरा प्रभुत्व है। अब तियानयान तलवार संप्रदाय में अवस्थापित है और हमें अपने साथ जुड़ने के लिए अंतर्दृष्टिपूर्ण व्यक्तियों की तत्काल आवश्यकता है। इस मौके पर जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे चेन जिचुआन ने अचानक अपनी आवाज बुलंद की और जोर से घोषणा की, हमारे तियानयान तलवार संप्रदाय में इस समय एक नवजात आत्मा पूर्वज स्वर्ण कोर मौजूद है। 3 चरणों को पार कर चुके अमर गुरु नींव स्थापित कर चुके हैं। दर्जनों तलवार साधकों की उपस्थिति और हमारे क्षेत्र की रक्षा करने वाली इतनी शक्तिशाली सेना के साथ कौन सा राक्षसी साधक मेरे स्वर्गीय सूर्य तलवार संप्रदाय को चुनौती देने की हिम्मत करेगा? इसके अलावा अगर आप शेटेड स्टारसी में बस जाते हैं तो आप संस्थापक परिवार के पहले सदस्यों में से एक होंगे। कहावत है ना, भाग्य साहसी का साथ देता है। आप जितनी जल्दी जाएंगे उतने ही अधिक लाभ आपको मिलेंगे। चेन जिचुआन के शब्दों ने सचमुच लोगों के एक समूह को प्रभावित किया। झाओ कबीले के कुछ साहसी, जुआरी और आवेगशील सदस्यों ने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए शेटेड स्टारसी में जाने की संभावना पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। चेन जिचुआन ने सबको सोचने का मौका दिए बिना आग में घी डालते हुए जोर देकर कहा, बाकी सब बातों को छोड़ दे दो। हमारे तियानयान तलवार संप्रदाय की स्थापना को 5 साल से भी कम समय हुआ है और हमारे पास शिष्यों की कमी है। हाल के वर्षों में हम बड़ी संख्या में शिष्यों की भर्ती कर रहे हैं। उदाहरण चिन्ह, मैं आपके झाओ परिवार को 2 बाहरी संप्रदाय के शिष्य पद प्रदान करने और आध्यात्मिक मूल मानक को 4 आध्यात्मिक मूल्यों तक शिथिल करने का निर्णय ले सकता हूं। ये वादा मौके पर ही जोड़ा गया था, क्योंकि झाओ परिवार के लिए फाउंडेशन की स्थापना करना और न करना पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। निस्संदेह चेन जिचुआन की नजर झाओ जिनजियांग पर है। उसके प्रभावशाली दावों से भ्रमित मत होइए, जैसे कि उसके पास नवजात आत्मा पूर्वज और स्वर्ण कोर है। अमर गुरु द्वारा समुद्री सीमा की रक्षा की जा रही है, इसलिए कोई भी दिव्य शक्ति को चुनौती देने का साहस नहीं करता। वास्तव में प्राचीन पूर्वज तियानयान ने तियानयान तलवार संप्रदाय की स्थापना के लिए खंडित तारा सागर में अनगिनत शत्रु बना लिए थे। राक्षसी साधक अक्सर उनके क्षेत्र में परेशानी पैदा करते थे और समुद्री जीव भी लगातार विद्रोह में लिप्त रहते थे। इसके अलावा विशाल तटीय क्षेत्र की रक्षा करना बेहद मुश्किल है। यदि तियानयान तलवार संप्रदाय की स्थापना स्तर या उससे ऊपर की सभी युद्धक सेनाओं को भी तैनात कर दिया जाए, तब आग बुझाने में बहुत देर हो चुकी होगी और वे लगातार कंपते रहेंगे और काम के बोझ से दबे रहेंगे। तियानयान तलवार संप्रदाय को वर्तमान में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए साधकों की सख्त आवश्यकता है। साधकों को अमर लोगों की रीढ़ माना जाता है जो अपने जलमार्गों की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। यदि चेन जिचुआन के भाषण के पहले भाग ने केवल कुछ लोगों को ही प्रभावित किया, तो बाहरी संप्रदाय के 2 शिष्य पदों ने सनसनी पैदा कर दी। दाव को जानने के लिए जियांग संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदाय, जिनके प्रभारी नवोदित आत्मा पूर्वज होते हैं, शिष्यों को स्वीकार करने के लिए अत्यंत सख्त आवश्यकताएं रखते हैं, जिसमें न्यूनतम मानक 3 आध्यात्मिक जड़ें हैं। एक नवोदित आत्मा पूर्वज के नेतृत्व में तियानयान तलवार संप्रदाय एक विशाल संप्रदाय बनने की दहलीज पर पहुंच चुका था। इस बार उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से दया दिखाई और स्वेच्छा से अपनी आवश्यकताओं में ढील दी। अगर वे इस जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर को गवा देते हैं तो झाओ परिवार वास्तव में निराशाजनक स्थिति में होगा और उसका उद्धार असंभव हो जाएगा।
इतनी अनुकूल परिस्थितियों में क्या ऐसा हो सकता है? झाओ शेंग को तुरंत समझ आ गया कि चेन जिचुआन क्या सोच रहा है। झाओ जिनजियांग के प्रति दूसरे पक्ष के इरादों के बारे में सोचते हुए झाओ शेंग ने अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा, मुझे खेद है, झाओ परिवार की एकमात्र नींव साधक आपके साथ खंडित तारासागर में नहीं जा सकता। हालात को फिर से पलटते देख झाओ शेंग ने निर्णायक रूप से अपना अंतिम दांव खेला और अचानक चिल्लाते हुए कहा, सीनियर चेन ने मेरे झाओ परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और जूनियर इसके लिए बहुत आभारी है। लेकिन जैसा कि कहावत है, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और हर कोई अपना गृहनगर छोड़कर दूर स्थित क्षैतिज स्टार सीट में जाने को तैयार नहीं होता। इस बिंदु पर झाओ शेंग रुका, फिर बोला, दोनों दुनियाओं का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए मैं झाओ परिवार के वर्तमान मुखिया के नाम पर प्रस्ताव करता हूं कि जो लोग खंडित तारासागर जाना चाहते हैं वे मेरे बाईं ओर खड़े हो और जो लोग दक्षिणी सीमांत नई भूमि जाना चाहते हैं वे मेरे दाईं ओर खड़े हो। ये सुनकर झाओ परिवार के सदस्य आपस में फुसफुसाने लगे। तब कुछ लोगों को यह एहसास हुआ कि झाओ शेंग वास्तव में झाओ परिवार के वर्तमान मुखिया थे। हालांकि पहले ये सिर्फ नामात्र का था, लेकिन झाओ जिनजियांग के निर्देशों का जिस आज्ञाकारी ढंग से पालन करते हुए उसने देखा, उससे सभी को एहसास हुआ कि झाओ जिनजियांग पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। आज से झाओ परिवार के मुखिया का पद और सत्ता पूरी तरह से झाओ शेंग परिवार के हाथों में आ जाएगी। हालांकि कुछ लोग अंततः वास्तविकता का सामना करने को तैयार नहीं होते हैं। झाओ जिनगांग अचानक गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, नहीं, मैं परिवार को तोड़ने से बिल्कुल इनकार करता हूं। झाओ परिवार पहले से ही कमजोर था और सौभाग्य से उनके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का एक सदस्य था। अब वे पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की मांग कर रहे हैं। ये व्यावहारिक रूप से दूसरी पत्नी के परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकने जैसा है। एक बार परिवार अलग हो जाने के बाद ये किसी के लिए भी स्पष्ट है कि झाओ जिनजियांग और सबसे बड़े बेटे की पत्नी दक्षिणी शिनजियांग जाने का विकल्प चुनेंगे। अमर साधना वंश की दूसरी शाखा में केवल एक दर्जन सदस्य हैं और इसका कोई आधारभूत संगठन या संस्था नहीं है। भले ही वे खंडित तारासागर में चले जाएं, उनका भविष्य अनिश्चित है और सत्ता में उनका उदय होना तो दूर की बात है। झाओ केकिन ने यह भी कहा, बुजुर्गों की बात बिल्कुल सही है। पूर्वजों की शिक्षाओं के अनुसार हमारा झाओ परिवार कभी विभाजित नहीं हो सकता। हाँ, हमें साथ चलना होगा। झाओ परिवार को एकजुट रहना होगा, विभाजित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। कुछ लोग परिवार के भविष्य के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे परिवार को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम ऐसे मुखिया को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। झाओ शेंग दूसरी पत्नी के परिवार के शोर और व्यंग्य से प्रभावित रहे, मानो उन पर वसंत की हवा का झोंका आ गया हो। परिवार की दूसरी शाखा की राय महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही झाओ जिनगांग और झाओ केकिन मौखिक रूप से विरोध करें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। झाओ जिनजियांग और बड़े बेटे के परिवार के समर्थन से वह पारिवारिक संपत्ति को विभाजित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि झाओ शेंग के सुझाव से एक व्यक्ति नाराज हो गया। चेन जिचुआन ने अपने दिल में उठ रही झुंझलाहट को दबाने के लिए गहरी सांस ली। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक गुप्त रूप से साजिश रची और अंततः झाओ परिवार को विद्रोह के लिए मजबूर करने में सफल रहे। उनके पास इस बिखरे हुए तारासागर में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चेन जिचुआन चुपचाप खड़े होकर चर्बी का एक बड़ा हिस्सा काटते हुए नहीं देख सकते थे। ये ज्ञात होना चाहिए कि प्राचीन पूर्वज दाऊ तियान्यांग ने एक बार वादा किया था कि जो भी शिष्य किसी पूरे अमर साधना परिवार को शापित तारासागर में स्थानांतरित होने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लेगा, उसे बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। मूल रूप से चेन जिचुआन ने जियांग संप्रदाय में गोल्डन कोर के पद पर पदोन्नत होने का विचार छोड़ दिया था। लेकिन अब हमें कोर फॉर्मेशन में उम्मीद नजर आ रही है। यदि वह कई और साधना परिवारों को खंडित तारासागर में स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित करता है, तो वह बड़ी मात्रा में पुण्य अर्जित करने और उन्हें स्वर्ण कोर के बदले में प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। जब उसने देखा कि उसका सौम्य तरीका कारगर नहीं हो रहा है, तो उसके पास बल प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हाँ, अचानक चेन जिचुआन जोर से हंस पड़ी। जब सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ी, तो चेन जिचुआन की हंसी अचानक रुक गई। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और वह तीखे स्वर में चिल्लाया, परिवार को तोड़ना चाहते हो? मुझसे पहले पूछा था क्या? ये देखकर झाओ जिनजियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आगे बढ़ा और दाव से पूछा, सहयोगी दाववादी चेन, आपका इससे क्या मतलब है? पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा झाओ परिवार का निजी मामला है। आपको इसमें दखल देने का क्या अधिकार है? फक करना। चेन जिचुआन ने ठंडी सी आवाज में कहा, उंगली से झाओ जिनगांग को इशारा किया और दाव को आदेश दिया, आवर्जन अध्यादेश कहां है? उसे दिखाओ। ये कहने के बाद चेन जिचुआन मुड़ा और झाओ शेंग, झाओ जिनजियांग और अन्य लोगों पर अपनी निगाहें घुमाते हुए व्यंग्यपूर्वक बोला, क्या मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जियांग संप्रदाय के आवर्जन आदेश को दरकिनार करने की कोशिश कर सकते हो? झाओ जिनजियांग से हर उठा, उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने झट से आवर्जन आदेश निकाला और झाओ जिनजियांग को सौंप दिया। आवर्जन आदेश एक अजीबोगरीब सुनहरे चमड़े का एक रोल था, जो 1 फुट लंबा और 8 इंच चौड़ा था, जिसकी सतह पर एक बड़ा बैंगनी सूर्य कढ़ाई किया हुआ था और सूर्य पर एक 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे की छाया धुंधली सी दिखाई दे रही थी। झाओ जिनजियांग ने आवर्जन आदेश खोला, उसे ध्यान से पढ़ा, उनके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और उन्होंने तुरंत वह आदेश झाओ शेंग को सौंप दिया। झाओ शेंग ने फरमान को जल्दी से पढ़ लिया और राहत की अनुभूति हुई। आप्रवास संबंधी फरमान में कहा गया था कि झाओ परिवार को क्षैतिज स्टार सी में जाना था, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया था कि परिवार अलग नहीं हो सकता। हालांकि परिवार को तोड़ना जियांग संप्रदाय के साथ विश्वासघात के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश साधनाशील परिवार कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि झाओ शेंग ने परिवार के अलगाव शब्द का उल्लेख करने का साहस इसलिए किया क्योंकि उसे किसी बात पर कुछ भरोसा था। वह कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ता जिसमें उसकी जीत के प्रति पूर्ण विश्वास न हो। अब जब तुम्हारे झाओ परिवार ने आवर्जन आदेश स्वीकार कर लिया है, तो कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। बस आज्ञाकारी होकर क्षैतिज स्टार सी में चले जाओ। अगर किसी ने फिर से परिवार को तोड़ने की बात की, तो मुझे चेन जिचुआन को निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। चेन जिचुआन ने गुस्से से कहा। जियांग संप्रदाय के आसपास होने के कारण वह अच्छी तरह जानता था कि झाओ परिवार कभी भी आवर्जन फरमान की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस क्षण झाओ जिनगांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि इस परिवार का विभाजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, तुम अब भी झाओ परिवार को बांटना चाहते हो, तुम्हारी मंशा कितनी बुरी है। अगर तुमने जियांग संप्रदाय को नाराज किया, तो तुम जैसे तुच्छ बच्चे को अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी, लेकिन इसके परिणाम तुम सहन नहीं कर पाओगे। झाओ केकिन ने कहा, बड़े साहब सही कह रहे हैं। पूर्वज ने इस जगह का नाम चोंगशेन हॉल इसलिए रखा था ताकि यह संदेश दिया जा सके कि भाई एकजुट होकर किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इसलिए परिवार को बांटना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इस क्षण झाओ जिनपिंग भी पीछे न रहने के इरादे से उछल पड़ा और चिल्लाते हुए बोला, मैं फिर से कहना चाहता हूं, झाओ परिवार एकजुट होकर ही जीवित रहता है, विभाजित होकर नष्ट हो जाता है। झाओ के कृत्य स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है। किसी को भी उसकी चालों में नहीं फंसना चाहिए। छठे भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर झाओ जिनजियांग ने दाव को कड़ी फटकार लगाई। चौथे भाई, मैं ये सब केवल झाओ परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा टूटे हुए तारासागर में जाने में क्या बुराई है? झाओ जिनपिंग ने काफी नाराजगी जताते हुए शिकायत की। अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा तो मुझे भाई होने का दर्जा छीन लेने के लिए दोष मत देना। झाओ जिनजियांग दहाड़ा। अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो मत करो। मुझे नहीं पता दाव ने तुम पर कौन सा जादू किया है। तुम हर बात में इस बदमाश की बात सुनते हो। झाओ जिनपिंग बड़बड़ाते हुए जल्दी से भीड़ में वापस चला गया। ये सुनकर झाओ शेंग ने अपने हाथ में मौजूद आवर्जन आदेश का वजन किया, कबीले की दूसरी शाखा पर नजर डाली और फिर चेन जिचुआन की ओर देखा। उसने अचानक मुस्कुराते हुए दाव से पूछा, सीनियर चेन, क्या आपके संप्रदाय में यूई किंगहान नाम की कोई गोल्डन कोर सदस्य है? अमर गुरु, ओह हाँ, सीनियर की तरह वह भी तलवारबाज है। ये सुनकर चेन जिचुआन बेहद चिंतित हो गया। उसे जियांग पर्वत की चोटी से ड्रैगन पर सवार होकर लौटने वाले अद्वितीय तलवारबाज की याद आ गई। यूई किंगहान एक उत्परिवर्तित स्वर्ण आध्यात्मिक जड़ तलवारबाजी में एक विलक्षण प्रतिभा और तियान्यांग के पुराने पूर्वज का उत्तराधिकारी 100 साल पहले खंडित तारासागर में प्रमुखता से उभरा। 16 साल की उम्र से पहले वह एक साधारण मछुआरा महिला थी। जब तियान्यांग के प्राचीन पूर्वज ने तारासागर के विरुद्ध अपनी तलवार का परीक्षण किया, तो उन्होंने गलती से एक द्वीप पर यूई किंगहान को पाया, जो एक शुद्ध हृदय और साधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, और उन्हें एकांत में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। साधना में संलग्न होने के बाद यूई किंगहान की अद्वितीय प्रतिभा पूरी तरह से प्रकट हुई और उसके बाद से उसे रोकना असंभव हो गया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्यू शोधन में महान पूर्णता प्राप्त की और उसी वर्ष उन्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने 100 वर्ष की आयु से पहले ही गोल्डन कोर चरण प्राप्त कर लिया था। 5 साल पहले यूई किंगहान को गोल्डन कोर में पदोन्नत किया गया था। अंतिम चरण में पुराने पूर्वज तियान्यांग के साथ जियांग संप्रदाय में वापस जाएं। उसी वर्ष जियांग ग्रैंड प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने क्लींजिंग हॉट स्वॉर्ड का उपयोग करते हुए जियांग की 13 चोटियों को चुनौती दी और अपनी पीढ़ी के 9 गोल्डन कोर को एक के बाद एक पराजित किया। इससे जियांग में नवजात आत्मा स्तर से नीचे के सभी लोग उनके सामने झुक गए और अंततः उन्होंने मून पैलेस स्वॉर्ड इमॉर्टल की प्रतिष्ठा प्राप्त की। गरीबी में जीवन बिताने वाले जूनियर मार्शल अंकल की कई पौराणिक कहानियों को याद करते हुए चेन जिचुआन ने कुछ गहरी सांसें ली। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने दाव से पूछा, क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मेरे जूनियर मार्शल अंकल को जानते हैं? जब झाओ शेंग ने चेन जिचुआन का यह उग्र व्यवहार देखा, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपने थैले से एक जैद तलवार निकाली, उसे चेन जिचुआन के सामने लहराया और शांत स्वर में पूछा, क्या तुम इस जैद तलवार को पहचानते हो? चेन जिचुआन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मैं इस जैद की तलवार को कैसे नहीं पहचान पाया? ये बिल्कुल जूनियर मार्शल अंकल की स्कर्ट के किनारे पर लगी
की सजावटी तलवार के समान है। इसके अलावा एक संस्थापक के रूप में और एक तलवार साधक के रूप में उसने स्पष्ट रूप से ज़ेड तलवार से निकलने वाली हल्की तलवार की भावना को महसूस किया, जो जूनियर मार्शल अंकल की तलवार की भावना के समान थी। तुम्हें ये ज़ेड तलवार कहाँ से मिली? शेन ज़िचुआन ने उत्सुकता से दाव से पूछा। झाओ शेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत भाव से कहा, तुम वापस जाकर अमर गुरु युए से पूछो। उनसे पूछो कि क्या उन्हें तियानजू पर्वत के उस युवा मित्र झाओ की याद है। ये सुनकर चेन ज़िचुआन बुरी तरह हिल गया और अब वह अपने सामने खड़े युवक को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब उसने ऐसा कहने की हिम्मत की तो वह झूठ बोलने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं करेगा। चेन ज़िचुआन को कभी उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति जूनियर मार्शल अंकल को जानता होगा और ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कोई संबंध है। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। वापस आकर मैं जूनियर मार्शल अंकल यू से इसकी पुष्टि कर लूंगा। झाओ शेंग ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सीनियर चेन, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। इसके अलावा जूनियर, मुझे आवर्जन आदेश में ऐसा कुछ नहीं मिला जो परिवार के विभाजन को प्रतिबंधित करता हो। जो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है, वह अनुमत है। इसलिए झाओ परिवार का विभाजन आवर्जन आदेश का उल्लंघन नहीं है। चेन ज़िचुआन ने झाओ शेंग को गहरी नजर से देखा और उसने अभी दी गई धमकी का जिक्र नहीं किया। चेन ज़िचुआन स्वभाव से सतर्क था और वह इस व्यक्ति और जूनियर मार्शल अंकल के बीच के संबंध का पता लगाए बिना कभी भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। युवे जूनियर मार्शल अंकल के रवैये की तुलना में झाओ परिवार की छोटी-मोटी सीमावर्ती समस्याएं क्या है? चेन ज़िचुआन चला गया। उसने दूसरी पत्नी के परिवार की बेताब गुहारों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए दृढ़ता से वहां से प्रस्थान किया। अपने शक्तिशाली समर्थकों को खो देने के बाद झाओ जिनगांग, झाओ केकिन और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से झाओ परिवार के विखंडन की प्रवृत्ति को रोक नहीं सके। इस प्रकार झाओ जिनजियांग के नेतृत्व में ड्रैगन काप झील के पूरे झाओ परिवार ने, जिसमें 50,000 सदस्य शामिल थे, अपनी पारिवारिक संपत्ति का एक भव्य विभाजन शुरू किया। इसी दौरान झाओ परिवार की विभिन्न शाखाओं ने भी बारी-बारी से अपना पक्ष चुना। कुछ शाखाएं शेटेड स्टार सी में अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, कुछ शाखाओं को लगा कि दक्षिणी शिनजियांग में स्थानांतरित होना बेहतर होगा, जहां फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्थित था। लेकिन झाओ कबीले के काफी सदस्य ड्रैगन काप लेक से दूर जाने को तैयार नहीं थे। जिन कुलवासियों को अपनी मातृभूमि छोड़ना मुश्किल लगता है, उनके लिए झाओ शेंग ने सीधे तौर पर कहा कि साधकों के 5 डिग्री के रिश्तेदारी के भीतर के सभी प्रत्यक्ष संबंधियों को ड्रैगन काप झील से दूर चले जाना चाहिए। जहां तक शेटेड स्टार सी या सदर्न फ्रंटियर जाने की बात है, यह उनकी अपनी पसंद है। झाओ शेंग ने अपने लोगों को खंडित तारा सागर की ओर पलायन करने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। एक चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं। झाओ परिवार की वंश परंपरा जितनी अधिक फैली हुई होगी, पुनर्जन्म के माध्यम से अमरता प्राप्त करना उसके लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा। इससे उन्हें इस बात की लगातार चिंता करने से भी मुक्ति मिलती है कि झाओ परिवार का सफाया हो जाएगा। 10 दिन से अधिक समय बीत चुका है और झाओ परिवार की संपत्ति का बंटवारा पूरी गति से चल रहा है, लेकिन जियांग संप्रदाय की ओर से एक भी शब्द नहीं आया है। चेन ज़िचुआन कभी वापस नहीं लौटा। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जियांग संप्रदाय या तियानयान तलवार संप्रदाय ने झाओ परिवार के अलग होने के फैसले को मौन रूप से स्वीकार कर लिया है और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस महान बुद्ध युए किन्हान ने निश्चित रूप से इन सब में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, अन्यथा जियांग संप्रदाय सम्राट के अधिकार के विरुद्ध दाव के अपराध के परिणामों से सभी को अवगत करा देगा।